Over to Popatraw Mohanty, sir. Thank you. Very good evening, one and all friends. स्वयं पूर्ण ग्राम से आत्मनिर्भर भारत, ये आज की बहुत बड़ी श्रृंखला हम अपने सी प्लेटफॉर्म से आप लोगों के लिए ला रहे हैं। वेरी गुड इवनिंग वन एंड ऑल। मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज एंड प्रोफेशनल्स इस प्लेटफॉर्म पे। मेरे साथ मेरी को होस्ट है प्रियंका। और दोस्तों, आज का जो विषय है, आज का विषय फिप ने जो लाया है उसके दूसरे पर्व के, यानी कि 2 साल हमें पूर्ण हुए। सेकंड फाउंडेशन डे वी आर सेलिब्रेटिंग टुडे फ्रेंड्स, एंड वी आर वेरी हैप्पी टू टेल यू दैट ऑल टुगेदर। शेयर के लिए सो दोस्तों, इस जो विचारधारा है, उस विचारधारा से हम जुड़े हैं। तो ये विचारधारा हमें सही मायनों में आगे लाने के लिए आज का हमारा फिप का जो प्रोग्राम है हम आपके सामने ला रहे हैं। हमारे सब फिप के प्लेटफॉर्म पे आने वाले सब लोग, सब दोस्त, सब हमारे मेंबर्स और डायरेक्टर बॉडी, हमारे कोर कमेटी मेंबर्स, ग्लोबल कोर कमेटी लीडर्स, ये सब यहाँ हैं दोस्तों। मैं ये सुनहरे मौके पर मैं विनती करता हूँ हमारे जो को फाउंडर डायरेक्टर है श्री उर्मिला जी, इनको मैं विनती करता हूँ कि ये आज का जो दिया दीप प्रज्वलित करें। ये दीप प्रज्वलन हो रहा है दोस्तों। तो दोस्तों, हमेशा हम जब दीप प्रज्वलित करते हैं तो यही कामना करते हैं, ये कामना कि सही मायनों में अंधकार जाए और प्रकाश आए। तो प्रकाश की जो परिभाषा है हमारी, यही परिभाषा है दोस्तों कि जो भी अंधकार है वो मिटा जाए। और आज का ये पर्व नवरात्रि का पर्व चालू है, और इस नवरात्रि के पर्व पे माँ दुर्गा की पूजा हम करते हैं दोस्तों। और इसीलिए जो दुर्गाएं हैं आज, उन्हीं के हाथों से हमने आज दीप प्रज्वलन किया है दोस्तों। हमारे बाकी डायरेक्टर्स लोग हैं, वो भी हमारे यहाँ दीप प्रज्वलन कर रहे हैं। दोस्तों, दीप प्रज्वलन जिन्होंने किया उनके बारे में मैं बताना चाहता हूं। वो को फाउंडर है, ये मंसर से जुड़े हैं, और हमारे जो फाउंडर डायरेक्टर है मिस्टर नवनाथ जी, उनकी वो पत्नी है। उनका साथ जब शादी करने के बाद उन्होंने बिजनेस में ढालने का प्रयास किया, तो दोनों एक दूसरे को साथ देके ये फीप और उनके खुद के व्यवसाय में अग्रगण है। दोस्तों, हम आज सही मायनों में देखा जाए, ये सोशल बॉन्डिंग बहुत जरूरी है, और सोशल बॉन्डिंग के हिसाब से हमें आगे बढ़ना है। उन्होंने वर्धन ग्रुप में बहुत बढ़िया काम किया है, और
नारी शक्ति का एक अच्छा उदाहरण उन्होंने पेश किया है। इसलिए 15 अगस्त का जो हमारा प्रोग्राम लॉन्च था, आत्मनिर्भर भारत की नारी, इसका उनका बहुत योगदान है। मैं आभारी हूँ मैम आपका कि आपने दीप प्रज्वलन करके सच में ज्योति को निभाया है। आगे जाके हम थोड़ी बात करते हैं हमारे फिफ्थ के अलग अलग प्लेटफॉर्म के बारे में, जो कि हमारे दोस्त, हमारे डायरेक्टर मिस्टर सीबी के कातराबाद सर जो है, ये हमें हमारी सर्विसेज और सेक्टर के बारे में किस तरह से हम काम कर रहे हैं इसके बारे में वो जाएंगे। वो माने जाते हैं ये ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट्स है, वो 35 से भी ज़्यादा उनका अनुभव है और उन्होंने सही मायनों में एक नई दिशा आने वाले युवकों के लिए खास करके उनके ध्यान में है और वो करने का प्रयास वो कर रहे हैं। से इसके पहले हम नेशनल एंथम को जाएंगे और नेशनल एंथम के बाद हम उनके तरफ जाएंगे। तो हम सब रिक्वेस्ट करते हैं कि नेशनल एंथम के लिए आप खड़े हो जाए। नेशनल एंथम प्लीज। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। धन्यवाद। हम अभी आगे जाएंगे और हमारा जो अलग अलग प्लेटफॉर्म से काम होता है, उसके पहले जो अलग अलग सेक्टर्स है उसके सर्विसेज के बारे में हमारे कातराबाद जो डायरेक्टर्स है फिफ्थ के, उनको 35-4 एरिया से ज़्यादा भी उनका एक्सपीरियंस है। तो दोस्तों वो अच्छे एक प्लानर है, एक एग्जीक्यूटर है, तो हम ज़रूर उनके बारे में जाएंगे। लेकिन एजेंडा की जो बात करते हैं तो एजेंडा किस तरह से रहेगा ये भी हम आपसे बात करना चाहते हैं। दोस्तों आज का जो प्रोग्राम है वो सही मायनों में ये प्रोग्राम की ओर जाते समय हम ये ध्यान में रखना है कि हम किस तरह से जाने वाले हैं और ये प्रोग्राम करते समय हमारा समय आपके साथ पता चले किस तरह से हम जाने वाले हैं। मैं एजेंडा आपको चंद मिनट में बताना चाहता हूँ। यहाँ आप अभी हमारा जो भी प्रेजेंटेशन है वो हो जाएगा। उसके साथ हमारे जो भी अलग अलग प्लेटफॉर्म है उसके बारे में बताया जाएगा, जो वुमन ट्रेनर के बारे में बताया जाएगा। उसके बाद में हमारे जो पहले स्पीकर है आदरणीय प्रदीप लोखंडे जी, उनका पहला भाषण हो जाएगा। उसके बाद में प्रोफेसर जो हमारे प्रवीण खांडवे है तो प्रवीण खांडवे भी बात करेंगे। उसके बाद में हम आपका क्वेश्चन आंसर भी ले लेंगे और क्वेश्चन आंसर प्रदीप सर के भाषण के दरमियान ही होगा, क्योंकि उन्होंने ये बताया है कि जितना आप इंटरेक्शन करेंगे उतना उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा ब्यौरा है और आगे जाके उसके बाद में हम वोट ऑफ थैंक्स और वंदे मातरम के साथ ये कार्यक्रम हम समाप्त करने। तो आपको हम हमारे साथ 7 बजे तक होने की हम आपको विनती करते हैं। तो अभी आप जान जाएंगे कि फिफ्थ के बारे में और फिफ्थ किस तरह से है। सो नाउ लेट अस नो अबाउट द फिफ्थ। यस प्लीज। The Federation of Indian Industry and Professionals. Unite together, succeed together. The Federation of Indian Industry and Professionals is a unique, multi-stakeholder organization of visionary industrialists, businessmen, and professionals who share a commitment in shaping the future of industry and society at large. The Federation of Indian Industry and Professionals is a not-for-profit organization.
FIIP was established on the 1st of October 2020, with the objective of boosting a small and medium business movement across the country, and becoming the voice of India's various business sectors. It serves its members, and the whole society, through the private and public corporate sectors within the country. FIIP is a lifeline for new startups, small and medium business leaders. It is a crucial platform for networking and collaboration for each stakeholder, who is working for the nation-building cause, and to build Atmanirbhar Bharat. FIIP is actively engaged in the welfare of business community and general society. It encourages debate and organizes engagement programs with policymakers, Indian private and public corporate sectors, multinational companies, regional chambers of commerce, industrial associations and professional associations in each state of the country. FIIP has created a cluster network of 40,000 plus GST practitioners and made available a platform for networking and consensus building within and across sectors, and is the best platform for Indian industry, policymakers and the international business community. Vision: to facilitate and boost entrepreneurship and entrepreneurial development in the country, to support socio-eco development leaders throughout the nation, to encourage women power in various fields, to make Atmanirbhar Nari. Mission: creating a world-class talent body of 5 lakh influential and powerful industrialists, entrepreneurs, businessmen, women, and professionals through FIIP platform within 10 years. DNA: sustainable growth, empowerment and creation. Purpose: helping business people, supporting economic development, creating industrial insights, inculcating industrial development, facilitating forums for professionals, solving problems with the right solutions, enhancing skills among business owners, and creating a common platform for building interpersonal relationships. Support for micro, small, and medium enterprises businesses, formulating applied strategies to meet challenges of various industries. Making society aware of social, health and environmental issues. Now, thank you, Priyanka. Now, friends, we are going to have further journey of our FIIP, that how we are basically going to work all together. तो हम जब बात यहाँ कर रहे हैं FIIP की, ये फेडरेशन एनजीओ है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, और ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सही मायनों में सोशल अपलिफ्टमेंट के लिए, बाकी विकास के बारे में बहुत सारी बातें करते हैं। जो इंडस्ट्री अलग अलग तरीके की है, उसके बारे में हम कैसे काम करते हैं और सेक्टर किस तरह से काम करते हैं, इसके लिए मैं आमंत्रित करता हूं हमारे सीके बेसिकली सीबी कातराबाद सर, जो कि हमारे डायरेक्टर हैं, और वो 34 ईयर से ज़्यादा अनुभव है उनका ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में, और एक नई सोच रखते हैं। और ये सोच क्या रखते हैं कि सच में मानो कि उन्होंने जो ऑटोमोबाइल लाइफ में देखा है, आने वाली पीढ़ी को अपग्रेड करने के लिए, और FIIP के दौरान वो इनोवेटिव प्रोसेस में हमेशा रहते हैं। सो सर, आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज स्पीक अबाउट आवर वेरियस सेक्टर्स and services what FIIP is going to perform in coming days. Thank you very much. Thank you, Dr. Popat Rao. Thank you so much for a brief introduction. Very warm good evening to everyone. सभी को मेरा नमस्कार। एंड आज का ये हमारा द्वितीय वर्धापन दिन है, इसमें आप सभी का स्वागत है। और आज के जो मुख्य अतिथि और चेयरमैन साहब और FIIP के फाउंडर डायरेक्टर्स प्लस FIIP के मेंबर्स एंड सभी आपको आमंत्रित जो ऑडियंस है, सभी को मेरा तहे दिल से नमस्कार। दोस्तों, FIIP के बारे में कुछ हिस्सा मैं आपके साथ शेयर करने जाने वाला हूं। देखिए, अब तक जैसा आपने देखा, इट इज एन नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, इस ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे कमिटेड मल्टी स्टेक होल्डर्स है who are committed to share their values, their commitments and their entire experience and expertise to boost all the small and medium business and entrepreneurs. तो इसका मकसद है, FIIP का एक मकसद ये है कि it is there to serve collaboratively between businesses, enterprises and
corporate sectors, plus the professionals and the small and medium scale entrepreneurs. साथ साथ में इसका दूसरा मकसद ये है कि कैसे हम बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, सभी को हम कैसे फिप एज एन ऑर्गेनाइजेशन कैसे मदद कर सकता है थ्रू कोलैबोरेटिव नेटवर्किंग। बहुत ही बेहतरीन नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म होगा। सिर्फ नेटवर्किंग ही नहीं है, साथ साथ में हम यहाँ पे काफी कुछ चीजें अपना बिजनेस डेवलपमेंट के लिए, अपस्किल के लिए यहाँ सीख सकते हैं। एंड it is again not limited to only industries and professionals. It has got certain values towards society also. तो ये कम्युनिटी एंड सोसाइटी के लिए भी जो वेलफेयर एक्टिविटीज है उसके बारे में भी ध्यान में रखते हुए बहुत सारे एक्टिविटीज करने के लिए ये एक बढ़िया बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। साथ साथ में जितने भी इंडस्ट्रीज में, एंटरप्रेन्योरशिप में या प्रोफेशनलशिप में बहुत सारे इश्यूज रहते हैं, सो इट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल, बहुत ही एक कैटालिटिक रोल प्ले करता है। इट एंगेजेस विथ गवर्नमेंट एजेंसीज, पॉलिसी मेकर्स एंड इंडस्ट्रीज एंड प्रोफेशनल्स। तो आज तक एफआईएपी ने 40,000 से ज्यादा जीएसटी प्रैक्टिशनर्स को एक ही प्लेटफॉर्म में लेके आया हुआ है, तो ये अपने आप में एक बेहतरीन अचीवमेंट है। तो ये पिछला 2 साल में काफी कुछ चीजें हो चुके हैं, आगे आप जानते जाएंगे। हमारे फाउंडर डायरेक्टर भी बात करने वाले हैं। अगर इन सारा एक्टिविटीज हम किसके लिए कर रहे हैं, अगर मैं आज सेक्टर्स के बारे में बात करूं तो फिप इज फोकसिंग ऑन मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर, हेल्थ, लाइफ एंड सोशल, एजुकेशन एंड एनवायरनमेंट। तो इतने सारे सेक्टर्स के ऊपर जितने भी हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स है, आपने जैसा विजन मिशन में और पर्पस में ऑब्जेक्टिव्स में देखा, वो सारी चीजें हम इन सब सेक्टर में आजमा के एक मतलब आत्मनिर्भर भारत के ओर हमारा एक कदम बढ़ाते बढ़ाते कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, दिस इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ एफआईपी। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे अगर शेयर करूं, मैन्युफैक्चरिंग में से बहुत सारे इंप्रूवमेंट एरियाज है, पेन एरियाज है, बिकॉज इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इज वेरी वास्ट, विद इन दैट देयर आर सो मेनी सब सेक्टर्स इन फैक्ट। तो अगर सिस्टम्स, प्रोसेस, मैन पावर, साइकोलॉजी, बहुत सारे इश्यूज है। तो फिप का एक ऑब्जेक्टिव है कि ऐसे छोटे छोटे जो पेन एरियाज होंगे उनको कैसा हम अंडरस्टैंड करें एंड सिस्टम्स, प्रोसेस को कैसा इंप्रूवमेंट करें एंड हाउ टू बिल्ड द कॉम्पिटेंसी एंड देयर कैपेबिलिटी। ऑफ कोर्स कोई भी स्टार्टअप अगर शुरू करना चाहता है तो फिप विल बी अ बैकबोन टू हैंड होल्ड फ्रॉम बिगिनिंग टू एस्टेब्लिशिंग द स्टार्टअप। प्लस जैसा मैंने आपको बताया, इट विल एंगेज विद पॉलिसी मेकर्स लाइक गवर्नमेंट एजेंसीज एंड इंडस्ट्रियलिस्ट एंड एंटरप्रेन्योर्स। सो मैन्युफैक्चरिंग के बारे में अगर बात करूं, एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर है, हम सब जानते हैं अपना जो 70% जो हमारा पॉपुलेशन है, 72% पॉपुलेशन लाइज इन रूरल एरिया एंड लार्जली इट इज बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर और फार्मिंग। बहुत सारे बॉटलनेक्स है, हम सब जानते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर एक ही एक ऐसा सेक्टर है जिस हिसाब से वो ग्रो होना चाहिए हुआ नहीं है। बट फिप के जो स्टेक होल्डर्स है दोस्तों, मुझे बहुत खुशी होगी इसमें आपको बताने के लिए, से मैक्सिमम जो डायरेक्टर्स है, फाउंडर मेंबर्स है, दे हैव ऑल गॉट अ बैकग्राउंड ऑफ एग्रीकल्चर, मतलब जो हम सब किसान के बेटे हैं। और मैन्युफैक्चरिंग, इंजीनियरिंग, एजुकेशन, इन सब सारे का जो एक्सप्लोरेशन हमें मिला है, इसके साथ साथ एग्रीकल्चर को क्यों ना हम बहुत बेहतरीन तरह से कंट्रीब्यूट करके हमारे फार्मर्स को आगे क्यों ना लाए, दिस इज एन ऑब्जेक्टिव। तो वहां पे हम वी वांट टू प्ले एन कैटलिस्ट रोल फॉर देयर डेवलपमेंट। हाईटेक फार्मिंग है, इवन आज मैं खुद जानता हूं, मैं ये किसान का बेटे के नाते, कि मेरे गांव में कितने मतलब रिलक्टेंट होते हैं फार्मर्स अपने आप को डेवलप करने के लिए। तो एक फिप का मेजर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हम ये ले रहे हैं कि हम एग्रीकल्चर सेक्टर को कितना बेहतरीन कर सकते हैं, फ्रॉम देयर फार्मिंग, कल्टीवेटिंग टू फार्मिंग टू पोस्ट हार्वेस्टिंग तक हम वहां पे एक्टिविटीज करने का सोच रहे हैं। ये मैं एग्जांपल के तौर पे बोल रहा हूँ, काफी कुछ बोल सकते हैं। अनदर एग्जांपल, एजुकेशन। वी ऑल नो एजुकेशन हमारा ट्रेडिशनली इतना ये है कि एक्चुअली
एजुकेशन के बाद हम जो जॉब करते हैं उसमें और इसमें बहुत अंतर होता है। हम सीखते कुछ और काम करते कुछ और। आज का तारीख में जो कंट्रीज ग्लोबली जितना भी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट होते जा रहा है उसके हिसाब से बहुत ही बड़ा गैप है। तो फिफ्थ इज देयर टू आइडेंटिफाई दोस गैप्स एंड हाउ टू मैच इंडस्ट्री वर्सेस एजुकेशन, ये एक अपना पर्पस है। एंड हाउ टू कोरिलेट एजुकेशन विद सोशल लाइफ आल्सो। सोशल लाइफ में भी बिकॉज ऑफ बहुत सारे टेक्नोलॉजी कभी कभी मतलब अच्छा तो होता ही है प्रोग्रेस के लिए, अगर आप गलत इस्तेमाल करेंगे तो उसका डिसएडवांटेजेस भी है। बट वो भी सारी चीजें हम कोलैबोरेटिवली अंडरस्टैंड करके इम्प्रूवमेंट करके हाउ टू मतलब इंडस्ट्री एंड इंस्टीट्यूशन को हम कोरिलेट कर सकते हैं। दैट इज आवर पर्पस। दिस आर एन एग्जांपल। रूरल डेवलपमेंट आज का दोनों जो टॉपिक है, हमारे जो चीफ गेस्ट एंड चेयरमैन एंड चीफ गेस्ट जो बात करने वाले हैं, दे हैव गॉट वेरी इंटरेस्टिंग स्पीचेस ऑन रूरल डेवलपमेंट। तो साथ साथ में एफआईपी के सर्विसेज ये होंगे कि FIP as an organization, we are going to in mentoring, coaching, counseling and business workshops. ये हमारे सर्विसेज के आर्म्स रहेंगे। सर्विस एक प्लेटफॉर्म है, जैसा अभी आपने देखा सेक्टर्स के बारे में, वैसे सर्विसेज के बारे में हम हर एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर को या बिजनेसमैन को या प्रोफेशनल को पूरी तरह से सपोर्ट करने का हमारा प्लानिंग है। एग्जाम्पल में मेंटरिंग में See, we have got all talent of pool, committed personal and professional development हम कर सकते हैं। Will guide, handhold 360 degree throughout हम handholding करेंगे। Reflective thinking in the business development. Mentoring is what from end to end. So that service will be available on FIP platform. Coaching for individuals and business groups to heighten their self-awareness and learning and build how to build better management skills. So that is what the main aim. तो हर एक को अपना प्रोफेशन हो या एंटरप्रेन्योरशिप हो या बिजनेस हो, कैसे हम हैंडल करके उसको इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। दैट वाज द ऑब्जेक्टिव थ्रू क्लोजिंग एंड काउंसलिंग। ऑफ कोर्स वेदर इट इज अ बिजनेस और सोशल इंडिविजुअल के लिए ये काउंसलिंग प्लेटफॉर्म अवेलेबल रहेगा, जहाँ पे खुद का ग्रोथ और वेलनेस के लिए फोकस कर सकते हैं। कैरियर एंड एजुकेशन के लिए हम गाइड कर सकते हैं, काउंसलिंग कर सकते हैं। सो बेसिकली काउंसलिंग में हमारा ये कोशिश रहेगा हाउ टू इंड्यूस a greater self confidence in an individuals। and क्योंकि बहुत सारे लोगों को because of introvert या बोलिए या knowledge के नहीं रहने से वो introvert रहते हैं या self esteem कम रहता है। so there we are going to help, of course business workshop for all leaders, business leaders है, business managers होंगे या supervisory level होंगे। हर एक ऑर्गेनाइजेशन का, हर एक प्रोफेशन का जो वर्क फोर्स रहेगा उनके लिए हम बिजनेस वर्कशॉप्स कंडक्ट करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे, जहां पे हर एक को नए नए चीजें, न्यू लर्निंग्स विल हैपन एंड क्रिएटिव आइडियाज विल हैपन। सो इट विल हेल्प टू एस्टैब्लिश न्यू कनेक्शंस। देखिए रिलेशंस बिल्ड होना बहुत जरूरी है बिजनेस में। तो ये बिजनेस वर्कशॉप में जो आगे हमारा कलीग्स बात करेंगे नेटवर्क के बारे में, वैसा एक नेटवर्क बिल्ड होता है, एक जरिया है जो बिजनेस वर्कशॉप होता है। अगेन यू विल गेट एन एक्सेस टू कंसल्टेशन फॉर योर ओन ग्रोथ। सो ये दो सेक्टर के बारे में मैंने बात की। एक सेक्टर जो प्लेटफॉर्म्स है अपने FIP के, वन इज सेक्टर्स एंड सेकंड वन इज सर्विसेज। तो आगे मैं हैंड ओवर करता हूँ पोपट राव से, मेरे अगले कलीग बात करेंगे। थैंक यू TBK। वो तो पोपट राव सर। थैंक यू सर, थैंक यू बट very honestly whatever you have told sir, it is really wonderful। आपने जो भी बताया सर वो बहुत बढ़िया, जो काम अपनी FIP कर रही है इसके बारे में आपने ने जिक्र किया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ सर। मैं अभी दोस्तों जो दूसरे हमारे जो डायरेक्टर हैं वो अभी FIP के बारे में जो थोड़ी जो बाकी बातें होती हैं, कि जो बिजनेस नेटवर्क हो या अलग अलग तरीके से जो हम लोगों को जोड़ते हैं, लोगों को जोड़ने का जो काम है वो किस तरह से हम करने वाले हैं, इसके बारे में हमारे जो दूसरे हमारे जो डायरेक्टर्स हैं जो अतुल बोराडे हैं वो आपको अभी उनके बारे में और उसी तरह से आगे जाके वो तो आगे जाएंगे। अतुल जी बात कीजिए।
Thank you, sir. So, मैं FIIP के तरफ से आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष का मैं वेलकम करना चाहता हूँ, और मैं FIIP के प्लेटफॉर्म्स जो है उनके बारे में थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ। जब से FIIP स्टार्ट हुआ है तब से बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स FIIP ने स्टार्ट किए हैं। उनमें से बिजनेस नेटवर्क है, बिजनेस स्पॉट, बिजनेस डिजिटल, बिजनेस कट्टा, नव ऊर्जा और इंडस्ट्री इनसाइट्स, बिजनेस यूथ और वुमनप्रेन्योर। ये जो प्लेटफॉर्म है वो अभी अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। उनमें से मैं कुछ प्लेटफॉर्म के बारे में आपको बताना चाहूँगा। जैसे कि बिजनेस नेटवर्क जो प्लेटफॉर्म है ये प्राइमरी नेटवर्क प्लेटफॉर्म है, और ये प्राइम मेंबर्स के लिए है। और ये प्लेटफॉर्म पे जो मीटिंग्स होती है वो वीकली मीटिंग्स होती है, और इसमें से काफी सारे बिजनेस प्रमोशंस और रेफरल्स एक्सचेंज होते हैं। प्रायोरिटी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। ये बिजनेस प्लेटफॉर्म पे जो भी मेंबर है उनके लिए बिजनेस कॉन्क्लेव और एग्जीबिशंस की प्रायोरिटी और पार्टिसिपेंट्स को रहती है। और मैं बताना चाहूंगा कि ये प्लेटफॉर्म वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेटफॉर्म ऑफ FIIP है, और ये काफी अच्छी तरह से काम कर रहा है। काफी सारा बिजनेस इस पे हो चुका है और काफी सारे रेफरल्स इस पे एक्सचेंज हो चुके हैं। बिजनेस स्पॉट एक अलग दूसरा प्लेटफॉर्म है जो कि सिमिलर प्लेटफॉर्म है बिजनेस नेटवर्क की तरह, बट एक सेकेंडरी लेवल पे आता है। इसके जो मीटिंग्स है वो मंथली लेवल पे होते हैं, और इस पे भी बिजनेस प्रमोशंस और रेफरल्स एक्सचेंज होते हैं। एंड दिस प्लेटफॉर्म हेल्प्स इन प्रमोटिंग योर बिजनेस एंड सर्विस ऑनलाइन, एंड ऑल्सो इट गिव्स अपॉर्चुनिटी फॉर अपडेटिंग एंड लर्निंग ऑन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन। दोस्तों, अभी आज का जो जमाना है वो डिजिटल जमाना है, और FIIP पे एक बिजनेस डिजिटल प्लेटफॉर्म है which plays the role of facilitator to support the digital startup techniques, and which helps in transformation of a company or organization into digitization. ये प्लेटफॉर्म बहुत लोगों को हेल्प करता है installing and establishing hardware and software systems, develop skills and specific knowledge to increase visibility on social media. जो चीजें आज के जमाने में करंट मार्केट के सिचुएशन के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, वो सारी चीजें FIIP आज के एंटरप्रेन्योर्स को, आज के प्रोफेशनल्स को, आज के बिजनेसमैन को देने के लिए, उनको हेल्प करने के लिए सदैव तत्पर है। बिजनेस कट्टा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हम लोग बोलते हैं कि कॉलेज के जमाने में हम लोग कट्टे पे जाके गॉसिप करते थे, तो इट इज अ सिमिलर प्लेटफॉर्म। यहाँ पे आप लोग कभी भी आ सकते हो, कभी भी आप बिजनेस के या फिर सोशल गॉसिप के प्लेटफॉर्म पे कुछ भी टॉपिक के ऊपर आप बातें कर सकते हो यहाँ पे, और इसके लिए कोई टाइम का रिस्ट्रिक्शन नहीं है। यू कैन कनेक्ट लेजरली एनी टाइम फ्रॉम एनीवेयर। और यहाँ पे आने के बाद आपको, हम लोग जब प्रोफेशनली बातें करते हैं तो सामने वाले जो भी बात करने रहते हैं उनसे हम लोग या तो प्रोफेशनल बातें सुनते हैं या कुछ नॉलेज गेन करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे अगर आपको बातें सुनने मिलेगी और यहाँ पे नए नए लोग आपको मिलेंगे। नेक्स्ट प्लेटफॉर्म जो है वो बिजनेस यूथ प्लेटफॉर्म है। बिजनेस यूथ इज द ट्रू स्ट्रेंथ ऑफ अ नेशन, और यूथ को डेवलप करने के लिए फिर बहुत सारा काम कर रहा है। इसमें जो हमारा प्लेटफॉर्म है वो प्लेटफॉर्म पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए और मोटिवेशन के लिए काम करता है। करियर, प्रोफेशन, गाइडेंस एंड काउंसलिंग यूथ का करता है, एंड इट आल्सो हेल्प्स इन एक्वायरिंग persuasions and influencing skills, enabling entrepreneurship among youth. और मुझे काफी खुशी होती है जो अगले दो प्लेटफॉर्म है इंडस्ट्री इनसाइट्स और नव ऊर्जा के बारे में बताते हुए। इंडस्ट्री इनसाइट्स जो प्लेटफॉर्म है वो प्लेटफॉर्म पे हमने अभी तक मोर देन 50 अवेयरनेस के प्रोग्राम किए हैं और काफी सक्सेसफुल किए हैं, उनको बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। And this platform is for renowned industry experts from their respective fields as a speaker. हम लोग as a speaker बहुत अच्छे लोगों को बुलाते हैं और वो यहाँ पे मार्गदर्शन करते हैं। And then we have inputs on various topics for all kind of business categories and professions, which helps in grooming, developing, enhancing business knowledge and skills. And this program, as I mentioned earlier,
is organized every fortnight, specifically on 1st, 3rd, and 5th Saturday. And this is on Zoom on all digital platform of FIIP. जो अगला platform है नव ऊर्जा, this is focused on mainly 3 topics: life and social, health and environment. FIIP has a pool of talent and versatile experts from each domain which will deliver the topics. And the objective of this platform is to bring harmony in the society and assist in well-being. And this program is organized again every fortnight on 2nd and 4th Saturday of every month. और ये प्लेटफॉर्म हमने रिसेंटली चालू किया है और इसके ऊपर अभी 5 से ज्यादा प्रोग्राम्स हमने किए हैं. जो अभी एक नेक्स्ट प्लेटफॉर्म है वुमनप्रेन्योर, उसके ऊपर हमारे कोर टीम के मेंबर बात करेंगे. मैं पोपट राव सर से रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज आप टेक ओवर करें. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू अतुल जी, थैंक यू. आपने सही मायनों में किस तरह से FIIP अलग अलग प्लेटफॉर्म पे काम करता है ये आपने बताया. सच में कि जो लोग जुड़ने वाले हैं और जुड़ गए हैं, ये सबको फायदा होने वाला है इस प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि हम Mohammed sir, your sound is not audible. Okay, now it is audible. Still have a problem. का आवाज नहीं आ रहा है मोदी सर. अच्छा, एक मिनट. अभी आवाज आ गई. अभी आवाज आ रही है क्या? यस, अभी आ रहा है सर. हाँ, थैंक यू सर. मैं अभी दूसरी ओर जा रहा हूँ कि जो बात वुमनप्रेन्योर की होती है, जो हमारे नारी शक्ति जो है, नारी शक्ति किस तरह से ये FIIP पे काम कर रही है, और एक काम करने वाली नारी शक्ति को जो हमारी ग्लोबल कोर टीम लीडर आदरणीय सुचिता आचार्य जी हैं, वो हैदराबाद से हमारे से जुड़ी हैं और वो पूरे हिंदुस्तान में सारी नारी शक्ति को इकट्ठा करने का काम 15 अगस्त से शुरू किया है, और उनके साथ हमारी को फाउंडर उर्मिला मैम भी उनके साथ काम करी है. तो मैं उनके बारे में कुछ बताना चाहता हूं कि जिन्होंने ये जो पूरा का पूरा नारी का जो विकास के बारे में सोचा है, ये है बेबी प्रिंट्स की CEO और MD, और उन्होंने अलग अलग स्ट्रैटेजी थॉट प्रोसेस पे काम किए हैं. वो VM Mart प्राइवेट लिमिटेड की स्ट्रैटेजी डायरेक्टर रह चुकी है. शी इज नोन एज अ इंटरनेशनल स्पीकर, इंटरनेशनल स्टार्टअप मेंटर एंड इंटरनेशनल अवार्डी. इट इज अ वेरी प्राउड मोमेंट. हमारे लिए बहुत ये गर्व की बात है कि मैम हमारे साथ जुड़ गई हैं और उन्होंने सही मायनों में सारे औरतें को ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाने का प्रयास करती है. उनका एक स्पेशल बात है कि 2017 में उन्होंने 200 से ज्यादा वुमन डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली एंगेज किए हैं, और उनका इस 5 साल में ये बहुत बढ़िया काम उन्होंने करके दिखाया है हैदराबाद के और तेलंगाना राज्य में, और पूरे वो भारत में छाई है. तो मैं विनती करता हूँ मैडम आपको कि आप वुमनप्रेन्योर के बारे में आपके विचार FIIP की तरफ से किस तरह से आगे जाने वाली है. ओवर टू यू मैम. सुचिता मैम, प्लीज अनम्यूट एंड स्पीक. सर धन्यवाद, आपने मेरा काफी अच्छा इंट्रोडक्शन दिया. नमस्कार सभी को. दिस इज सुचेता आचार्य एंड इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू लीड women wing on this global platform of Federation of Indian Industries and Professionals, making them Atmanirbhar Bharat ki Atmanirbhar Nari. The development of the entrepreneur is core aim of the women wing of FIIP, and there is additional attention given at developing the women from rural India through the entrepreneurship and direct employment. I would like to put 5 perspectives in this regard. The first one, there is no dearth of talent in rural women. Women from rural India are best craftsmen in the world, and they're also the best business people across. They have proven this thing time and again. Where they need support is in finding the market linkages and especially the opportunities at international level. Now, who can do this?
I think the best bet is by our Indian ladies working in the corporate world. Let's talk about the women in corporate world. These ladies too have proven themselves at international level. We can recall many examples of Indian women heading the MNCs across the world and taking the organizations at the next level. A few of the examples could be Leena Nair, who is the CEO of Channel, a multinational and very famous industry in a very famous company in fashion industry. Aruna Jayanti, who is MD of Capgemini, one of the biggest company in BPO and IT sector. Indira Nui, who doesn't know Indira Nui actually, she comes from the very humble background from traditional family of South India and ended up successfully leading one of the biggest MNCs in the world. Now, the biggest question is how to connect the dots, how to establish the collaboration between these set of extremely talented ladies from India. Here where the FIIP comes into play. The women wing of FIIP is formed with the intention to form a platform for women from different backgrounds and encouraging to form a successful story in the entrepreneurship. And knowing that this talent is from rural India is appreciated at international level, women wing of the FIIP is taking a step forward towards this initiative. Now, when we talk about the talent at rural level, let's also look at the social aspect of it. Now, providing the solutions on many SDGs, that is Sustainable Development Goals defined by the UN, we at Women Wing of FIIP is coherently trying to bring up the social approach to enrich the life of rural India. So, acting as a bridge between the corporate world, NGOs and rural women and developing and maintaining the system is what we are eyeing for. There is one more aspect of developing the rural woman, and it's forming the cluster. The government of India has started various schemes for forming the clusters in rural areas. We all know that. It's up to the women entrepreneurs like us to take up the initiative and take maximum advantage of these government schemes. Now, additionally, the manufacturing industry can be opened in rural areas and can employ the rural women and make them direct beneficiary. And FIIP is doing best to achieve the targets in this regard. You have heard both the directors earlier how we are doing that. Now, once the responsibility of women development from rural India, rural areas taken, there are n number of ways we can contribute to it. Of course, the discussions and brainstorming, apart from studying the few case studies, are definitely required on this particular subject. And I feel corporates can involve themselves directly or indirectly in this particular mission. I remember in one of the interactions with the police force in Jammu and Kashmir, our beloved Prime Minister asking a lady police officer to work beyond her duties and encourage the rural woman to enter into the entrepreneurship through the cottage industry or cluster development. If a police officer is expected by a state head to help the rural woman to be Atmanirbhar, we as women entrepreneur can always take an initiative and help Nari of the Bharat be Atmanirbhar. FIIP Women Wing is for women, of women, and by women. As woman entrepreneur is heading, as a woman entrepreneur heading the Women Wing of FIIP, I'm glad to present the series of a few such opportunities through our expert panel. Today, we are hearing Mr. Pradeep Lokhande, founder of Rural Relations Foundation, speaking on rural development in New India, and Professor Engineer Praveen Khandwe, Team Infrastructure from PRMCEAM, Badnera, Maharashtra, speaking on rain harvesting and its need for better tomorrow. Thank you so much. Thank you, everyone. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. We all are aware that success of any organization depends on the leaders and his team. The leader is the driving force with a board of directors and a core team leaders, members who manage, coordinate, guide, and supervise various activities of the organization, friends. It's my great honor to be, with our leading founder, Director Navnathji Devrakar, who is going to put his future journey about FIIP. So I request Mr. Navnathji कि जो जुन्नर से जुड़े हैं
ये अपनी जिंदगी की जो शुरुआत की तो अपने खुद के जिंदगी में बारे में बताने वाले हैं आप सबको। तो नक्शल में हम बताएंगे, जिनके पास जुनून होता है उसको कुछ कमजोरी नहीं होती दोस्तों, लेकिन जुनून के साथ आगे बढ़ने का अगर हमें मौका मिलता है तो मौका को हासिल करने का हमसे भी इरादा होना चाहिए। तो इस दावे के साथ मैं आदरणीय नवनाथ जी की ओर जाता हूँ। नवनाथ जी, अपने फिप के बारे में आपकी जो फ्यूचर जर्नी है, आपके जो विचार हैं, तो आप रखिए नवनाथ जी। Thank you, Popatram Mohiते जी. Thank you very much. So, सब लोगों को मैं नमस्कार करना चाहता हूँ कि आज यहाँ पे हम लोग फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज एंड प्रोफेशनल्स का सेकेंड एनिवर्सरी हम लोग काफी खुशी से यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। और ये मौके पे आज के जो चेयरपर्सन है कोर फाउंडर उर्मिला जी देवकर एंड हमारे चीफ गेस्ट है प्रदीप जी लोखंडे सर, फाउंडर रूरल रिलेशंस फाउंडेशंस, प्रोफेसर मिस्टर प्रवीण खानवे जी जो अमरावती से हैं, ऑल डायरेक्टर्स, कोर टीम मेंबर्स एंड आज जितने भी ऑडियंस यहाँ पे है, सब लोगों को मैं यहाँ पे बधाई देना चाहता हूँ कि हम लोगों ने हमारा 2 साल का जर्नी यहाँ पे सक्सेसफुल किया है और आगे भी बहुत सारी चीजें हम लोग कर रहे हैं और आगे जाके इंडस्ट्री में हम लोग बहुत सारा कॉन्ट्रीब्यूशंस हम लोग देना चाहते हैं। इंडिया का जो इकोनॉमी है वो इकोनॉमी में हम लोग हमारा एक छोटा सा शेयर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो आगे कुछ बात करने से पहले मैं यहाँ पे एक पोल क्रिएट करना चाहता हूँ जो कि आप कौन से लैंग्वेज में आज का सेशंस सुनना चाहते हो, उसके लिए पोल है। तो प्लीज आप वो पोल को यहाँ पे रिस्पॉन्स कीजिए ताकि उस आपको जो लैंग्वेज कंफर्टेबल है उस लैंग्वेज में हम लोग बात कर सकते हैं। प्लीज पोल में पार्टिसिपेट कीजिए ताकि आप लोगों को कौन सी लैंग्वेज कंफर्टेबल है वो वही लैंग्वेज में हम लोग आगे सेशंस बढ़ाएंगे, उसी लैंग्वेज में हम लोग बात करेंगे। ग्रेट। अभी भी कुछ लोगों ने अपना वोट नहीं किया है, पोल में आंसर्स नहीं दिया है, तो प्लीज वहां पे आप अपना आंसर दे दीजिए ताकि हम लोग उसी लैंग्वेज में बात कर सके। मैक्सिमम पार्टिसिपेंट्स कह रहे हैं मराठी और हिंदी लैंग्वेज का यूज कीजिए, तो ग्रेट, हम लोग मराठी और हिंदी का यूज करेंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, फेडरेशन का जो वॉक थ्रू है, फेडरेशन का जो जर्नी है उसके बारे में अगर हम लोग बात करना चाहते हैं, बहुत लोगों ने मुझे फोन करके बताया कि सर फेडरेशन तो चालू हुआ, फेडरेशन में काम भी काफी अच्छी तरह से चल रहा है, लेकिन ये फेडरेशन क्यों हुआ इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, इसका बेसिक थॉट प्रोसेस क्या है, थीम क्या है, वो लोग समझना चाहते हैं। लेकिन मैं आप सब लोगों को बोलना चाहता हूँ कि आज जितने भी लोग पार्टिसिपेंट्स हैं, जूम के ऊपर बहुत सारे लोग हैं, इसके साथ साथ में फेसबुक लाइव पे भी काफी लोग हमारे साथ में जुड़े हैं। सो सब लोगों को मैं बोलना चाहता हूँ कि फिप का जो कॉन्सेप्ट समझने के लिए थोड़ा सा मेरा जर्नी समझना जरूरी है कि जो मैंने मेरा जर्नी किया है वो जर्नी के बाद ही फेडरेशन का कॉन्सेप्ट माइंड में आया। तो मैं आप सब लोगों के साथ एक छोटा सा जर्नी शेयर करना चाहता हूँ। फेडरेशन क्यों हुआ, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, मिशन क्या है, विजन क्या है, ये सारी चीजें हम लोगों ने हमारे पिछले प्रेजेंटेशंस में हम लोगों ने देखा है। लेकिन फाइव फेडरेशन, ये ऑर्गेनाइजेशन क्यों बना है, इसको आगे क्यों लेके जाना है, तो उसके बारे में अगर हमें बात करना है तो यस, जो मेरा जर्नी है वो भी उसके साथ में कोरिलेट करता है, तो उसके बारे में मैं पहला बताना चाहूंगा। सो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि मेरा जन्म महाराष्ट्र में पुणे डिस्ट्रिक्ट में नारंगांव करके सिटी है, वहां पे हुआ है। वहीं पे मेरी खेती है, मेरे पिताजी और मेरे माताजी जो फार्मर्स है
मेरा 12वीं तक का एजुकेशन जो है वो ओतूर करके सिटी है जुन्नर तहसील में, वहां पे हुआ है। मेरा इकोनॉमिकल जो बैकग्राउंड था वो काफी पुअर था, इसकी वजह से मैं आफ्टर 12th पुणे में आया। 12th में पुणे में आने के बाद मुझे एजुकेशन करने के लिए काम भी करना जरूरी था, इसलिए मैं नाइट आवर्स में संध्यानंद आचकानंद जो न्यूज़पेपर इंडस्ट्री है उनके साथ काम करता था इवनिंग टाइम पे, और दिन भर में कॉलेज करता था। तो एक 1999 से 2002 तक का मैंने एजुकेशन करके मेरा एजुकेशन कंप्लीट किया। उसके बाद में मुझे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम करने की अपॉर्चुनिटी मिली, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर्स। यहाँ पे महाराष्ट्र स्टेट के लिए नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर का काम करते हुए बहुत सारे चीजें मुझे सीखने को मिली। गवर्नमेंट में किस तरह से काम किया जाता है, फ्रॉम द गवर्नमेंट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड एक्चुअली ऑफिसर्स लोग किस तरह से काम करते हैं, उसका डिलीवरी पब्लिक के साथ में कैसे होता है, ये बहुत नजदीक से मैंने देखा। वो देखते समय मुझे ये चीज पता चली कि यार यहाँ पे काम करते समय बहुत सारे लिमिटेशंस आ रहे हैं। अगर मुझे सोसाइटी के लिए काम करना है, आगे जाके ग्लोबल प्रेजेंस करना है, तो मुझे प्राइवेट सेक्टर में काम करना जरूरी है। इसलिए मैंने 2006 में डिसीजन लिया कि हम लोग प्राइवेट सेक्टर में काम करेंगे, खुद का बिजनेस चालू करके काम करना चालू करेंगे। तो इनिशियली हम लोगों ने कंसल्टेंसी बेसिस पे ऊपर हमारा बिजनेस हम लोगों ने चालू किया, जो कि कोर आईटी में था। आईटी नेटवर्क एंड सिक्योरिटी में कंसल्टेंसी बेस्ड हम लोगों ने काम चालू किया। 3 साल मैंने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट काम किया, उसके बाद में प्रोप्राइटरी बिजनेस के साथ साथ में 2 साल में ही काफी अच्छा मुझे मार्केट में से रिस्पांस मिला। 2010 में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी किया। उसके बाद में 5-6 साल में ही अलग अलग इंडस्ट्री में काम करने की चाहत बढ़ी, मार्केट में से रिस्पांस काफी अच्छा मिला। उसके बाद में एग्रीकल्चर में हम लोगों ने काम किया, इंश्योरेंस में काम किया, फूड इंडस्ट्री में काम किया, अभी एग्री फॉरेस्ट्री के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। तो अलग अलग वर्टिकल्स के ऊपर काम करने की अपॉर्चुनिटी मिली। दोस्तों, ये जो जर्नी है, ये जर्नी 2 मिनट में मैंने तो आप सब लोगों के साथ शेयर किया, लेकिन ये जर्नी में बहुत सारे हर्डल्स है, बहुत सारे चैलेंजेस थे। और जब हम लोग कोई भी बिजनेस करते हैं, काम करते हैं ना, तो बहुत बार बिजनेस में लॉसेस होने की अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा होती है। मैं अपॉर्चुनिटी बेसिकली बात कर रहा हूं क्योंकि अपॉर्चुनिटी हम लोग खुद लेके आते हैं। अपॉर्चुनिटी वर्ड इसीलिए यूज किया, लॉस हुआ तो वो भी एक अपॉर्चुनिटी ही होती है। सो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हम खुद है। अगर हम खुद रिस्पॉन्सिबल है तो क्यों है, ये बहुत बार हम लोगों को पता ही नहीं होता है। बहुत बार हम लोग बोलते हैं कि बिजनेस करते समय यार मुझे पैसा नहीं मिला, इसकी वजह से मैं बिजनेस में फेल्योर हो चुका हूँ। यार मुझे राइट कस्टमर नहीं मिला, इसकी वजह से मैं मेरे बिजनेस में फेल्योर हो चुका हूँ। मुझे अच्छी तरह से ग्राहक नहीं मिले, मुझे अच्छी तरह से एम्प्लॉय नहीं मिले, मुझे अच्छी तरह से वेंडर नहीं मिले, वेंडर लोगों ने मुझे फंसाया। मुझे पॉलिसीज, जो पॉलिसी मेकिंग से गवर्नमेंट की, उसकी वजह से मैं मेरे बिजनेस में अच्छी तरह से प्ले नहीं कर पाया। ऐसे बहुत सारे रीजंस हम लोग देते हैं, और हमारे बिजनेस में जब हम लोग फेल होते हैं तो ये रीजंस देते देते ही हम लोग हमारे फेल्यूर में अंडरस्टैंड करते हैं और बोलते हैं कि यार मेरे से नहीं होने वाला, मैं ये बिजनेस नहीं कर पा रहा हूं। सो हर एक बिजनेस ओनर को जो खुद का बिजनेस चालू करता है, वहां से एक सक्सेसफुल बिजनेस ओनर तक का जो जर्नी है, वो जर्नी में ये सारी चीजें कवर्ड होती है। उस जर्नी में आपको प्रॉब्लम्स आने वाले हैं, चैलेंजेस आने वाले हैं, बहुत सारे आपके बारे में गॉसिपिंग होने वाली है, आपको इंटेंशनली प्रॉब्लम में लाने वाले लोग भी मिलने वाला है। तो इस तरह के जब हम लोग प्रॉब्लम्स आते हैं तो प्रॉब्लम्स के लिए सॉल्यूशन आइडेंटिफाई करने के लिए जाते हैं। क्या हम लोगों को सॉल्यूशन देने के लिए लोग अवेलेबल है? बहुत बार लोग बोलते हैं कि यस, हमें सॉल्यूशन देने के लिए लोग अवेलेबल नहीं है। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर हम लोग दिल से कोशिश करते हैं तो हमें सॉल्यूशन देने वाले लोग मिलते हैं। बहुत बार लोग बिजनेस में फेल्योर क्यों होते हैं? फेल्योर होने का बेसिक रीजन ये होता है कि जो भी बिजनेस ओनर बिजनेस चालू करता है तो उसका एक स्पेसिफिक एक्सपर्टी होता है। वो एक स्पेसिफिक एरिया में अपनी एक्सपर्टीज होने की वजह से उसी में अपना बिजनेस चालू करता है। मान लीजिएगा कोई डिजाइनर है,
उसके पास डिजाइनर की एक्सपर्टीज है और वो बोलता है कि मुझे धंधा करना है, बिजनेस बढ़ाना है, तो कंप्यूटर ग्राफिक्स का डिजाइनिंग का बिजनेस करने के लिए चालू करता है। डिजाइनिंग तो अच्छी तरह से आती है, लेकिन कस्टमर्स कैसे लेके आना है, उसका मार्केटिंग कैसे करना है, अपना बिजनेस लोगों के पास लेके कैसे जाना है। अगर मेरे पास डिजाइन का काम बढ़ा तो मल्टीपल हैंड से करना पड़ता है, तो वो कैसे करना है। तो ऐसे बहुत सारा एरिया होता है हर एक बिजनेस में, उसमें हम लोग वीक होते हैं और ये वीक होने की वजह से हम लोग हमारे बिजनेस में इंप्रूव नहीं कर पाते हैं, बिजनेस में आगे नहीं बढ़ते। तो ये सारी चीजों का एक सॉल्यूशंस मैंने मेरे जर्नी में देखा कि जब भी मुझे प्रॉब्लम्स आए मैं लोगों के पास गया, बहुत सारे लोगों ने रिजेक्ट किया, लेकिन कुछ अच्छे लोग भी होते हैं, उन्होंने मुझे सपोर्ट भी किया। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन ने मुझे सपोर्ट किया। मैं स्पेसिफिकली एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उस डिपार्टमेंट से मुझे बहुत सारा सीखने को मिला। इसके साथ साथ में बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स है, बहुत सारे बिजनेस ओनर्स है, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। बहुत सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है, स्पेसिफिकली मैं पुणे यूनिवर्सिटी के लिए बात करना चाहूंगा, सिम्बोसिस के लिए बात करना चाहूंगा, बालाजी इंस्टीट्यूट के लिए बात करना चाहूंगा, शुगर फैक्ट्रीज के बहुत सारे शुगर फैक्ट्रीज हैं उनके लिए बात करना चाहूंगा कि ये सारे ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे सपोर्ट किया। इसके साथ साथ में पैन इंडिया से कोऑपरेटिव बैंक्स है, बहुत सारे कोऑपरेटिव बैंक है, उन्होंने सपोर्ट किया। लेकिन ये सारा जर्नी करते समय मुझे एक प्रॉब्लम सबसे बड़ा लगा कि वो प्रॉब्लम है कि राइट पीपल, लाइक माइंडेड पीपल एक जगह पे नहीं मिलते हैं और ये लोग एक जगह नहीं मिलने की वजह से हम लोगों को हमारा रास्ता क्लियर नहीं दिखता है। हम लोगों को कहाँ पे जाना है वो हम लोगों को समझ में नहीं आता है। हम लोगों को बिजनेस बढ़ाना है तो बिजनेस बढ़ाने के लिए सपोर्टिंग सिस्टम हमारे साथ में होना चाहिए, तो सपोर्टिंग सिस्टम हमारे साथ में नहीं होती है। सो माय डियर फ्रेंड्स, हम लोगों को आगे बढ़ने के लिए एक सपोर्टिंग सिस्टम की जरूरत होती है और वो सपोर्टिंग सिस्टम ही हम लोगों को अर्ली आगे लेके जाती है। तो वो प्रॉब्लम्स मैंने देखा, बहुत बार मैंने कंप्लायंस के लिए प्रॉब्लम्स देखा, बहुत बार मैंने कम्युनिकेशंस के लिए प्रॉब्लम्स देखे इंडस्ट्री में, एजुकेशन सिस्टम देखा, इसके साथ साथ में मार्केटिंग है, उसके स्ट्रैटेजीज है, सेल्स है, एम्प्लॉयज के प्रॉब्लम्स है, न्यू रिक्रूटमेंट्स है, एम्प्लॉय को रिकर करना है, कस्टमर एंगेजमेंट्स है। इसके साथ साथ में मल्टीपल बिजनेस के साथ हम लोग जब काम करते हैं तो मल्टीपल पीपल्स के साथ हम लोगों को काम करना पड़ता है। तो यहाँ पे वापस से पीपल मैनेजमेंट से एक कॉन्सेप्ट आता है, जिसको पीपल मैनेजमेंट अच्छी तरह से जमता है वो बहुत सारी चीजें अचीव कर सकता है। मैं मेरे पास देखता हूं कि जब मैं पीपल मैनेजमेंट के ऊपर काम करने के लिए पिछले 5 साल पे पुरानी काम चालू किया, तो 5 साल का जो जर्नी है वो जर्नी में मैंने देखा है कि बिजनेस मल्टीपल बढ़ता है अगर पीपल मैनेजमेंट के ऊपर हम लोग काम करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे और एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि ये जो प्रॉब्लम्स है, ये प्रॉब्लम्स का एक ही सॉल्यूशंस मुझे दिखाई दिया कि बिजनेस ओनर को एक जगह पे लेके आना चाहिए। सो ये थॉट मेरे माइंड में 2017 में आई, तो 2017 से हम लोग इसके ऊपर काम कर रहे थे। मेरे साथ में बहुत सारे मेंबर्स जुड़े जो देश के अलग अलग सिटीज से है, उनके साथ मैंने बात चालू किया। उसके बाद में अलग अलग जीएसटी प्रैक्टिशनर के साथ भी मेरी बातें हुई। सो 2020 तक एक अच्छा नेटवर्क एस्टेब्लिश हो चुका था और फिर हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम लोग भारत के पूरे इंडस्ट्री के लिए लीड करें, इंडस्ट्री के अलग अलग बिजनेस ओनर को एक सपोर्टिंग सिस्टम दे। और वो दिन था 1 अक्टूबर 2020। उसी दिन फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री एंड प्रोफेशनल्स का मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के साथ हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया और उनका सेक्शन 8 नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का लाइसेंस भी हम लोगों को मिला। उसके साथ में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ में एटीजे के साथ हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया, 12A के साथ रजिस्ट्रेशन किया, सीएसआर का रजिस्ट्रेशन हमारे साथ में है। तो ये सारे गवर्नमेंट के कंप्लायंसेस हम लोगों ने किए। उसके बाद में हम लोगों ने जर्नी चालू किया। वो जर्नी 2 साल का जो जर्नी है उसके बारे में इससे पहले मिस्टर कातराबाद सर, मिस्टर अतुल बोराडे सर,
और सुचेता मैम, इन्होंने बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन की है, लेकिन तब भी मैं यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ कि ये 2 साल के पीरियड में हम लोगों ने बहुत सारे ऑफलाइन मीटिंग ली, बहुत सारे ऑनलाइन मीटिंग्स ली। ऑनलाइन मीटिंग्स लेके पैन इंडिया से जो भी बिजनेस ओनर हमारे साथ जुड़े हैं बिजनेस नेटवर्क स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म में, एक जो बिजनेस नेटवर्क प्लेटफॉर्म है उसके साथ में 30 से 40 पीपल जुड़े हुए हैं। 40 पीपल्स ने एक ही प्लेटफॉर्म पे आके एक ही चैप्टर से 4 करोड़ से ज्यादा बिजनेस विद इन मेंबर्स जनरेट किया। 2-4 नए बिजनेसेस खड़े रहे, एक एग्रो फॉरेस्ट्री के लिए एक लिमिटेड कंपनी खड़ी रही। तो ये सारे सक्सेस पॉइंट्स फिप के फेडरेशन के ये प्लेटफॉर्म के ऊपर हुए हैं। इसके साथ में 1 अप्रैल 2021 को हम लोगों ने हमारा पहला प्रोग्राम लॉन्च किया था, इंडस्ट्रियल अवेयरनेस प्रोग्राम। और ये इंडस्ट्रियल अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए हमारे चीफ गेस्ट थे, चेयरपर्सन थे प्रदीप जी लोखंडे सर, जो आज के भी वक्ता है, आज के भी हमारे चीफ गेस्ट है। तो उन्होंने इस प्रोग्राम का इनॉग्रेशन किया था और उस प्रोग्राम में हम लोगों ने अभी तक 46 से ज्यादा सेशंस लिए हैं। ये 46 सेशन ओवर टोटली सेशंस इंडस्ट्री रिलेटेड सेशंस है। ये सेशंस में हम लोगों ने अलग अलग इंडस्ट्री से, अलग अलग प्रोफेशन से लोगों को इनवाइट किया। उन्होंने उनका एक्सपीरियंस, नॉलेज यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे आके हमारे साथ में शेयर किया है। सारे के सारे प्रोग्राम फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल है। सारे लोग यहाँ पे जाके ये प्रोग्राम्स देख सकते हैं। फिप कनेक्ट्स ऐसा अगर आप गूगल के ऊपर सर्च करते हो तो ये सारे प्रोग्राम्स आपको अवेलेबल होंगे। 15 अगस्त 2022 में हम लोगों ने इसका नेक्स्ट वर्जन इंडस्ट्री इनसाइट्स हम लोगों ने लॉन्च किया, ताकि हम लोग चाहते हैं कि खाली अवेयरनेस से काम नहीं बनता है, तो हर एक बिजनेस में जाके वो बिजनेस के प्रॉब्लम्स को सपोर्ट करने की जरूरत है। इसलिए बिजनेस में जो चैलेंजेस आते हैं वो चैलेंजेस के ऊपर हम लोगों ने काम करना चालू किया है। तो इंडस्ट्री इनसाइट में 3 सेशंस अभी तक हो चुके हैं। इसके साथ साथ में सोशल कॉन्ट्रीब्यूशंस भी होना जरूरी है, इसलिए यहाँ पे इन्वायरमेंटल, इसके साथ साथ में हेल्थ, सोशल लाइफ, एग्रीकल्चर, इस तरह के एरिया में हम लोग काम करना चाहते हैं। तो इसलिए हम लोगों ने नव ऊर्जा का भी हम लोगों ने इनॉग्रेशन किया है 15 अगस्त 2022 में। तो उसके भी 3 से ज्यादा प्रोग्राम्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर हो चुके हैं। इसके साथ साथ में हम लोग चाहते हैं कि कुछ सर्विसेज लोगों को मिले जो इस प्लेटफॉर्म से मिलना जरूरी है। जैसे कि गवर्नमेंट के अलग अलग स्कीम्स होती है, बहुत बार बिजनेस ओनर को उस स्कीम्स के बारे में ही पता नहीं होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट होगा या गवर्नमेंट होगा, स्टेट गवर्नमेंट होगा, वो उनके लेवल पे काफी अच्छी तरह से काम कर रहे हैं कि उनके फार्मर्स हो या इंडस्ट्रियल पीपल्स हो, उनको सपोर्ट करें। उनकी तरफ से वो काम कर ही रहे, लेकिन मुझे लगता है कि उनके साथ साथ में हम लोगों को भी काम करना जरूरी है। और सब लोग अगर एक साथ में आके लोगों को सपोर्टिंग सिस्टम के लिए काम करते हैं तो काफी अच्छा काम होगा। इसके साथ साथ में हम लोग चाहते हैं गवर्नमेंट के स्कीम के साथ साथ में फार्मर्स के लिए कुछ काम अच्छा बने। आज फार्मर्स के लिए, अगर फार्मर्स एग्रीकल्चर सेक्टर्स को हम लोग अगर देखेंगे तो वहां पे 2 सेक्टर, 2 डिविजन्स मेजरली काम करते हैं। एक होता है फॉरवर्डिंग लिंकेज और दूसरा होता है बैकवर्डिंग लिंकेज। बैकवर्डिंग लिंकेज में फार्मर्स तो काफी अच्छी तरह से काम करता है, काफी क्वालिटी का माल बनाता है, लेकिन उसको बेचने के लिए प्लेटफॉर्म उनके पास अवेलेबल नहीं है। तो हम लोग चाहते हैं कि फॉरवर्ड लिंकेज में काम करे, कि जो फार्मर्स उनका क्रॉप्स बनाते हैं तो उसको काफी अच्छी तरह से मार्केट्स अवेलेबल हो, वो डोमेस्टिक हो, इंटरनेशनल हो। इसके लिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर हम लोग बातें कर रहे हैं। अलग अलग एक्सपोर्टर को हम लोग एक प्लेटफॉर्म के ऊपर लेके आ रहे हैं। तो इसी तरह से ईच एंड एवरी सेक्टर्स के अलग अलग पीपल्स को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आके हम लोग उसी प्लेटफॉर्म को किस तरह से अच्छी तरह से एस्टेब्लिश कर सकते हैं। अलग अलग एग्जीबिशंस के ऊपर हम लोग काम करना चाहते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर काम करना चाहते हैं, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर काम करना चाहते हैं, ताकि नॉलेज शेयरिंग हो सके। आज अगर दुनिया के पास हम लोगों को भारत को 1 नंबर बनाना है तो उसके लिए एक ही चीज है, हम हमारा नॉलेज इंप्लीमेंट करें। और वो नॉलेज इंप्लीमेंटेशन करने के लिए फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज एंड प्रोफेशनल्स कटिबद्ध है। आगे जाके उसी के ऊपर हम लोग काम करना चाहते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, फिप का भवितव्य काफी अच्छा है। आप सब लोग हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, हमारे साथ में आ रहे हैं। आपने हम लोगों के ऊपर जो विश्वास रखा है, वो विश्वास के लिए मैं आप सब लोगों को धन्यवाद करना चाहता हूँ।
और इसी तरह से आप FIP के साथ एसोसिएट रहे, फेडरेशन के साथ एसोसिएट रहे। फेडरेशन के साथ साथ इंडिया के अलग अलग NGO कनेक्ट हो रही है। इसके साथ साथ में प्रोफेशनल लोग जुड़ रहे हैं, इंडस्ट्रियल पीपल जुड़ रहे हैं, फार्मर जुड़ रहे हैं, एग्रीकल्चर के जो इनपुट्स और आउटपुट्स के जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो जुड़ रहे हैं। तो साथ में मिलके हम लोग इंडियन इकोनॉमीज को कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं और एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन हम लोग देश बनाने के काम में आएगा, ये मैं चाहता हूं। सो धन्यवाद कि आप सब लोगों ने मेरी बातें सुनी और इस बातों से मुझे लगता है कि आप लोगों को पता चला रहेगा कि फेडरेशन किस तरह से काम कर रहे हैं और आगे भी आप FIP के साथ में एसोसिएट रहेंगे। पोपटराव मोहिते सर प्लीज। थैंक यू नवनाथ जी, बहुत बढ़िया आपने FIP के जर्नी के बारे में, आपके विजन के बारे में बताया। और ये हमें दर्शाता है कि जिसके साथ विजन होता है, यानी दृष्टि के साथ ही आगे बढ़ने की जो योजना होती है, वो हमेशा कामयाब होती है। मैं आपका शुक्रगुजार हूं। और आगे दोस्तों हम जिसको सुनने के लिए सच में बहुत सारे लोग आए हैं, हमारे प्रदीप जी लोखंडी जी, उनके बारे में हम बताना चाहते हैं। ये इस तरह के एक अलग इंसान हैं जो इंसान ने सही मायनों में खुद चल के, खुद लोगों को मिल के 7,600 से ज्यादा विलेजेस को उन्होंने पर्सनल विजिट किया। So I'm very proud to, speak about his small historical journey, where he started, visited with 7,600 villages in India. He gifted 28,300 used computers to 18,400 rural schools with non-residents villagers, that is NRV support. Till date, he installed 5,170 Gyan Key libraries, hungers in 7 states, benefited 1 million rural students. Till date, received more than 850,000 postcards from villages. About him, a specialty, Pune 13, you just put the number and the letter will go to Pradeep Sarji. Village Wiki rating, useful information about 85,000 feeder villages. B-Hub, concept of 58 plus crore rural population. U-Mobile for rural development. He is today's Hyderabad speaker. Swayam Jalgaon, that is what he's basically. I am dangerous optimist in Marathi. That is what he always did. He's on the Joe Stock also. And, he worked with 67 Indian multinational brands. So he's the person who's having a dream. That's a big dream, that what he's basically would like to do, yet his mission yet to complete. Still his last page, I know that he's going to work with a great into and wanted to bring rural India to contribute to its development. So last 22 years, he in this social activist and working for entire our country. The journey of some relatively the 49,000 villages, which he had done, as rightly we pointed out in that line of understanding. So we are very proud, and he is here today with us. Especially, I'm able to just put very, very important area where non-residents villager area, with the help of NRVs, till date, he has installed Gyan Key libraries in Maharashtra, 3,910, Karnataka, 67, Telangana, 76, Andhra Pradesh, 49, Madhya Pradesh, 21, Tamil Nadu, 1, Jharkhand 1, and Rajasthan 128. See, this is the passion, friend. And the passionate person is in front of us. He is the passionate, so we definitely energize and going to learn many more things from him. His request is that he's going to talk with a very, very appropriate way in a few minutes, but he would like to interact with everyone. My humble request to everyone, I request you, please talk, please ask question to him and energize yourself. Be enthusiastic to take him as a role model for future and to support his thought process in days to come. I'm very happy, sir, to welcome on behalf of our platform, as you did our first inauguration of Industry Insight, that way the industrial platform. Today, sir, we have an opportunity. We are talking about Atmanirbhar Bharat. But your topic is today, sir, Rural India, New India. That is what the vision you have put.
सर, ओवर टू यू। मैं सर आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने हमारा न्योता को स्वीकार किया और आप आज यहाँ हैं। सर, मैं आपको विनती करता हूं कि आपकी जो भी मीठे शब्द है, जो भी हमको जो आपका ज्ञान देना चाहते हैं सर, इसके लिए हम बेताब है सर। ओवर टू यू। अनम्यूट सर, अनम्यूट सर, अनम्यूट, अनम्यूट करा सर, अनम्यूट नहीं। यस, अनम्यूट करा सर। हाँ, यस, थैंक यू। Thank you. Thank you, friends. Thank you, doctor. Thank you, everybody. Thank you, FIP. As doctor mentioned, I'll be very happy to answer rather than giving you a lecture or giving you a GAN. But just as he has asked me to do that, and I have to listen to him because he's the man. Yes, rural is very big, but let me tell you one thing very, very clearly. It is not 72%. In few state, it is just 55%. In few state, it is just 45%. So urbanization is happening. Urbanization is happening in a very big way. Please accept the fact. The glorification of urbanization is there. It will take time कि वो कैसे समझाए उनको कि गांव छोड़ के आप शहर में आते हो और शहर में किस तरह से रहते हो. Will not go into that. But as he has mentioned very correctly, I'm going to tell you 4-5 sentences or 10-12 sentences only, and then we'll make it interactive. But rural India is changing. Please come out of that negativity. There are a lot of issues. I know that there are 128 crore population means 128 crore issues. Should we discuss 128 crore issues, or should we discuss what is good happening in this country? So there are a lot of good things are happening in this country. And from the rural perspective, first rural perspective of urban India is a problem. We think that I pay the tax in urban India and the money goes to rural India. They say, आपका तो अच्छा है यार, आपको तो आपके होर्डिंग में भी रात को 12 बजे लाइट चलती है और मेरे यहाँ लोड शेडिंग होती है. हम दोनों अपनी अपनी जगह सही है. विल नॉट गो इनटू दैट. सो थोड़ा सा हमको परसेप्शन बदलना पड़ेगा. बेसिकली वी आर एग्रेरियन कंट्री, दैट इज वन. एंड सेकेंड इज we are not a developed country, we are a developing country, but our mindset in urban India is developed. That is a big problem. So my humble request to all of us is कि इसको हम थोड़ा सा positive mind से देखें, और unless and until we will not take them along, India will be not changed India. As you all know that we have 6,37,000 villages, only 6,000 towns, and only 700 districts. Just see the difference. Just 700 districts, only 6,000 towns, but 6,37,000 villages. So हमको उनको साथ में लेकर जाना पड़ेगा. The concept we are working, which doctor mentioned, is no need to go to all the villages of the country. Go to the villages having population about 2,000 and where weekly bazaar takes place. And if you are strong in these villages, you are strong in most of the villages, because people from adjoining villages come to these villages to buy their necessities. So they are just 13% villages of the total villages, means around lakh odd. Out of that 1,15,000 villages, 25,000 villages are around metros. So we call them as a fringe villages. They are comparatively prosperous or more prosperous than the urban India because the land price. Will not again go into that. Everybody knows this. So we are talking about just 85,000 villages. And if you are strong, by product, by service, by concept, by communication, or whatever you have, you are strong in most of these 6 lakh villages is a concept. And then we have started collecting data, and we work with the professional companies. We are not an NGO. I am a social entrepreneur connecting 2 dots, basically a facilitator and a catalyst. Major 5-6 changes is, one is education. As you all know, we are the largest elementary education system in the world. Communication, second huge change. More than 5 lakh installation of a DTH every month in this country. Means these 5 lakh households are connected to the world. वो परसेप्शन से हमको बाहर आना पड़ेगा. वो पढ़ता है क्या, वो समझता है क्या, उसको मालूम है क्या, शायद आपसे पहले मालूम है. He is spending more time on this mobile, probably more than you. Anyway,
Third is MSP, controversial, but let me tell you again and again, previously farmer is to invest only in land and gold, today is investing on everything. So a huge opportunity. Fifth is a government spending. Again, गवर्नमेंट स्पेंडिंग की बात आती है कि सबको ऐसे मुंह हो जाता है, मुझे पता है क्यों, मुझे पता नहीं है। अगर सब लोग करप्ट होते थे तो हमारा रिपब्लिक अब बनाना होता था, नहीं हुआ है। देयर आर 20% बैड पीपल, देयर आर लॉट ऑफ 80% गुड पीपल डूइंग अपनी अपनी जगह अच्छा काम। सो देखो आप उसको कैसे देखते हो मुझे पता नहीं है, बट मेरी रिक्वेस्ट, हम्बल रिक्वेस्ट सबको होती है कि उसको पॉजिटिवली देखो। Out of that 6,37,000 villages, there are just 25,000 villages which are not electrified. So should we discuss that, or should we say that there are more than 6 lakh odd villages in this country which are electrified? There are 19% villages in this country जहां all season road नहीं है। वो कहना चाहिए कि 80% villages इस देश में है जहां all season road है। Again, I am not talking about roads like America. That's why I have told you it is not a developed country, it is a developing country. Panchayat Raj is doing wonderful work in this country because जो आपका subject है, the female, there are 8.5 lakh women council members in this country, and by rotation she becomes a sarpanch of a village. और अगर आप में से किसी ने 10-15 साल पहले ग्राम पंचायत देखा होगा, it was a bloody dirty place, hopeless place. But humbly I am telling you again, you go to now any gram panchayat of this country, you will find it comparatively neat and clean because these 8.5 lakh women council members who understands sanitation and child care better than female. So these are huge changes which are happening in this country. Please capitalize on that. And the sixth and very important, जो आपको सबको पता है, मुझे बताने की जरूरी नहीं है, is a CSR. Last year, all the big companies have invested more than 35,000 crore rupees through CSR to do good activities in education, health, and livelihood. And when they are doing this activity, it is absolute professional. And I always say, last sentence, by 2032, practically every Indian is going to say that I am staying in a great country. Please ask me the question if you have any. सर, सही मायनों में आपने बताया और चंद शब्दों में जो भी आपने यहाँ बात रखी है, मुझे सबको विनती है कि दोस्तों आपके सवालों के साथ सर आगे बात करने वाले हैं। वो वसूल के बहुत पक्के हैं, जो भी बात करते हो दिमाग से नहीं दिल से करते हैं, और दिल से बात करने वाले सच्चाई की बात होती है। तो मैं सबको विनती करता हूँ, आई रिक्वेस्ट ईच एंड एवरीवन, ओपन अप योरसेल्फ, आस्क योर क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन रिलेवेंट टू व्हाटएवर यू फील दैट हाउ व्हाट वे इन दैट लाइन। पहला सवाल आया है सर प्रवीण खांडवेज जी से, व्हाट आर द कम्युनिकेशन चैलेंजेस यू फेस्ड इन विलेजेस? Not at all. When I have started this organization, I used to write postcard. Even today I write. लोग मुझे वो खेड़ेगा भी कहते हैं आज भी. I am using that tool to reach to India. Why I'll tell you. Because two things. One, electronic media has reached to more than 87% population of India, and that is more than sufficient to reach to. And the second is this tool, that is mobile and WhatsApp. Believe me, it has reached to practically every nook and corner of this country. And with the 5G, just imagine what will be the speed of it. So, not a big problem. But if you'll ask me from another perspective, like if I want to do the communication in Telangana, yes. If it is in Telangana, it is more appropriate than in English. If it is in Odisha, it will be more appropriate in Odisha rather than English or Hindi. So go by the local language, but obstacle, there are hardly obstacles. और एक अच्छी बात हुई है ना, मैं हिंदी में इंग्लिश लिखता हूँ, इंग्लिश में हिंदी लिखता हूँ, वो भी दिक्कत खत्म हो गई हमारे लिए यहाँ. और it is not me talking about it, everybody knows that. So 3 साल से 5 साल का बच्चे से लेके 85 तक के आदमी के साथ आप अच्छे से कम्युनिकेशन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. कि आपका ग्रामर क्या है, आपका स्पेलिंग क्या है, बात खत्म है. वो गलत सही है, वो दूसरा सब्जेक्ट है. बट अभी तो मेरा कम्युनिकेशन, मेरी भावना उनकी तरफ पहुंच रही है और उनकी भावना, उनका कहना आपकी तरफ पहुंच रहा है.
सर कम्युनिकेशन एक ही जरिया है कि जो भावनाओं को प्रदान करता है, जी और जब भावनाओं को एक दूसरे को समझने का प्रयास होती है, वो भाषा कौन सी भी हो, वहां दिल से बात होती है। सर आपने सही फरमाया। और सर कम्युनिकेशन जब जब भी आपने बताया कि जब रीजनल लैंग्वेज में होता है तो बढ़िया होता है। और मुझे विश्वास है कि हमारे जो प्रवीण जी ने सवाल पूछा है वो सोशल कम्युनिकेशन की बात करना चाहते हैं। सर ये सोशल कम्युनिकेशन जो जरिया है सर, ये किस तरह से बढ़ना चाहिए? व्यक्तिगत जरिया जो आपने बनाया है, और आपने बताया है कि देर इज वेरी हार्डली हर्डल, वेरी ट्रू सर, बिकॉज ऑफ डिवाइसेस, बिकॉज ऑफ quality communication, internet and everything. But sir, still there is a missing the sense of language of understanding villagers, sir. Why it is, sir, that way? That I think so. The communication is having that particular requirement in that. Over to you, sir. हाँ नहीं अभी क्या है ना नहीं what has happened, let me tell you, rural people is been royally cheated for last 65 years. True, and sir. we all are responsible for that. आप किसी की तरफ उंगली नहीं कर सकते हो कि वो पॉलिटिशियन ने किया, वो इंडस्ट्री ने किया, वो कुछ गलत लोगों ने किया। नो 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 नो, वी ऑल आर रिस्पांसिबल फॉर दैट। देन व्हाई ही शुड बिलीव यू? दैट इज अ प्रॉब्लम। सो आप अच्छा करने निकले हो, देयर आर पीपल हु आर डूइंग नॉनसेंस विद दिस कम्युनिकेशन। आई एम नॉट, दैट्स व्हाट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट देम। आई एम टेलिंग यू दैट यू कैन रीच if उसमें if you are consistent and if there is an ingredient in your communication, you are through. Take my word. But consistency is very important. हम क्या है, हम अर्बनाइट ऐसे समझते हैं, इतना नहीं समझते कि अभी 2 बार मैंने समझाया, नहीं समझा हमको आपको 2-4 बार 5 बार आप समझो, तभी हमें पता चला कि genuinely you are interested in me. Otherwise you are like one of them who comes, do some nonsense and go. And Right. along with that, then do the testimonial. Right, sir. Right, sir. Right. Then sky is the limit. Then sky is the limit, friends. Sky is the limit. और सर आपने जो बात कही है, और आपने जो ज्ञान की बात की है, लाइब्रेरी की बात की है सर, इसके बारे में सर हमारे जो सारे यहाँ के पार्टिसिपेंट है, थोड़ा उनको एनलाइट करेंगे ना सर? अरे नहीं, मेरा ना, मैं क्या काम करता हूँ बहुत कम बताता हूँ, क्योंकि वो मालूम होना चाहिए। चलो ठीक है, बट ये 3-4 सेंटेंस में ही बताता हूँ। व्हाट वी आर डूइंग इज, नाउ एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट दैट कि कोई पढ़ता नहीं है। सो मैंने लाइफ में हमेशा ऐसे काम किया है कि भाई जो नहीं होता है ना, वही हमें करना है। सही है सर। हाँ, तो व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर ओपनिंग द लाइब्रेरी in secondary school of rural India. The objective of this activity is very simple. Increase the reading habit little bit. मैं कुछ बदलने नहीं निकला हूँ। Increase the reading habit little bit. ये पहला ऑब्जेक्टिव है। और दूसरा ऑब्जेक्टिव है, if you want to keep the regional languages alive, this is one of the finest tool. अभी जो यहाँ महाराष्ट्र है उनको पता चलेगा, अगर महाराष्ट्र में बटाट्याची चाळ नाम का अगर वो आदमी किताब आपके घर में होता है, तो वो गांव वाले के बच्चे के पास भी होना चाहिए, इसलिए हम उनको वो देना चाहते हैं। सो हमने क्या किया, वी हैव क्रिएटेड वन सेट, इट इज अ पब्लिक पार्टिसिपेशन प्रोग्राम, और बच्चों के दिमाग में आने वाला हर सब्जेक्ट का एक प्राइमरी बुक उसमें है। इट कैन बी ड्रामा, म्यूजिक, सेक्स, डिजास्टर मैनेजमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन, यू नेम एनीथिंग। उसमें अग्निपंख भी है और सुधा मूर्ति भी है, कल्पना चावला भी है और सुनीता विलियम्स भी है। And we are opening this in only secondary school of rural India. Every working day we are opening 3. We have reached to 1 million students, but that is not a success story. Success story of this activity is we have received more than 3,73,000 letters from students on a postcard, their analysis on the book. इस पिक्चर का ये हीरो है और इस पिक्चर का ये गाना है, नहीं, दे आर टॉकिंग अबाउट। और लड़कियों का पसंदीदा बुक रंगोली नहीं है, स्टिचिंग नहीं है, सुनीता विलियम्स है। इंडिया इज चेंजिंग, एक्सेप्ट द फैक्ट। और बच्चों का है, वो मराठी में मैं कहूंगा, वो आप इंग्लिश में करके बताइए डॉक्टर जी। उसका नाम है नापास मुलांची गोष्ट। ओके, गुड। क्योंकि उसके ऊपर
क्योंकि उसके ऊपर अमिताभ बच्चन का फोटो है, सचिन तेंदुलकर का फोटो है, अब्राहम लिंकन का फोटो है, बट ये थोड़ा गलत है ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि what they have done. agree, So agree. what I want to tell you that कि we are doing this activity and only in rural India with a public participation. एक अच्छा क्वेश्चन आया था मुझे अभी, उसका आंसर देना मैं पसंद करूंगा। बाजार डे के बारे में किसने लिखा था, जरा पढ़ लीजिएगा वो हाँ, मैं क्वेश्चन। पढ़ता हूँ सर। अब लेकिन मुझे थोड़ा और भी बात आपने जो अभी कह रही तो उसके भी बारे में बताना चाहता सर। किताबें इंसान को बदल देती है। बहुत बड़ा सब्जेक्ट है सर। हाँ, वही तो बता देता हूँ कि किताबें इंसान को ऐसी बदल देती है कि उसकी रूह जो होती है उसको तक वो पहुंचती है, क्योंकि विचार Yes. जब तक हम खुद नहीं पढ़ते तब तक आगे पढ़ने के लिए हम बेताब नहीं होते सर। इसलिए आपने जो भी ज्ञान की लाइब्रेरी की बात रखी है, सही मायने में बहुत बढ़िया है सर। थैंक यू सो मच सर, क्योंकि बिना बोले बातें बहुत कुछ होती है किताब में, कि किताब इंसान बोलता है, रूह बोलती है उसकी सर। यस तो इसलिए मैं सच में हैट्स ऑफ द व्हाटएवर द वर्क यू आर डूइंग सर, वंडरफुली। यस, यू आर डूइंग very selflessly, I know sir, because the way you are putting yourself as an icon to the every businessman of future for social entrepreneur. Yes sir, they should see you, they should follow you, and that is what even we all are lover of rural areas sir. We are concerned of rural areas sir. It's not for the sake of the program is taken sir today. We have taken it for the application. We have taken for the strategic thinking in days to come, that how we can build future women more stronger in the rural, future youth of the rural to be that way. I'm very happy to tell you, sir, I'm working for entrepreneurial development and Grama Pariyan, and I'm very happy to tell you more than 1 lakh entrepreneurs I have developed in the country. Thank you. And Great. this is an opportunity to FEEP. The FEEP is going to lead more and more. Our aim is that way, sir. So I'm coming to that question, sir, which you really like that. The question हमारे co-founder से आए हैं, आदरणीय उमेरला मैडम ने पूछा है, how weekly bazaar concept is working for from Ashok Bhutte से आया है, for anybody, it is from everybody. Nobody, everybody is here, right? Yeah. How weekly bazaar concept is working, sir. Over to you, sir. I'll answer. I'm really happy with this question, क्योंकि आज भी कोई बाजार डे का बात करता है, बहुत सारे अर्बन में रहते हुए क्या होता है, ये कब होता है, कैसे होता है, चलो बता ही देता हूँ। There are 47,000 villages in this country where weekly bazaar takes place. It is happening Maharashtra and above. There are very few which are happening in South India. It happens in the morning or in the afternoon. It happens majorly for 4 hours. And listen next sentence very carefully. The turnover of these 47,000 bazaar villages of the country is more than Walmart. Is more than Walmart. And you get everything there. It is a platform for gossip. It is a platform for sell the product. It is a platform for buy the product. It is a fantastic platform to launch the product. It is fantastic platform to relaunch the product. So this is one of the finest platform, all thanks to Britisher, for any corporate, any entrepreneur to launch if they want to go to a rural India. Fantastic platform. Sir, it is very clearly pointed out. Yeah, Navnath ji, I will come to you, don't worry. So branding, how to do branding, how to do marketing, how to do effective communication, how to convince our customer is a live example, is a bazaar, sir. Correct. That is what you pointed out. Very nice of you. I request our Navnath ji, just have your question to sir. Yeah, please. बाजार कॉन्सेप्ट के बारे में आपसे बात करें, फैंटास्टिक है, लेकिन इसमें मैं थोड़ा सा एक्सटेंशन लेके सवाल पूछना चाहता हूँ। मेरा आवाज सुनाई दे रहा है ना आपको? Yeah, you are audible. अभी ये जो वीकली बाजार जो कॉन्सेप्ट है ना, वो ग्राम से अभी अर्बन एरिया में आ रहा है। आप क्या बात कर रहा है? Yeah, I know. I every day talk about it. Please. हाँ, लेकिन अभी ये शहरी भाग में तो बाजार तो आ गया, लेकिन क्या सही मायने में जो ग्रामीण पीपल्स हैं उनको इस बाजार का बेनिफिट मिल रहा है? एक सही मायने में हमारा जो फार्मर्स है वो उसका बेनिफिट ले रहा है, या सही मायने में उसको इसका बेनिफिट लेना चाहिए, और लेना चाहिए
तो किस तरह से उसका प्लानिंग होना जरूरी है। अगर हमको ग्राम को समृद्ध करना है तो मुझे लगता है कि मेरे ग्राम के जो वासी है, ग्रामवासी है, उनको समृद्ध करना जरूरी है। तो आप अपने क्या वर्क देना चाहेंगे उसको? या नहीं, एडवाइस वगैरह कुछ नहीं देता हूँ मैं, वो इतना बहुत छोटा आदमी हूँ। आंसर टू योर क्वेश्चन इज, इट इज नॉट अ बाजार, बट इट इज अ बाजार प्लेस, but it is a शेतकरी बाजार. I have liked this word very much. It is not a bazaar place. It is a शेतकरी बाजार. ऐसे होता है. It has picked up in COVID in a very big way. In a very, very, very big way. क्योंकि you cannot go out, so the next door go where there is a शेतकरी बाजार and buy the product. Yes. देखो, as I've told you, I am a dangerously optimistic person. I never talk negative. Never talk negative. Yes, in few cases it is benefit to the farmer because we can take one example. If there are few people from Maharashtra, or if they are not from Maharashtra, they can Google. There is a one organization called in Nasik called Sahyadri Farm. Just Google it, and they were selling in COVID all the vegetables, fruits, grains, grapes, everything in Mumbai. And they have done such a wonderful work कि आप believe नहीं कर सकते हो. But it should be replicable and scalable. उसमें थोड़ी हमारी गड़बड़ है. और मेरे एक humble request है सब middle class of urban India को. हमारा problem क्या है मैं बताता हूँ. हम अगर प्याज 10 रुपए से 20 रुपए होते हैं तो हम हंगामा करना चालू कर देते हैं. हम गवर्नमेंट गिरा देते हैं. I don't understand. आपको सबको पता ही होगा, any individual of this country eats just 17 kg to 20 kg onion in a year. और अगर वो 10 रुपए से 17 रुपए होता है तो अब हंगामा करते हैं. तो मेरी रिक्वेस्ट इन ऑन ऑल प्लेटफॉर्म आई डू दिस कि यार वो 2 पैसे अगर फार्मर को मिल रहे हैं तो आप क्यों हंगामा करते हो. वी गो टू अ वन नाइट आउट फॉर अ मूवी एंड डिनर. हाउ मच एनीवे, मैं ये नहीं चाहता हूं कि उसके ऊपर मेहरबानी करो. ही इज प्रोड्यूसिंग इट और हम वो बेच रहे हैं आपके लिए. तो हमको ये बैलेंस एक्ट करना पड़ेगा. इट इज गोइंग टू ग्रो. ये जो न्यू जनरेशन आ रहा है वो समझ में उनके थोड़े से दे आर ग्लोबल विलेजर्स, सो दे सी फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव. और उसको एक और आंसर हमने गवर्नमेंट को प्रपोज किया है. दो आई हैव नॉट वर्क विद द गवर्नमेंट एंड प्रोबेबली आई विल नॉट वर्क विद द गवर्नमेंट, बट हमने उनको एक हम्बल सजेशन दिया है कि इन 5th, 6th एंड 7th स्टैंडर्ड में बच्चों को एग्रीकल्चर सब्जेक्ट लेके आइएगा. देन विल स्टार्ट रिस्पेक्टिंग द फार्मर. हम आज का प्रॉब्लम हमारा जो टोटल यूनिवर्स का और टोटल सोसाइटी का जो है वो है कि वी डोंट रिस्पेक्ट फार्मर. अगर हम थोड़ा भी रिस्पेक्ट करेंगे तो ये सब चेंज हो जाएगा. सो विद द शेतकरी बाजार they will start coming to the market. Now mall is playing very important role. Reliance Fresh type organization are playing very important role. It is going to be organized slowly. It will go to town B also and town C also. So it is only a time now, and everything will be changed. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद सर. यस नवनाथ जी. आपने काफी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया सर शेतकरी बाजार की जरूरत क्या है और किस तरह से लोग उसको मार्केट में लेना चाहिए. या काफी अच्छी तरह से आपने एक्सप्लेन किया. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. मैं शेयर करना चाहूंगा सर कि शेतकरी बाजार का और एक एक्सटेंशन होना जरूरी है कि फार्मर के जो बच्चे हैं वो बच्चे लोगों ने नहीं होना जरूरी है. अगर वो उन्हीं के प्लेस में अगर एक जगह पे आते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं उसके ऊपर प्रक्रिया भी वही करते हैं. करेक्ट. इसका वैल्यू एडिशन काफी ज्यादा बढ़ सकता है. जैसे कि आपने बताया अभी सह्याद्री फार्म का एक सक्सेस स्टोरी बताया, वैसे सर कृषि उन्नति प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड अपना पुणे का ही कंपनी. यस यस. उन्होंने भी पेंडेमिक एरिया में कोकम का जो अंबा है, मैंगो है, वो पुणे और मुंबई में काफी अच्छी तरह से उसका डिलीवरी दिया, लोगों को सर्विस किया, फार्मर को सपोर्ट किया. करेक्ट. लेकिन ये काम फार्मर के बच्चों ही आगे आके कर रहे हैं और वो करना भी चाहिए. जब तक इस तरह से लोग आगे नहीं बढ़ेंगे ना तब तक इसके मूवमेंट के ऊपर हम लोग देखते ही रहेंगे. लेकिन अभी आज के जो नए लोग आ रहे हैं, नए बच्चे
सीख रहे हैं, एग्रीकल्चर ग्रेजुएट हो रहे हैं, वो लोग इसके ऊपर आगे बढ़ रहे हैं। Correct. तो एंटरप्रेन्योरशिप जो है, जो व्यावसायिकता है, वो व्यावसायिकता बढ़ने चाहिए। जो एग्रीकल्चर, ये भी एक व्यवसाय है, ये भी Yeah, एक it is a business. It is a business. उसको बिजनेस की तरह अगर हम लोग टैकल करेंगे, उसको आगे जाके बढ़ेंगे, तो डेफिनेटली ग्राम का विकास होने वाला है। Yes. और मुझे लगता है कि ग्राम जब तक स्वयं पूर्ण नहीं होता है, तब तक हम लोग, हमारी आत्मनिर्भर भारत की जो डेफिनेशन है ना, वो पूरी नहीं हो सकती। We are heading towards that. It's now time is the only ये, क्योंकि काफी सक्सेस स्टोरीज अक्रॉस द कंट्रीज हो रही है, जैसे कि सैदरी फार्म जैसे है. सेकेंड, एज आई हैव टोल्ड यू कि लॉट ऑफ एजुकेटेड youth are coming into the farming and they are taking this challenge as a business. Third, government is investing huge amount of money on infrastructure, which is very much required. We have to have a good godowns. We have to have a good refrigerated godowns. We have to have a good refrigerated vans. So these are the requirement. Now roads are comparatively good. So you can leave from one place to another place. So ये हो रहा है, वो अलग सडन नहीं होगा, but slowly, definitely, ये it is happening in a big way. Exactly right. सर, आपने जो बात कही और जो दोहराई यहाँ, उसके थोड़ी सी बात मैं ऐड करना चाहता हूँ. Bamboo is one of the crop now. It is not a jungle any now crop Anymore, yeah. Yeah. So one of my mentee, Mr. Nilesh Misal, who has, sir, invented bamboo into bicycle manufacturing, sir. And he is working on patent and everything. And he has developed, sir, cycle from 18,000 to 1,20,000. He is in Pune. He is a Punekar in Hadavsar, sir. So I am guiding him. But he is not able to convert into the business model. Now here, sir, the FIP is going to play the role altogether with every entrepreneur. If you are unable to put your product from business perspective, we are there, sir. So this is the thought, sir. So definitely, sir, those who are going to come for the rural empowering, rural development, at this FIP is going to make that role to guide them, mold them, and make them more sustainable. And again, it is going to increase in GDP. It is increase in that line of happy index. We are talking of happy index, but I'm sorry to tell you, sir, rightly you as pointed out, we are thinking in a different manner as a happy index. Happy index is not that what people sitting in ivory tower and taking the call of that. So we have to give a call, and that is what you are called, sir. Educating people, awareing people, making sensible people to lead further with the true Atmanirbhar Bharat. That only possible. And so the same way, sir, under the leadership of our honorable founder member Navnath ji, and we all directors, sir, we are taking that initiative. And with the lady, Sucheta, she is from Hyderabad. She I is know, I've heard of. Oh yes, sir. She is a very dynamic lady who has, contributed more than 200 women till date, and she is the first mentor winner award in internationally, sir. So I'm very proud to tell you that this is the team. This is what going to make a change in days to come, sir. So what you would like to tell us, sir, what we people should think and act according to the future need. That is what our question to you, sir, because we are, unable to find out some time, gaps of that way. So what gaps where we people should look into that area, sir, so we can empower our Gramaparian and village people, sir. Yes, sir. No, first of all, we have to decide on a geography. Are we going to go pan India, or we are first going to concentrate only in one or two states, or in that state few districts? That is one. Geography is then the demography. Then comes the entrepreneurs. देखो हमारे देश में आपको मैं बताना चाहूंगा, मेरे हम्बली ये थोड़ा मार्केटिंग पीच है, पर हमारे देश में ना हमको सक्सेस स्टोरी को थोड़ा ब्लो अप करना पड़ता है, आपको भी करना पड़ेगा, क्योंकि ना देन द नंबर विल अट्रैक्ट. अदरवाइज क्या होता है, कोई आता है भाषणबाजी करता है चला जाता है, कोई आता है थोड़ा सा हैंड होल्ड करता है चला जाता है.
So हमें क्या करना पड़ेगा, ये I am not giving you advice, this is my experience I am sharing with you. Very true, sir. हमें Very true. हाँ, ये हमें by region, by state, because geography में हमारे यहाँ the person who thinks in Gorakhpur is entirely different than a Telangana. The person in within the Maharashtra thinks in Vidarbha is entirely different than the Konkan. तो वो हमें ध्यान में रखना पड़ेगा. And second, as I've told you, कि identify the entrepreneurs by age, by gender, and glorify them. Take them to the number, or tell them that look, if he can do it, then he thinks or she thinks that I can do it. Because then it comes from the horse's mouth. Instead of Lokhande talking about it or Dr. Moite talking about it, it is because he or she sees himself in her or him is Correct. very important to us. Correct. Our job is to channelize, Right. give them the connect, connect two dots, which we are doing every day. I know that, connecting two dots. Correct. But this is very, very important to them. And then we think that only taking him to a government is not going to play a role. This again, my personal opinion. We Indians are very, very poor on marketing. Right. Means we don't understand word marketing. This is what I think always. Very true. We have a fantastic product, we have a fantastic communication, we have a fantastic concept, but वो नहीं मैं तो करता हूँ, but वो लोग अरे फिर कैसा होगा बॉस, नहीं चलता है ना. So very importantly, आपको अगर मार्केटिंग में उसका हैंड होल्ड आप करते हो, marketing doesn't mean sell the product. I think people always get confused. बोलता है मैं का माझं काय सेल्समनचं काम आहे का? अरे नो बॉस, नो, आई एम टॉकिंग अबाउट मार्केटिंग. मार्केटिंग म्हणजे में ऐसे भी हो सकता है कि एक छोटी सी उसकी टैगलाइन भी उसको करोड़ों का बिजनेस दे सकती है. Correct. एक छोटे सा चेंज ऑफ हिज पैकेजिंग कैन गिव हिम अ गुड बिजनेस. One good pricing of that product can give him. So this is marketing. Marketing is not go and every time sell a product. Yes, selling is very, very important. I know that. But ये काम होना बहुत जरूरी है इस देश में. जैसे कि there is a farmer who has a byproduct but he cannot sell. So can we play a role there? And again, you cannot take everybody. You have to take the few cases, handhold them, make us, and you can do it proactively. Exactly. We have to do it proactively. Right. And then see the difference. See the difference. Why startups are going increasing in this country. Right. But it shouldn't be a bubble also. हाँ, स्टार्टअप का true. मुझे कभी-कभी डर भी लगता है. डर भी लगता है. सही है आपका. जो .com का हुआ वो नहीं होना चाहिए स्टार्टअप का. Correct. Correct. But don't talk negative. तो ये जो मार्केटिंग शब्द है ये ही मेरे आपको सबको, एंड अगेन ऑन दिस आल्सो मैं हर को वही कहता हूँ कि भाई ये शब्द को हम पकड़ के चलना चाहिए. वॉट एवर वी हैव, तो वो काम अगर आप करते, बिकॉज यू ऑल हैव अ ह्यूज एक्सपीरियंस, उसको जाके उसका हैंड होल्ड कीजिएगा. बट एक ही छोटा सा नेगेटिव सेंस, यू कैन टेक अ हॉर्स टू वाटर, यू कैन नॉट मेक हिम ड्रिंक. That is everywhere, sir. That is everywhere, sir. Not in one business. नो, सो माय हम्बल रिक्वेस्ट टू, उसको ये पहले दिन ही बताना चाहिए, हाँ. लास्ट दिन पे नहीं. Correct, sir. पहले दिन. सही है. That bitter pill, nobody gives bitter pill. Nobody. Give him a bitter pill on day one. Boss, ये ऐसे होगा. It is not a red carpet. Right. It is not goody. Correct. कष्ट करना पड़ता है, otherwise everybody will do it. आप everybody नहीं हो. तो this is my humble request to you all. So nice of you, sir. Definitely, sir. हमको दूसरा सवाल आया है सर यहाँ. Rural youth does not get proper guidance, so many of youth becomes jobless and workless and sitting only in gav katta and gossiping. I hope you will be the right person to tell the fact of that. Over to you, sir. और एक यूनिवर्सिटी हुई है ना, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी. Yes. Everybody is post graduated on that. Not you and me, doctor. Yes, Not you and me are post graduated on that. Correct. But the entire rural India is post graduated on that. Everybody is a chartered accountant. Everybody is a doctor. Everybody is an architect. Everybody is a Rahul Gandhi. Everybody is a Modi. Everybody is a Tendulkar. Everybody is Amitabh Bachchan. Everybody is Lata Mangeshkar. अरे क्या करूं मैं?
परेशान हो गया हूँ. Yeah, this is what it is. But let me tell you what has happened. Actually, we have to go into little history. Correct. Basically, our educational system is for clerk, creating clerk. Yes. And that is what has happened in this country. So everybody wants, जिन्होंने भी question पूछा है कि everybody wants a white collar job, and there is no white collar job in this country. Again, who is going to give this bitter pill to this youth? Politician देने वाले हैं क्या? नहीं. Intellectuals देते हैं क्या? शायद नहीं. शायद नहीं. फादर मदर देते हैं क्या? नहीं. मेरा बेटा 35 साल का बेटा घोड़ा हो गया तो भी मेरा बेटा करते रहोगे तो प्रॉब्लम होने वाला है हमारा. So ये बेसिक प्रॉब्लम इज ऑफ एजुकेशन. सेकेंड, एज आई टोल्ड यू, एंड उसकी वजह से ये इकोसिस्टम बनी है. व्हाट इज इकोसिस्टम? कि आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं प्यून की या कहीं ना कहीं सोसाइटी में मुझे एक क्लर्क का जॉब मिल जाएगा. सही है सर, आपने सही कहा. So anyway, this is darker side, but again in this now, even in rural, there are a lot of youth doing wonderful work. They have realized now a lot of youth are investing money, time in infrastructural activity, क्योंकि हमारे देश में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट उसमें होने वाला है. हम सब ने उनको गाइड करना चाहिए. Government is going to spend in next 5 years around 50 lakh crore rupees only in infrastructure. So how best we can take this youth to this? You know that today tractor is being used only 45% for agriculture and 55% for infrastructural activity. It is happening in this country. हमको बताना पड़ेगा बच्चों को, और उसको ये बताना पड़ेगा अगर ये नहीं कर सकते, दिस इज अ रॉन्ग सेंटेंस, ये नहीं कर सकते तो जाके नरेगा पे काम करो. करेक्ट, यू आर राइट. हाँ, वो व्हाइट कॉलर जॉब खत्म है और ये दूसरा एमपीएससी और यूपीएससी ने हमारी वाट लगवा दी. सही है. There are 50 lakh students who apply for that, and there are 600 jobs. Yes. Sir, this is why it is happening because rightly pointed out, they are not aware with what to learn. And rightly pointed out, intellectual people who are interested only urban and cities, they don't understand the value of the gram. And Mahatma Ji had that thought, so he always say that gram, and the gram vikas is the fundamental of every nation. That, but we Indians still have a lot of pains to understand that who is actually India. भारत और इंडिया ये दोनों तो बन गए सर देश में. इंडिया रहता है शहर में और भारत रहता है देहातों में सर. This is what even the today is in that line. Sir, few questions are there. That questions has come from different people, but some have raised their hand. I think so. Interaction will be better again, sir. Then we'll go to the question because I know that you love very open interaction. So I request Mr. C. Katrabat, sir, you have raised the hand. You have your question, please, sir. Thank you, sir. First of all, I really appreciate the commendable knowledge and thought process what you have got. I really appreciate, sir. So what vision you have got and all. Coming to my question, I think there are two questions in front of me in the chat box. I clubbed those with this. Already one you have answered. Urmila ji has asked about youth in the rural area. But I find similar problem with the farmers also, actually. The farmers in rural area, the mindset is such a rigid that still they are not okay. अभी भी उनको अपना जो पुराना thought process है उससे बाहर निकलने का बड़ा दिक्कत हो रहा है. काम करने, एक तो लेबर का तो आप छोड़ ही दीजिए. एक्चुअली जो फार्मर है तो डेवलप्ड फार्मिंग करना है, टेक्निकल फार्मिंग करना है या कुछ अलग क्रॉप करना है, इसमें अभी भी उनका माइंड सेट चेंज हुआ नहीं है. उसके साथ साथ अभी अपना चैट बॉक्स में जो क्वेश्चन है विकास जी पूछ रहे हैं कि सर व्हाट इज योर थॉट ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग, हाउ कैन वी ग्रो विद द हेल्प ऑफ स्मॉल फार्मर्स सो दैट वी कैन बिल्ड अ न्यू मार्केट. सो आई थिंक आई क्लब दिस क्वेश्चन विद माय क्वेश्चन सो दैट यू कैन आंसर इन वन स्ट्रोक. क्योंकि फार्मर का बहुत बड़ा दिक्कत ऐसा, एटलीस्ट I'm not aware because you have traveled through 76,000 villages, but in my area, in my taluka, so I find कि the mindset is very, very मतलब rigid. They are not able to come out from that. इसीलिए
अभी सिर्फ वो एनवायरनमेंट को, वेदर को गाली देते रहते हैं और लेबर को गाली देते रहते हैं। लेबर का बड़ा प्रॉब्लम तो है ही है, एज ये गॉसिपिंग हो, ये बच्चे काम नहीं करते हैं, लेबर जो डेली वेजर्स है वो काम नहीं करते हैं, और आते तो मतलब टाइमिंग से नहीं आते हैं। वो बहुत बड़े इश्यूज फार्मर के लिए है। बट हमेशा हम सालों साल उसी को ब्लेम करके नहीं चलेगा। But I'm like looking because I also have agricultural land. I want to develop, but there are so many difficulties. I just want your some enlightenment on this. Yes, I'll try and answer. अब देखिएगा, एक तो पहले हम लेते हैं कि फार्मर ऐसे क्यों कर रहे हैं। अब देखिएगा, आप टेक अ सिचुएशन ऑफ दिस कंट्री and the few sentences are generalized. Hello. Sir, Yeah, go yes. ahead. Go ahead, sir. I am The voice is audible, audible. Yeah, absolutely I am audible. audible ना? या अब देखिएगा हो क्या रहा है इस देश में, आपको बताता हूँ। हमारे देश में एक जो फार्मर है वो अपने बेटे के हाथ में बैटन जब वो बेटा 50 साल का होता है तब देता है, बिकॉज तब तक वो जो उसका पिताजी है वो 70 ईयर का है। लिसन वेरी केयरफुली, दिस इज अ बिग प्रॉब्लम इन दिस कंट्री। नाउ 50 साल का जो फार्मर होता है वो कोई रिस्क नहीं लेगा लाइफ में, वो कोई नई सोच नहीं ला सकता है, बिकॉज ही हैज ऑलरेडी लॉस्ट एवरीथिंग, फ्रैंकली स्पीकिंग। दैट इज सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल ये है हमारे देश में। दूसरा जो आपने कहा कि हमको अभी थोड़ा थोड़ा ऑटोमेशन करना पड़ेगा, और अगर हमको 50 साल से 75 ईयर्स होंगे अभी हमको, तभी हम कहेंगे कि हमारे यहाँ बारिश नहीं होती, हमारे यहाँ कभी भी बारिश होती है, तो देन वी हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन टू दैट। नहीं तो यू आर ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन द गवर्नमेंट। देन एक किसी ने बीच में क्वेश्चन पूछा था, वो हमें देखना पड़ेगा, वो ये है क्रॉप पैटर्न्स हमें चेंज करने पड़ेंगे। Yes. And how best we can take 2 to 3 crops in a year and not only depend on one crop in a year. और ये बहुत जगह हो रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत जगह हो रहा है ना। देखो, एक जो कि हम जस्ट 20-25 years बैक ड्रमस्टिक फुकट में ही आपको मिलता था। नाउ यू हैव टू पे फॉर दैट and it is in so much demand across the world कि आप बिलीव नहीं करते हो। तो हमको थोड़ा, you have to keep your ears and eyes open and what is happening in the world, ये देखना पड़ेगा। So the baton is the first. Second, automation I have told. Third, we have to go by this. And let me tell you, the now land holding in this country is just 2.5 acres. What you can do in 2.5 acres? How you can buy a tractor? So हमें अभी either we have to go to contract farming or a corporate farming. ये बहुत लोगों को मेरे सेंटेंस पसंद नहीं आते हैं, but ये it is going to come anyways, it is going to come in this country. Otherwise हमको वो ब्रेक इवन आना बहुत ही मुश्किल होने वाला है 2.5 एकर्स में। ये ऑर्गेनिक फार्मिंग का किसी इसके साथ आपने शायद जोड़ा था। ऑर्गेनिक फार्मिंग का हमारे देश में अगेन देयर इज अ प्रॉब्लम। नाउ there is not a single organization in this country who will certify that this is organic. Then how you can sell this to the world? How you can sell this to the world? देखो, अगर आज मेरी यहाँ लैंड है 2 एकड़ और मेरे बाजू में डॉक्टर मोहिती जी की लैंड है। डॉक्टर मोहिती जी बहुत कष्ट के साथ ऑर्गेनिक करते हैं, बट लोखंडे एक चैप्टर है वो सब पेस्टिसाइड डालता है। तो आपको पता है क्या, मोहिती साहब की भी लैंड वो ऑर्गेनिक करने के बावजूद भी वो पेस्टिसाइड वहां जाता है, बिकॉज इट पर्कुलेट टू द through water and all. Yes. यस, ये हमारी अनदर इश्यू है ऑर्गेनिक के लिए। बट लॉट ऑफ यूथ आर नाउ वर्किंग ऑन ऑर्गेनिक, और ऑर्गेनिक का एक्चुअली बेनिफिट चालू होता है मिनिमम 3 years to 5 years के बाद, और तब तक आपको सस्टेन करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट भी होता है, और फिर कभी कभी आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो और इन बिटवीन छोड़ देते हो, जो कि हम न्यूज पढ़ते हैं, हमने टमाटो फेंक दिए, हमने मिल्क रास्ते पे ये किया वो क्या। दैट इज अ ह्यूज फ्रस्ट्रेशन, आई कैन अंडरस्टैंड दैट।
तो द आंसर है अगेन कि हमको डिमांड सप्लाई का थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा. अगर मैं ऑर्गेनिक करते हैं तो देयर आर अराउंड 1000 एकड़ है और उसमें ऑर्गेनिक हो रहा है, so then I can understand. But if you are talking about 1 acre and 2 acre, I think somebody will buy someday, but there will be no consistency in it. That's what I think. Well, people say that you get 600% more, 700% more cost वगैरह. वो ना वो जैसे कहते हैं ना हम कि एक दिन एक किसी चीज का भाव बढ़ता है वैसे है. हाँ, 150% 200% तक I मानता हूँ. But the good part जैसे मैं कह रहा हूँ कि even the big companies are now helping farmers to do the organic, and the corporate should come up and do the 100% buyback of this. Then sky is the limit. वेरी फंटास्टिक सर, वेरी फंटास्टिक. कात्राबा साहब, मुझे विश्वास है कि आपको ये सही मायने में जवाब मिला है सर. So nice. Thank you. Sir. Thank you. So nice. Sir. So nice. Sir. Professor, just I'll read some few more questions in the chat box. Yes, sir. Please read the question, sir. Please read. If you allow me. Yeah, please, sir. Please. Mr. Sri Hari is asking, is there any ready-made presentation on benefits available for individual or corporate farming from central government? If available, okay, please mail me. मैंने कहा ना कि मैं गवर्नमेंट के साथ बिल्कुल काम नहीं करता. Sorry. But you can go to their different portal. There are a lot of good organization. You can note down. मैं कहता हूँ आप लिखो, मेरे को तो लिखना नहीं आता इधर. ISAP नाम की एक organization है, doing wonderful work. They are based out of Delhi. Okay. ISAP. Okay. Actually, it is not a question, it is a view. Mr. Ramakant has given some view. You can just enlighten if it is relevant. Diversification in crops is a must, of course. You already said that we have to go. But how about he is feeling aromatic and medicinal plants are in good demand? So, if we can become Atmanirbhar in aromatic oils, there is a scope for the same. Huge. Now fancy products and herbal products is a huge demand again, but वो scientifically करने पड़ेंगे because the buyer of this is a very professional ISAP. Atul, make it ISAP, not IF. ISAP. Yeah, thank you, Atul. Yes, sir, please. हाँ, तो Yes. वही मैंने कहा कि because all the consumers of this type of products are very professional. तो हमें ये देखना पड़ेगा कि मैं then again the consistency, the quality, the delivery सब आपको ध्यान में रखना पड़ेगा. Yes. True. Thank you, sir. I think Mr. Bhaskar has raised his hand. Bhaskar, आप आपका सवाल unmute करिए आपको अपने आप and आपका सवाल पूछिए. थैंक यू सो मच सर. लोखंडे सर, जिस तरह से आपने इंफॉर्मेशन पूरे शेयर कर दिए, आपका नॉलेज जितना डीपर है, हमारा इतना एज भी नहीं है अभी. लेकिन अरे मुझे बुरा मत करो यार. नो, आप बोलते हैं कि नॉलेज की कोई भी उम्र नहीं होती है, और जिस तरह से आपने काम किया है, यू डन amazing, commendable job. I am from the edtech industry, working from last 20 years in the same domain. So आपने सर बताया कि लाइब्रेरी आप स्टार्ट कर रहे हैं, जहाँ पे उनको सबसे ज्यादा बोलते ना, हर एक रूरल एरिया में हर एक के पास लाइब्रेरी से नॉलेज शेयरिंग होना चाहिए. So knowledge sharing, बोलते ना, education is playing a crucial role in for employability enhancement और कंट्री डेवलपमेंट. तो ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, और यू आर टेकिंग दिस एज अ प्रोजेक्ट जो एग्जीक्यूट आगे होने वाला है. ये क्वेश्चन नंबर 1 है. क्वेश्चन नंबर 2, यू सेड देयर आर 50 lakh crores infrastructure investment government of India is doing in a rural area. Is it a rural area or you are talking about the urban area? Both. Okay. So नॉलेज के ऊपर भी एक कनेक्टेड एक क्वेश्चन है कि जहाँ पे अभी लोगों का चैलेंज क्या आता है कि पीपल नॉट हैविंग दैट मच फैसिलिटी, एजुकेशन फैसिलिटी इन नियर बाय एरिया.
So students coming all the way from rural to urban area, and they are investing hefty amount on for any course. So do you think such kind of edtech platform is useful in a rural area where we can also deliver some sort of agriculture related courses? Last question का आंसर ब्रेक इवन नहीं होता है if you do it in rural India, because number is very important in any business, frankly speaking, and you are not doing charity. If it is a professional approach, then ROI is very important. So आपको वो ध्यान में रख के करना पड़ेगा. अच्छा, आप मैंने दूसरे का दिया, तीसरे का दिया. लाइब्रेरी का सर आपने पूछा. लाइब्रेरी तो we as I've told you, we are doing this for last 8 years. We have opened 5,260 libraries across country, majorly in Maharashtra. But as I've told you, the objective of that is increase the reading habit little bit. And if you want to keep the regional languages alive, it is one of the finest tools. क्योंकि उस appropriate age में, and the tagline of this activity, the name of this project is a Gyan Ki. Gyan is a Sanskrit word, Ki is a chabi, and tagline of this is a read, write and speak. आप पढ़ो, लिखो, बोलो. ऐसी उसकी tagline है. And every working day we are opening 3 libraries. And as I've told you, we have opened 5,260 libraries in 1,830 days. Already we have done that. So, and it is happening. Last 2 years, it was not happening because of COVID. Again, we have started last 3 months, and now it is going to grow 100%. Great. Thank you so much, sir. Pleasure. I think one more question. Are there any schemes you can suggest for food processing at rural level? Now, उसमें आपको there is an organization in Bangalore. अभी उसका नाम मैं भूल गया, but I know the director of that organization. I'll text to Mohiti ji, or you can have my number and text me, and definitely I'll text you to his number. And they support lot of cooperatives. They support lot of individuals. They support lot of government schemes to create a byproduct. So you have to connect them, because technically I'm not aware much about it. You share the number, sir. I will make them to happen that way. Yeah, please text me. Yeah, I'll share number with you. Yeah, we will do it. His name is Dr. Machale. Machale. He will guide you. He's a very nice person. Very nice person. Thank you, sir. Definitely. Yeah. Thank you, sir. One last question. We'll have to go for next session. कात्राबाद जी, आपके सवाल के बाद नवनाथ जी भी कुछ पूछना चाहते हैं, तो आपका सवाल होने के बाद वो भी पूछें. This is not a question, but this is a good intention. Mr. Kapil Dhumal is asking how one can participate in these libraries as a corporate company. This is his question. Oh, lovely. You can text me. अरे ये तो मैं इसलिए चाहिए text आपको. me your email ID and you will get the presentation. A lovely presentation. Correct. Just you share your number to our our keep member. We will connect to Pradeep sir. Don't worry, because Pradeep sir needs such type of people. Not one, a lot. In thousand, in lakhs, yeah. Yeah. Kapil ji, Because you all are NRVs. Correct. Kapil has. Yeah. मतलब मैं यहाँ पे जो कपिल धुमाल का जो क्वेश्चन है, are there any scheme you can suggest for the food processing of the rural level? इसका एक सही अगर जवाब चाहिए तो उसके लिए आपको सही अथॉरिटी के पास जाना जरूरी है. बहुत सारे स्कीम्स हैं. महाराष्ट्र गवर्नमेंट इसके लिए बहुत सारा प्रमोट करता है. सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट भी इसको प्रमोट करता है. महाराष्ट्र गवर्नमेंट में वर्ल्ड बैंक के साथ में एक प्रोजेक्ट बनाया हुआ है पोखरा करके, जो स्पेसिफिकली मराठवाड़ा विदर्भ के फार्मर्स के लिए है. करेक्ट. वेबसाइट पे जाते हो तो आपको बहुत सारे डिटेल्स वहाँ पे मिलेंगे. 65% सब्सिडी आर देयर. करेक्ट. सो पोखरा का स्कीम्स है. मुख्यमंत्री सहायता निधि के अंदर से भी कुछ स्कीम्स है. मेडिसिनल प्लांट एंड नेशनल एनएचएम हॉर्टिकल्चर बोर्ड, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड का भी कुछ स्कीम्स है. उससे भी आपको फूड प्रोसेसिंग के गवर्नमेंट सपोर्ट मिलेगा. इसके साथ साथ में एग्रीकल्चर के रेगुलर स्कीम्स भी है, जिसमें सबसे बढ़िया काम कर रहा है स्मार्ट प्रोजेक्ट. स्मार्ट प्रोजेक्ट जो है वो पूरे महाराष्ट्र के लिए एप्लीकेबल है. वहाँ पे भी आपको 50% से ज्यादा बेनिफिट आपको मिल सकता है जो गवर्नमेंट
इसके साथ साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट का भी जो अलग अलग स्कीम्स है, जो हमारे जो लोकल एरिया का, जो लोकल तहसील का जो तालुका कृषि अधिकारी होता है, आपको उसको अप्रोच करना। वहाँ पे आपको जितने भी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कीम्स आते हैं, वो स्कीम्स का नॉलेज वहाँ पे मिलेगा। उसका राइट अथॉरिटी भी वही है, उसको उसके पास ही एप्लीकेशन करना पड़ता है। इसके साथ साथ में डीबीडी करके पोर्टल आया हुआ है स्टेट गवर्नमेंट का। उस डीबीडी पोर्टल पे अगर जाते हो तो वहाँ पे भी आपको एप्लीकेशन कर सकते हो, इंडिविजुअल एप्लीकेशन कर सकते हो, बचत खाता एप्लीकेशन कर सकते हो, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी एप्लीकेशन कर सकते हो। तो ऐसा बहुत सारा एरिया है जिस एरिया से आप बेनिफिट ले सकते हो। दिस इज ऑल अबाउट द स्कीम। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक नवनाथ जी, बहुत बढ़िया। आपने जो जानकारी दी इसका फायदा उनको जरूर होगा। Yes, questions from friends, because this is, No. don't miss this opportunity. No, thank you. I request everyone, please have this opportunity, because sir is very open minded. He always talk from the bottom of the heart. आपने लोगों ने देखा है कि अभी तक जो ने बात की है वो सही मायनों में by heart talk है, कि वो दिल से बात करते हैं। Yes, if question is there, then we will proceed. Yes. Yeah, thank you sir. मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ सर। Thank you so much. No, pleasure is mine. Pleasure is mine. या और हमने ये हिंदी में बात क्यों कही, ये मैं बता देता हूँ सर। ये प्लेटफॉर्म हम नेशनल लेवल पे चलता है। True, true, Yes. true. और दूसरी चीज, अंग्रेजी में भी बात करते हैं हम, और आपने दोनों भाषा में दिया, इसलिए बहुत सारे हमारे श्रीहरि सर ये हमारे आंध्र प्रदेश से है सर। Correct. और उसके बाद में जेके सर भी हमारे हैं, वो भी आंध्र प्रदेश से है। और ये दोनों भी सर बिजनेसमैन है सर। ये श्रीहरि जी सीए है सर, और मैं सही दिल में, वो बहुत अच्छे तरह से वो 5000 से ज्यादा बिजनेसमैन को गाइड कर रहे हैं सर आंध्र प्रदेश में। Fantastic. So I'm very proud to tell that these are all professionals and connecting from our Indian various states especially. This is the FIPS speciality sir. So मैं अगर किसी का सवाल नहीं है तो मैं सर से आखिरी 2 शब्द बोलने के लिए कहूंगा कि सर, जो भी आपने यहाँ कहा है, आपको फिप तो हमेशा कभी भी सर, फिप को कभी भी बुलाओ सर, यानी बुलाने की जरूरत नहीं क्योंकि वो स्टैंडिंग इनविटेशन है आपका, लेकिन Yes. हम फिप की ओर से कहते हैं सर, जितना भी जो योगदान आपको चाहिए उतना करने का हम अवश्य प्रयास करेंगे, क्योंकि हम रूरल से जोड़ना है। लेकिन ये जो आपके जो मिशन है सर, वो मिशन फिप का भी मिशन होगा सर, और ये जब जुड़ जाते हैं तो टीम बन जाती है सर, कोलैबोरेटिव थॉट प्रोसेस होती है। True, true, true. कोलैबोरेटिव से हम आगे बढ़ने वाले हैं। Yes. So thank you very much sir. Pleasure, pleasure. Thank you, thank you, thank you all. Thank you all. Wonderful talk sir. Thank you so much for an opportunity. Thank you so much for an opportunity. Thank you very much sir. We'll see you many more times on the FIP sir. with a Yes, very- yes, yes. Thank you so Thank you much. very much sir. Take Thank you. care, take care, take Thank you, care. thank you. Bye bye. Friends, Bye. yes, thank you, sir. Now we will go to our second speaker. The second speaker is he who has worked from such a adverse condition. He developed himself from a challenging area. He is a hardcore teacher. ऐसे वो शिक्षक नहीं बने दोस्तों, उनके बनने के लिए उनका जो जर्नी है वो बहुत मिसाल हर एक के लिए होगी। ज्ञान का समावेश जिस भव्य मंदिर में होता है वह विद्यालय होते हैं दोस्तों, लेकिन वहां शिक्षा का ही आदान प्रदान होता है जहां हमारे प्रवीण जैसे सर होते हैं। आने वाली पीढ़ियों को शिक्षित करने की तमन्ना जिसके मन में होती है वही शिक्षक होते हैं, और वही से एक भव्य समाज का निर्माण होता है। दोस्तों, इस शब्दों के साथ मैं मेरे दोस्त प्रवीण खानवे जी का यहाँ स्वागत करता हूँ इस प्लेटफॉर्म पे। प्रवीण जी अमरावती से हैं और उनकी बी सिविल में और मैकेनिकल बेसिकली एमटेक है ये एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में, और ही इज अ डॉक्टरेट। सो फ्रेंड, he is not only for the sake of professor, he is a genuine human being who dedicated for the rural enhancement in Vidarbha. Friends, he is basically done his journalism, interior decoration, office automation, and IT. Whatever his specialty, he
is a hunger of knowledge. The person, till whenever he speaks with me, he always talk about the innovation. His core competencies are building, planning, drawing, and estimating valuation. He is also computerized 3D modeling and animation work he done. He is always believe in a learning management system designing, structural designing, and environmental designing. His core subjects are there, where he is also guiding a lot of articles, basically the students for building model in making this to that. Second thing, he is still working. He never see the time because he has a very less time. He is busy with developing his student. He's working on Sunday too. He is not bothered about the even family. He sacrificed a lot. Friend, he has published 24 international and national journals, his papers, and he has participated in more than 20 international and national conferences. Friends, he has been honored and awarded 40 times, received 5 special certification, and he is the master in rain water harvesting. Friend, जब जल है यानी पानी है तो जीवन है. जीवन हमारी एक महत्वपूर्ण जो चीज है वो पानी है, और पानी को बरकरार रखने के लिए हमारे साथ हमारा स्वयंपूर्ण ग्राम आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये जो हमारे दोस्त प्रवीण जी है, ये आज आपको और मुझे जो बात करने वाले हैं वो है रेन हार्वेस्ट वाटर हार्वेस्टिंग नीड फॉर बेटर टुमारो. बारिश तो होती है, बारिश तो होगी, चले जाएगी, लेकिन पानी कहाँ जाता है, वो जाने वाला पानी कहाँ हम स्टोर कर सकते हैं. इसका जो इनोवेशन उन्होंने किया है, इसके बारे में उनकी 3 किताबें आने वाली हैं दोस्तों. तो मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं प्रवीण जी आपका. इस प्लेटफॉर्म पे आप जुड़े हैं और फीप की तरफ से मैं आपका स्वागत करता हूं. हमारी कोर टीम, हमारे डायरेक्टर बॉडी, हम सारे जो लोग हैं, हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, आपको सुनने के लिए डेफिनेटली जैसे प्रदीप जी को बेताब थे वैसे आपसे भी जरूर है वो बेताब है कि आप सच मायनों में वाटर हार्वेस्टिंग किस तरह से किया जाने वाला है इसके बारे में आप गौर कीजिए. ओवर टू यू सर. मेरी आवाज आप सभी को सही ढंग से सुनाई दे रही है? जी सर. सर्वप्रथम मैं राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज और संत गाडगे बाबा के पावन स्मृति को अभिवादन करता हूँ. यहाँ पे उपस्थित FIIP के सभी मान्यवर और सभी उपस्थित यहाँ पर सभी मेरे जो श्रोतागण हैं उनको प्रोफेसर प्रवीण खांडवे की ओर से आपको सबको नमस्ते. आज मुझे यहाँ जो विषय पे मैं बात रखने जा रहा हूँ उसके लिए मैं प्रेजेंटेशन के जरिए आपसे कुछ बातें करूंगा. बट आज हमारा प्रोग्राम 4 बजे शुरू हो चुका है, अभी 6 बज रहे हैं, 2 घंटे हो चुके हैं. तो मैं आप सभी से थोड़ा सा जानना चाहूंगा कि कितना समय आप लोग सुन सकते हैं, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, उस हिसाब से मैं मेरी बात को रखूंगा यहाँ पर, क्योंकि काफी समय हो चुका है और टॉपिक हमारा ऐसा है कि आप सभी लोगों को शायद इंटरेस्ट कैसा है मुझे पता नहीं. तो मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे कितना टाइम बोलना है ये मुझे आपको पता चल गया तो आई विल वर्क विथ माय स्पीड एंड टॉपिक कंस्टेंट्स. Sir, it's 45 minutes for the session and 15 minutes for the question. ओके सर, मुझे मेरा स्क्रीन मुझे जो प्रेजेंटेशन शेयर करना है उसके लिए मुझे परमिशन नहीं है. आप मुझे यदि को होस्ट बनाएंगे तो मेरे लिए आसानी होगी कि आई विल कोर्स बना दे. नवनाथ जी कोर्स बनाएंगे. Yes, आप ऑलरेडी कोर्स है ना? देखो चेक कीजिए. होस्ट इज डिसेबल्ड, पार्टिसिपेंट स्क्रीन शेयरिंग इज अ मैसेज अपीयरिंग ऑन माय स्क्रीन. आई एम नॉट एबल टू शेयर द स्क्रीन. अभी हो गया, देखिए, ट्राई करिए अभी. Yes, this will stop. Yes, now it is okay. Yeah, over to you, sir, please. Can share it. Yes, sir. Yeah, it's visible. तो प्रेजेंटेशन अभी सभी को बराबर दिखाई दे रहा है?
तो हम लोग आज बात करेंगे, we will talk about the need for the better tomorrow and that is rain water harvesting. आप सभी को पता होगा, now we are talking about the various problems regarding the agriculture and then the crop production and then organic farming and then the development of rural India and all of these. Now the important parameter for all the in this, whatever the developing factors are there. So into all that, the one important thing that is contributing is about the agriculture production. And for the every agriculture production, though we have any sort of technology or any sort of crop or any rotation or any practice, organic farming or a cooperative farming and all this. So, but you must have a good environment where we can have a good crop production. And for with that also, we have to work with the necessity of the water available for the irrigation crop. So for all that, now there are many points are there where we have to understand. And with this topic, I always present that what is the necessity of this. So with my college, we are always taking efforts for making the awareness about the rainwater harvesting. Now also I know that whatever the participants are there, there may be some misconception in their mind about the rainwater harvesting, because the words seems to be very simple, and we only feel that there are three words: rain, water, and harvesting, and we feel that everything is known to us. And now this is the not the topic where I should go into the deep understanding. And when I am working from last two around now it is 18 years, from 2003 I am working in this area, and there are so many misconceptions about the concept of rainwater harvesting. And when I came to know this, then I have started working in this area, and I have started this rainwater harvesting awareness program. For the Amravati city, we have created Amravati Water Foundation, where in the city wise, we are doing very huge work in the city with the Amravati Municipal Corporation and with the one of our organization, that is Indian Society for Environment Friends. We are continuously running the rainwater harvesting awareness program wherever it is possible. Now with the various MNCs and with the friends like an organization like you, I am everywhere sharing the concept and making the aware about this. So when we talk about the development, so now this is known to everybody that there are some sustainable development goals given by the United Nations. And if you look towards this 17 goals given by the United Nations, so you can just see that the goal number 3, that is good health and well-being. Goal number 6, that is about the clean water and sanitation. Goal number 9, industry, innovation and infrastructure development. And goal number 11, that is about the sustainable cities and the communities. So if we have to achieve the sustainable goals, particularly about 3, 6, 9 and 11, the one important element we have to think about that, the availability of the water into that particular area. I am not talking about the only availability of water for the drinking purpose, but I am talking about the overall availability of the water. And to complete this or to satisfy these goals and so to satisfy other needs, we have to think about the quality and the quantity of water available. So as you know that the water is present in every aspect of our life, our body, or we can say our environment, or we can say any manufacturing activity. Everywhere you require water. You try everywhere to increase your productivity. So you always you see that your need will be a good, clean or fresh water for drinking purpose, or you can say for manufacturing or for industry. And with that, there are some problems when we talk about the development or the development activities. So now the adverse effect of that is climate change. There is a pollution, huge pollution in the different areas, and there are the physical alteration of the habitats which is available on the earth, and there is over exploitation of everything. And the most important thing happened in last 20 years, that is over exploitation of extraction of groundwater. And this is the very small problem. We are not thinking about that, and with a slow, like a speed, like a slow poison, this has created a huge problem in this. You can look into this, that in our
India is a great country where we are having so many human population. And if you talk about the water footprint per capita for the India, so यदि एक व्यक्ति को हमारे भारत में जीवित रहना है, so every day per person is requiring 3000 liter of water per day. You think about that. एक व्यक्ति को भारत में जिंदा रहने के लिए पर डे 3000 लीटर पानी लगता है. And you question mark that, is it this much amount of water is available in your city, though you may be from any metro city or you may be from any village. ये क्वेश्चन मार्क है. You can visit to the website that is Water Footprint India, Water Footprint Assessment, and you can search for your village or your city, that for my village, for my city, what is the water footprint. And ये जो हमने कर लिया है कि हमारी वाटर फुटप्रिंट अभी बढ़ चुकी है. मैं जो कपड़े पहनता हूँ, मैं जो स्पेक्टेकल्स है, मेरे पास जो लैपटॉप है, मेरे पास जो गैजेट्स है, मेरे पास में जो घर में एक्सेसरीज है, जो मैं खाता हूँ, जो मैं यूज करता हूँ, for every product I am requiring the water, and that product is manufactured by somebody, and that somebody is consuming that water also. And with this, if there is a huge water footprint per person per day in India, then we have to think very seriously about that. In the better future, if you think that India become a world guru, then is it possible for us that whatever the requirements are there for our sustainable development, they are available with us or not? In what sense we are utilizing our actual resources available? And for that, we have to understand what exactly the problem is today with our water availability. And the solution to this problem is only the rainwater harvesting. I will just highlight the problem, that is 97.5% available water on the earth. It is salt water, it is of no use. Only 2.5% of the fresh water is available. And out of that 2.5%, 0.3% is available in the lakes and rivers. And nowadays you can see that our rivers are with no water. With that 2.5%, out of that 31% is present in the groundwater in the form of soil moisture or in the form of aquifer water. And out of this 2.5 fresh water on the earth, I am talking about 70% water is stored in the glaciers in the form of snow cover. So if you talk about that, so only what the water portion we can use is from the lakes and rivers. So out of that 2.5%, whatever the 0.3% water is available in our river and lake, that is only usable to the human being. And if you think about that, the percentage comes out to be, you can see in the presentation, so it comes out to be only 1% of the water available on the surface. So with this, only 1% of water which is available for the use as a fresh water on the surface, we have to think about that. From that, we are taking our part. Now with this 1%, if you see the bifurcation, so there is 37% moisture in the soil. Out of this 1%, 37 goes to the moisture in the soil, 8% goes to the moisture in the air, 1% goes in the animal and plant, 1% only is remaining and which is appearing in the river in the form of some dams and whatever we have collected, and 52% and lakes and pond, which is the major contribution from where we are taking the water for our drinking purpose in the city. So if we think about that, so whatever the water we are consuming for our drinking purpose, that is only comes out to be 0.007% fresh water available on the earth. So that is the position of the drinking water available in the India, 0.007% of the total water available on the earth. If we think about the India, in Indian perspective, so everywhere we are getting the source of water. So we think that the water will come from the lakes and river. We think from that the water will come from the groundwater. We think that the water we will get in the rainy season from the rain. And in many of the people, they are not knowing that, they are only knowing that the water is getting from the municipality. So whatever they are, where from they will bring that water, that is their problem, that is not my problem. So they will make available the water for myself. But actually, whatever the problem is that if we talk about the development or the infrastructure development, so for all of these, construction industry requires the water, manufacturing industry requires the water, human life also requires the water, animals and plants also require the water,
and agriculture is also require the good water. And out of this, so our construction industry is having the footprint of 27,600 liter per square meter of the built up area. So you ask about any development you want to take place. So per square meter, 27,600 liter per day water will require, and actually that is not available, but it is made available by anyway. And this is creating the problem, because there is a requirement of that water consumption for the manufacturing of the industry or for the construction or infrastructure development. We are over exploiting our resources available, and because of that there is a problem. And what problem that is, that I will just explain you. So I will not go with the every slide, but the water scarcity problem nowadays in India, we can understand from this slide. In India, 25% people in the world don't have a pure water. Now this is the current position. 40% people don't have a sufficient water. So they are the water scarce area, 40% in the India. Now if you think about the whole globe, now in the whole globe, out of the total population of the world, 16% population lives in the India, 16%. And if you think about the only India, so out of the total global water available, only 4% fresh water is available in our India, with our glaciers in the Himalaya, in the rivers in the India, in North India and some other India in Middle East. So only 4% fresh water is available in India. That is the global contribution, and the 16% population. And this is the contrast, that the population is increasing towards the 20%. Now we are moving towards 16 to 20%. And the available fresh water in the India, that is reducing from 4% to 3 or 2%. And with that, in 2025, only 3 people will get, out of 3 people, only 1 person may get good water. And in rural India, if you talk about the development of the rural India, in many of the villages, still the people are walking 2.5 kilometer distance to get the fresh water for the drinking purpose. This is the reality. And most of the humanity, we are talking about people convert side I think that you have to mute the other participants. Here हमारे भारत में हमारे ग्रामीण महिलाओं को 2 से 2.5 किलोमीटर दूर जाके पानी लाना पड़ता है पीने के लिए. That is the actual scenario now today present in the India. And because of that, we have to think about that water stress in the Maharashtra. We are now, you can see with this graph, the 54% of the India is facing the water stress. If you talk about the Maharashtra, around 40 to 80%, depending upon the various villages. So this you can refer to this graph also. So always we are using the water for various purposes. So in the toilet we are using 27%, in the shower we are using 17%, in the taps and faucet we are using 16%, for cloth washing we are using 22%, and for the leakages we are wasting 14%. You can see that only for the drinking purpose, only 5% water is used for the domestic purpose. And most of the water, fresh water, which is come to our home from the tap, we are making it wastewater, converting into the wastewater. पानी आता है टॉयलेट में, हम लोग उसको फ्लश करके बहा देते हैं, and we are suddenly converting the fresh or treated water into the wastewater. In the shower, we are wasting so much of amount of water, and we are converting the treated good quality fresh water into the wastewater, and that is going to our sewer line, and the sewer lines are attached to the nalas, and they are going to the river, and with the river they are going to the some dam, or they are going to the sea also. And with this activity is slowly happening in every household, और हर घर में हम लोग huge amount of drinking or drinkable या fresh water या potable water को convert कर रहे हैं waste water में. This is slowly happening. And because of that, there is a problem. Another problem is that in India, in the rural India or in the urban India also, there are so many areas are there where there is a contamination of the water. When the water is falling in the ground, it was getting contaminated.
and that was also get turned into the wastewater, which is again going into the sewer or on the nalas or in the river, and the quality of available water is getting degraded. Now because of that, the water we are collecting in the dam, from there we are providing the treatment plant, and then from that we are taking the water, and the municipal authorities and they are supplying the treated water to the households. लेकिन मैं अभी आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ. You have to give the answers whatever the any from anywhere city you are. आपको म्यूनिसिपैलिटी से जो वाटर सप्लाई होता है उसमें आपका काम पूरा होता है क्या? Are your needs are be satisfied by that water supplied by your municipal authorities? Yes or no? मुझे चाहिए जवाब. How many people are satisfied with that? कि आपके घर में हो सकता है 4 घंटे पानी आता हो, 1 घंटा ना पानी आता हो, आधा घंटा पानी आता हो, हफ्ते में 1 बार आता हो, या डेली आता हो, और 24/7 में भी there may be 24/7 water supply from the municipal authorities or local bodies in the many cities. But are you get satisfied with that? The question answer is most of the people will say no. So I just want to know that what you are doing to satisfy your need of water. आपकी पीने के पानी की नीड सप्लाई से हो जाती है, म्यूनिसिपल सप्लाई से हो जाती है, बाकी की पानी की नीड आप कैसे पूरी करते हो? Just I want to know the answer in the chat box. How you are trying to satisfy your water needs apart other than drinkable water. पीने के पानी के अलावा हम लोग हमारी पानी की आपूर्ति कैसे करते हैं? There may be many answers. So one answer was given, that is by the tanker. Another answer is borewell. I want to just listen more answers from everybody. I want to listen more answer from everybody. BMC, from where from the BMC is taking the water? So the only one answer is there, which will be common. So most of the people are not giving the answers here in the chat box. So here you can see that now the answer is most of the people in the urban area particularly now are in the rural area also, we are dependent on the tube well or bore well groundwater. We are dependent on tube well or groundwater. And this is the small step taken by every person. शहर में हम लोगों के पास पैसा है, so हम लोग कितने भी फुट की गहराई की बोरवेल खोद सकते हैं और हम लोग ग्राउंड में से पानी निकाल लेते हैं. So you can see in this graph, so earlier the borewell was there where from the we are taking the water, but with the advancement in the technology now the where our borewell depth is going deeper and deeper, and now we reach to the deep aquifers where we are able to extract the water. So do you agree with that? I want to just again hear from you that yes or no, हम लोग आज बोरवेल के पानी पे या ग्राउंड वाटर पे डिपेंडेंट है. यदि ग्राउंड वाटर बंद हो जाएगा तो हमारे पास में क्या ऑप्शन है? Are you agree with that? We are totally depend on the ground water. Yes. So there is no any other alternative. We have टैंकर से भी आपको पानी बुलाना है तो वो जो BMC है वो भी कहीं से तो भी ग्राउंड वाटर से ही पानी एक्सट्रैक्ट करके आपको देगी. Because with the dam sites the water is very reserved and that water is not available in the city also. So you can understand here that what is the now exact scenario or what is the problem why we are talking about the rainwater harvesting. Just I will highlight and then I will again go to the question answer session. So you can see that हम लोग पहले ऐसे एक हमारे जो कुएं है या बोरवेल है ओपन वेल्स है that we are constructing now in olden days. 20 साल पहले हमारे हर एक घर में ऐसे कुआं होता था और वहां से हम लोग पानी लेते थे. जो बारिश गिरती थी वो बारिश का पानी हमारे पूरे सभी जमीन में यहाँ से अंदर जाता था और आप यहाँ देख सकते हैं जो ऊपर की लेयर है यहाँ पर इस लेयर पे ये पानी हमारे कुएं में आता था. And now we are extracting the water from the open wells. Now with the advancement in the technology and because our need of the water is increased, हमारी जो रहन सहन की पद्धतियां है जो हम लोग भारतीय संस्कृति से हम लोग पहले जीते थे अभी वो 20 साल में बदल चुकी है. And now we are the modern Indians. We are the modern Indians. Our lifestyle changes. और हमें पता नहीं चला हमारा विचार अभी भी हो सकता है भारतीय हो, हम लोग भारतीय संस्कृति को मानते हो, लेकिन हमारी आदतें बदल चुकी है. And they are from the modern India where the media and the particularly the foreign media is hampering our mind.
और इसके वजह से हमने क्या कर लिया है, तो हमारे घर के सामने भी एक नल बना लिया, हमारे घर के एक पीछे नल बना लिया, हमारे हर एक रूम को हमने अटैच टॉयलेट बाथरूम कर लिया, उसके अंदर शावर लगा दिए, उसके अंदर नल लगा लिए, उसके अंदर हमने टॉयलेट लगा लिए, वहां पे हमने फ्लशिंग सिस्टम लगा ली, हमने हमारे घर के सामने भी लॉन बना लिए, और हमारे टेरेस के ऊपर भी हमने कुछ अरेंजमेंट कर ली, कुछ लोगों ने स्विमिंग पूल बना लिए। एंड विद दैट हमको पता नहीं चला, हमारे पास में पैसा है इसलिए हमने सारी फैसिलिटी अवेलेबल कर दी, बट व्हाट वी आर डूइंग इज, हमने फ्रेश वाटर को जो हमारे घर में आने वाला है, इट मे बी फ्रॉम द ग्राउंड वाटर और इट मे बी फ्रॉम द टैप वाटर, उसको वेस्ट वाटर में कन्वर्ट करने के जरिए बना दिए। जो हम लोग पहले कम पानी में हमारा काम होता था, नाउ यू कैन सी दैट एज पर द स्टैंडर्ड फॉर वन पर्सन 135 लीटर पर डे इज वाटर रिक्वायरमेंट। 135 लीटर में हर व्यक्ति का काम हो सकता है दिन भर में। बट इन द सिटीज, इफ यू टॉक अबाउट द सिटी लाइक पूना, मुंबई और सिटी लाइक अमरावती, नागपुर, now that requirement was now increased to 350 to 450 लीटर पर डे। यानी एक व्यक्ति कॉमनली 350 से 450 लीटर पानी को इस्तेमाल कर लेता है बिना पता चले, और इतने पानी की जरूरत ही नहीं है। बट बिकॉज आवर लाइफस्टाइल वाज चेंज, हमें और एक आदत लग गई है कि मैं हर दिन पाइप लगा के टैप से पानी छोड़ के पंप लगा के कार को धोऊंगा। हर दिन एक दिन के बाद में मेरी 2 व्हीलर है उसको भी पाइप लगा के पानी से धोऊंगा। अभी हमारे घर में किसी भी महिलाओं को यह आदत नहीं रह गई है कि मैं एक बकेट में 5 लीटर पानी लेके मैं मेरे आंगन में डालूं, या मेरे आसपास में मैं पानी को लोटे से उसके ऊपर फेंकूं। बट आई विल यूज द पाइप टू स्प्रे दैट वाटर एंड विद द 1 हॉर्स पावर पंप, एंड आई विल थ्रो लॉट मेनी ऑफ फ्रेश वाटर ऑन द सराउंडिंग, और सारे पानी को हम लोग वेस्ट कर रहे हैं। एंड इन दैट वे स्लोली व्हाट इज दैट, हमारी पानी की रिक्वायरमेंट बढ़ गई है। और जब ये पानी की रिक्वायरमेंट बढ़ गई तो हमने उसके ऊपर सॉल्यूशन ढूंढना शुरू किया। एंड व्हाट वी हैव डन इज, नाउ देन वी आर गोइंग डीपर एंड डीपर विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। और हमने फिर ये गहराई से ट्यूबवेल बना के पानी खींचना वहां से शुरू किया। और जब ऐसे गहराई से पानी निकालना हमने शुरू किया तो आप देख सकते हैं इस साइड में जो नीचे में सबसे बड़े जो पानी दिखाई जा रहा है, ये हमारा डीप एक्विफर में का पानी है। जो यदि आप हमारा जो ग्राउंड वाटर सर्वे डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसके वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको हर एक एरिया में आपके ग्राउंड वाटर के नीचे क्या पानी की अवेलेबिलिटी है ये आपको पता चल सकता है। और यही प्रॉब्लम हमने स्लोली पिछले 10-15 सालों में अपने आप से क्रिएट कर दिया है। मैंने यदि 100 फुट की बोरवेल मेरे यहाँ पे बनाई, और मैं आज यदि मेरे आंगन में ऐसे पाइप से यदि पानी डालता हूँ, बिल्कुल मेरी कार रोज पानी से धोता हूँ, तो फिर मेरे जो नेबर है वो मेरे साथ में कंपटीशन करता है, और फिर वो क्या करता है, तो मेरी 200 फुट की बोरवेल है तो वो 220 फुट की बनाता है। उसके आजू बाजू वाला नेबर जो है वो अगले साल 240 फुट की बनाता है। मेरे पाइप को फोर्स क्यों ज्यादा नहीं है? एंड एवरी ईयर बोरवेल की डेप्थ 20 फुट से बढ़ रही है। एंड नाउ वी आर रीचिंग टुवर्ड्स दैट इन द मोस्ट ऑफ द मेट्रो सिटीज द ट्यूबवेल डेप्थ इज अप टू 800 फीट। 800 फीट तक हमको बोरवेल करनी पड़ती है, तब जाके हमको ग्राउंड वाटर पानी मिलता है ट्यूबवेल से। व्हाट इट इंडिकेट्स कि हमारे जमीन के अंदर 200 फुट नीचे से लेकर के तो 1200-2000 फीट तक का जो नेचुरल ग्राउंड वाटर स्टोरेज था, एक्विफर में पानी जो हमारे जमा था, जो हमारे जमीन के नीचे 500 फुट से नीचे लेके हमारे जमीन के अंदर जो एक्विफर्स है, यानी स्पंज के जैसे पानी को पकड़ के रखने वाले पत्थर्स, एक्विफर्स जो है, ऐसे पत्थरों में जो पानी जमा रहता था वो पानी हमने धीरे धीरे करके खत्म कर दिया है। एंड बिकॉज ऑफ दैट देयर इज ए ग्रेट प्रॉब्लम। और जब ये सारा टेक्नोलॉजिकल डाटा आने लग गया तब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पता चला कि दिस इज द ह्यूज प्रॉब्लम दैट कि ऊपर से 2-3 साल यदि बारिश नहीं आई और नीचे से ग्राउंड वाटर में पानी नहीं बचा, सो व्हाट विल बी हैपन। और ये हमारे महाराष्ट्र में लातूर सिटी में हो चुका है। रेलवे से हमको पानी भेजना पड़ा, दिस इज लाइव एग्जांपल। और इसी तरीके से अभी इसके ऊपर जब सर्वे किया गया तो पिछले साल आपने देखा होगा कि चेन्नई और बेंगलोर में अभी वहां पे लोकल गवर्नमेंट ने, वहां के स्टेट गवर्नमेंट ने 0 वाटर डे को वहां पे डिक्लेयर कर दिया है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 0 वाटर डे? सो 0 वाटर डे मीन्स कि ऊपर से बारिश का पानी जो आपने डैम में, रिवर में जमा करके रखा था वो खत्म हो चुका।
और फिर आपको जाना है बोरवेल में, ट्यूबवेल से पानी निकालना है, और आपको पता चला है कि 800 फुट की बोरवेल करने के बाद में भी नीचे से पानी नहीं मिल रहा है आपको। एंड दैट इज द सिचुएशन वेयर वी कॉल इट एज जीरो वाटर डे। तो ऊपर से भी पानी नहीं है और नीचे से भी पानी नहीं है, एंड वी आर स्केयर ऑफ द वाटर, एंड दैट इज हैपनिंग इन द एनी, नाउ इट कैन हैपन इन एनी मेट्रो सिटी, रिमेंबर, एंड यू कैन लुक दिस डाटा ऑन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वेबसाइट। और ये प्रॉब्लम इतना सीरियसली पता चला कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अलग से जल शक्ति मंत्रालय की इसके लिए स्थापना कर दी। सेपरेट जल शक्ति मिनिस्ट्री वाज क्रिएटेड फॉर द 5-point agenda, and these are the rainwater harvesting, recycling of the grey water, protection of existing water sources, tree plantation, and the water awareness program. So whatever now we are now talking here about, मैं फिर से एक बार FIFE का धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे यहाँ पे ये बात रखने का मौका दिया कि जो मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिनिस्ट्री का भी जो 5-point agenda है, उसमें से हम लोग ये वाटर अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए यहाँ पे कुछ बात कर रहे हैं, एंड वी आर ट्राइंग दैट हाउ द रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैन बी यूज टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ जीरो वाटर डे। एंड इसके लिए मैं फिर से एक बार सभी ऑर्गेनाइजिंग कमिटी के मेंबर, FIFE के सभी पदाधिकारी को मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने यहाँ पे मुझे मेरी बात रखने का मौका दिया। सो द नाउ द प्रॉब्लम इज दैट देयर इज द डिप्लीशन ऑफ ग्राउंड वाटर। और फिर इसके बारे में यदि हम लोग सोचेंगे तो भारत में कई बार अच्छी बारिश होती है, जितनी बारिश चाहिए वो हर एरिया में बराबर होती है, बट वी आर मिसिंग विद द मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। हमको सिर्फ इतना ही पता चला कि भाई रिवर के ऊपर एक डैम बना दो, उसके अंदर पानी अड़ गया तो वहां से पानी लेके प्यूरिफाई करके लोगों को पीने के लिए दे सकते हैं, बट व्हाट अबाउट अदर? ग्राउंड वाटर कहाँ से आएगा? मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए हर जगह पे आपको ट्यूबवेल से पानी लेना पड़ेगा, और यदि आपने ऐसी ट्यूबवेल की डेप्थ में से ग्राउंड वाटर से पानी खत्म कर दिया, सो वेयर फ्रॉम द वाटर विल कम? एंड द सरप्राइजिंग इज दैट अभी आप काफी लोगों को लग रहा होगा कि यदि बारिश अच्छी हो गई तो ग्राउंड वाटर में पानी अवेलेबल हो जाता है। कितने लोग इसको यस या नो में आंसर बता सकते हैं? यदि बारिश अच्छी हो गई तो ग्राउंड वाटर अच्छा अवेलेबल होता है, यस और नो? मैं आपसे सभी लोगों से आंसर चाहूंगा। इफ देयर इज ए गुड रेनफॉल इन द रेनी सीजन, द ग्राउंड वाटर अवेलेबिलिटी इज गुड, yes or no? I require the answer from all of you. Yes or no? Yes. So that is the real problem here. हम सब लोग बोल रहे हैं yes, but the answer is no. But answer is no. यही misconception दूर करने के लिए I take my words to make the awareness about rainwater harvesting. We can again go to the back. जब ये जो स्लाइड आप देखेंगे, यदि बारिश अच्छी होती है तो जमीन का ऊपर का 100-150 फुट का जो मिट्टी का जो लेयर है वही सिर्फ पानी से लबालब होता है, रिमेंबर. एंड द परकोलेशन कैपेसिटी ऑफ सॉइल गेट एग्जॉस्ट. द रेट ऑफ परकोलेशन इज ओनली 6 इंच पर डे. जब कंटिन्यूअस पानी आपने किसी मिट्टी के ऊपर रखा तो वो नीचे 6 इंच जाता है 24 घंटे में. तो इस हिसाब से 10 फुट नीचे जाने के लिए उसको कितने दिन लगेंगे? 20 दिन लगेंगे. प्रोवाइडेड 20 दिन तक ऊपर पानी होना चाहिए, पूरी मिट्टी लबालब होनी चाहिए. बट इट स्प्रेड्स अक्रॉस. पानी आड़ा फैलता है, नीचे नहीं जाता है. और इस प्रकार से वो पानी नीचे भी गया पूरे रेनी सीजन में तो भी वो 100 फीट से नीचे नहीं जाता है. दैट इज द रियलिटी. बारिश में यदि अच्छी बारिश हो जाती है तो ये पानी सिर्फ 100 फुट तक जा सकता है, जो कि आपके कुएं में आएगा, ओपन वेल में आएगा, जो कि आपके 100 या 150 फुट के बोरवेल में भी आएगा. लेकिन 200 फुट से ज्यादा गहरे बोरवेल में पानी आपको नहीं मिलेगा. रिमेंबर, बिकॉज द रेट ऑफ पर्कुलेशन ऑफ वाटर इज वेरी स्लो. एंड इसीलिए बारिश यदि ज्यादा होती है या अच्छी भी होती है फिर भी ग्राउंड वाटर अवेलेबिलिटी आपके पास में प्रतिपूर्ति नहीं हो सकती है. रिमेंबर, एंड दैट इज द रियल प्रॉब्लम. और इसीलिए फिर हमको ये ध्यान में देना चाहिए कि हमारे पास में इसके लिए एक ही सॉल्यूशन है कि हमको हमारे जो जमीन के नीचे के जो एक्विफर्स है, जो नेचुरल ग्राउंड वाटर स्टोरेज एरिया है, उसको पानी से यदि भरना है तो पर्कोलेशन से काम नहीं चलेगा.
we have to directly inject the rainwater into the aquifer, and that activity is called as rainwater harvesting. तो बारिश के पानी को सीधा कैप्चर करके सीधा जमीन के अंदर, जमीन के स्रोतों में, जहां पे पानी उसको पकड़ के रखने की कैपेसिटी है वाटर एक्विफर्स के अंदर, वहां पे हमको सीधे छोड़ना है. और यदि ऐसा करेंगे so we can have a huge storage capacity in our earth surface. कई सारे एक्विफर्स है जो अभी ड्राई हो चुके हैं हर जियोग्राफिकल एरिया में, and for that we have to take the initiative for making more and more rainwater harvesting installations. बेंगलोर, चेन्नई में तो ये बड़े पैमाने पर हो रहा है. Every building is equipped with the rainwater harvesting, technically designed rainwater harvesting system is there in every building. I have visited many buildings in the Bangalore itself, and the real time work was done with the rainwater harvesting, and for that we have to come forward. So in that respect, if there are some questions are there, that we will continue. I will not talk about that, but in the brief I will complete my presentation here, and then we will move towards the question answer. So you can find many of the photographs available on the internet. I will not talk about that, but I will focus on some of the only keywords. So you can do it to the rural villages, rural area also. You can go in the flat scheme, you can go in the Bangalore. Everywhere you can install or you can find this type of photographs for the rainwater harvesting. But there are some of the misconceptions about that. So that I will only make it clear. So the important is you have to understand what is the meaning of rainwater harvesting. Rainwater harvesting का मतलब ये नहीं है कि मैं मेरे टेरेस का पानी को जमा करूं और मेरे बिल्डिंग के बाजू में एक गड्ढा बनाऊं, वो गड्ढे में मैं पत्थर और ईंटें डालूं और वो बारिश का पानी मैं उसके अंदर छोड़ दूं. इसको रेनवाटर हार्वेस्टिंग नहीं बोलते. रिमेंबर, दैट इज वाटर पर्कोलेशन. रिमेंबर, पाणी जिरवून आता काही होत नाही. पाणी जिरवा ही म्हण 1980 इट वॉज नाउ एक्सपायर्ड. 1980s it was slogan given by the government, पानी अड़वा पानी जिरवा. नाउ इट वॉज एक्सपायर्ड. अभी पानी जिराने से कुछ होने वाला नहीं है, बिकॉज एक्सट्रैक्शन की स्पीड हमारी इतनी है कि पर्कोलेशन से हमारा काम नहीं होगा. नाउ इट इज रिक्वायर हार्वेस्टिंग ओनली. So you have to see that the collection of rainwater, every keyword is important. It is the collection. What about rainwater? And before contamination, यानी बारिश का पानी गंदा होने से पहले उसको कैप्चर करना है और उसको सेंड करना है डायरेक्टली ओपन वेल में या बोर वेल के जरिए हमारे एक्विफर्स में. At some places it may require some filtration. So important keyword is collection. Important keyword is without contamination. Important keyword is sending into the open well or bore well with some filtration. ऐसा यदि हम लोग करते हैं, that activity is only actually originally called as rainwater harvesting, and therefore the water percolation is different than water harvesting. That is the important we have to remember. So with this, there are some systems are there. तो आपको आपके टेरेस के ऊपर यदि करना है तो कर सकते. हो सकता है आज का प्रेजेंटेशन ये पूरा ना हो, कई सवाल आपके पास में रह जाए, बिकॉज आई कैन टॉक अबाउट continuous 4-5 hours on this topic. So there are many things are there that we have to know with the whatever the actual existing practice are there. But now I will only highlight that कि आप शहरी एरिया में आपके टेरेस का पानी कलेक्ट कर सकते हो और हार्वेस्टिंग कर सकते हो, बट नॉट ओनली इन द अर्बन एरिया. विलेजेस के अंदर जमीन पे गिरने वाला पानी, रास्ते पे गिरने वाला पानी, फार्म लैंड में गिरने वाला पानी, खेती के एरिया में गिरने वाला पानी जो है, जो गंदा हो जाता है, उसको भी आप हार्वेस्ट कर सकते हो. बट देयर आर सम टेक्निकलिटीज रिक्वायर. तो देयर इज द अवेलेबिलिटी ऑफ रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन अर्बन एरिया, एंड देयर इज ए ग्राउंड वाटर सरफेस वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स आर ऑल्सो अवेलेबल. बट दैट इज नॉट द पार्ट हियर फॉर द डिस्कशन. टेक्निकलिटीज में हम लोग जाएंगे नहीं. लेकिन यदि शहरी इलाकों में आप करना चाहते हैं तो आपके टेरेस के ऊपर आपको मेश लगानी है. इस प्रकार से आप मेश लगाएंगे ताकि कोई भी कचरा पाइपलाइन में जाएगा नहीं. जो पाइप्स है वो आपको एक में को कनेक्ट करने पड़ेंगे और फिर वहां से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं. मैं मेरी हिस्ट्री यहाँ पर ब्रीफ में बताना चाहूंगा कि पहले 1986 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और कई सारे एनजीओ ने काम किया जहां पे हम लोग मैजिक सोप पिट बना देते. बट दिस इज फॉर द वाटर पर्कोलेशन, रिमेंबर, एंड दिस इज ओनली फॉर द वेस्ट वाटर. दिस इज नॉट फॉर रेन वाटर. रिमेंबर, मैजिक पिट या सोप पिट
या शोष खड्डा हा रेन वॉटर हार्वेस्टिंग साठी नाही, हा वेस्ट वॉटर रिसायकलिंग साठी आहे. दॅट वी हॅव टू मेक इट क्लिअर. इट वॉज इन द 1986. आफ्टर दैट देन वी हैव स्टार्टेड विद दिस टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ द रेन वाटर फिल्टर्स. 2001 ऐसे हमने कई सारे टैंक बनाए, जमीन के अंदर गड्ढा खोदा हमने, उसके अंदर हमने ब्रिक का कंस्ट्रक्टेड टैंक बनाया ताकि मिट्टी कहीं से भी कॉन्टेमिनेट कनेक्शन में नहीं आएगी. और उसके नीचे हमने ऐसे पेबल्स और एग्रीगेट्स और सैंड भर के हमने बारिश का पानी उस पर छोड़ा, पानी को फिल्टर किया, नीचे से निकाला और फिर हमने बोरवेल या कुएं में हमने छोड़ा. दिस वाज द नाउ वी हैव डन इन 2001. बट आफ्टर दिस सिस्टम इज हैविंग मेनी प्रॉब्लम. या ऐसा बनाने के बाद में कई सारे प्रॉब्लम्स आते हैं. सो आई हैव स्किप दैट वर्क. So there is lot many things, technical things we have done on this, but because of there are some problems, इस टाइप के फिल्टर टैंक्स मैंने काफी बनाए हैं. This is one of the example from the संत गाडगेबाबा अमरावती University. There are actual problems are there that we have solved. ऐसे बोरवेल को भी हमने किया है और ओपन वेल को भी हमने किया है. But there are some problems. ऐसे जब हमने टैंक बनाए फिल्टर टैंक, तो लोगों ने उसको कचरा पेटी समझ लिया और हमारे कैंपस में का या फिर कोई भी कचरा उस टैंक में डालना शुरू कर दिया, तो हमको उसके ऊपर ढक्कन डालने पड़े. नाउ देयर आर सम टाइप्स ऑफ एक्चुअल प्रॉब्लम्स आर देयर. वी हैव सॉल्व्ड इट वन बाय वन. कई जगह पे हमको ऐसे ट्रेंचेस बनाने पड़े, फिल्टर टैंक बनाना पड़ा, एंड देयर कई सारी कॉस्ट यहाँ लगती है. सो देयरफॉर नाउ वी हैव गॉन फॉर द चीप सॉल्यूशन. और ये सारी चीजें हमने बंद कर दी. यू कैन सी दैट इन द ओपन वेल ये 10 फीट नीचे से ये पानी आ रहा है 4 इंच पाइप से. सो दिस इज द रेन वाटर कलेक्टेड फ्रॉम द 5000 square foot building, and it was filtered through the filter tank, and then it was getting to the open well. Now this is also we are doing to the tube well also. So there are some things are there. I will just give the answer with that when we go for the question answer session. फिर ये जो फिल्टर टैंक हमने बनाना शुरू किया था, उसमें ऐसा हो गया कि फिल्टर टैंक घर के बाजू में बना दिया और वहां पे उसके लिए कोई केयर यदि नहीं करेगी, उसको टेक्निकली बराबर डिजाइन करके नहीं बनाया गया, तो उसके वजह से आसपास की जमीन में पानी पर्कुलेट हो गया. कोई लोगों के कॉलम के फाउंडेशन सेटल हो गए या फ्लोरिंग के अंदर खराबी आ गई, एंड इट वाज क्रिएटेड अनदर प्रॉब्लम. और कुछ लोगों ने ऐसा किया कि बारिश के बाद में फिर इस गड्ढे का क्या करने का, तो उन्होंने फिर घर का जो गंदा पानी है वो भी उसके अंदर छोड़ दिया, और वो गंदे पानी की वजह से वो पूरा फिल्टर टैंक ही गंदा हो गया. और फिर अगली बार जब बारिश का पानी आया तो वो गंदगी को लेके साथ में नीचे चला गया और उसके और प्रॉब्लम क्रिएट हो गए. इसलिए फिर हमने जमीन के अंदर गड्ढा बना के बनाने वाले फिल्टर टैंक हमने बनाना बंद कर दिए. वी स्विच ओवर टू द वाटर प्लास्टिक टैंक. प्लास्टिक टैंक के अंदर हमने ऐसे फिल्टर टैंक बनाए. इट वाज इन द 2008, और वहां पे हमने फिल्टर टैंक बना के पानी को फिल्टर करके फिर हमने उसको बोरवेल या ओपन वेल में छोड़ा. बट इन देयर ऑल्सो वी सी दैट कि ऐसा बनाने के बाद में वो वाटर टैंक को भी हर 4 या 5 साल के बाद में फिर से उसको उसका अंदर का फिल्टर मीडिया निकाल के साफ करना जरूरी है. लेकिन वो भी होता नहीं है, तो हमने वहां पे भी फिल्टर टैंक को बनाना छोड़ दिया. एंड देन वी स्विच ओवर टू द फाइंडिंग द अदर सोल्यूशन. फिर हमने ऐसे कोई टैंक बनाए जमीन के ऊपर से, तो वहां पर भी हम लोग पानी को फिल्टर कर सकते हैं. और यहाँ पे पानी जमा भी रहता है इस टंकी में, और इस टंकी का जो ओवरफ्लो है उसको हम लोग फिर ले जा सकते हैं. फिर इस टंकी में जो पानी आ रहा है बारिश का, यदि उसके अंदर कचरा आता है तो उसको हम फिल्टर बनाने के लिए हमने कुछ फिल्टर्स की भी अरेंजमेंट की. वहां पे हमने ऐसे प्लास्टिक को होल बना के उस टंकी के ऊपर रखा, उसके ऊपर कुछ प्लास्टिक का कपड़ा रखा, उसके ऊपर कपड़ा का सादा कपड़ा रखा, और वो जो बारिश का पानी है उसके नीचे स्पंज रखा, और ताकि वो पानी फिल्टर करके वो टंकी में आ जाए. और फिर टंकी भरने के बाद में उसका जो ओवरफ्लो है वो हम लोग बोरवेल में या हम लोग कुएं में हम लोग छोड़े. बट यहाँ पे मैं वही बताना चाहता हूँ कि बारिश का पानी यदि आपने टेरेस से कलेक्ट किया हो तो उसको फिल्टर करना जरूरी है. नहीं तो वहां पर ऊपर से जो कंटेमिनेटेड पानी आ रहा है वो कंटेमिनेशन आपका यदि एक बार ग्राउंड वाटर में चले गया तो वहां पर माइक्रोबायोलॉजिकल कंटेमिनेशन को आप रोक नहीं सकते. बैक्टीरिया विल ग्रो आपके बोरवेल के पानी के अंदर नीचे में, एंड दैट वी हैव टू अवॉइड. सो यू हैव टू ऑलवेज रिमेंबर दैट रेन वाटर ही हम लोग हार्वेस्ट करना चाहिए. और यदि वहां पे कुछ कंटेमिनेशन के चांसेस है, सो यू हैव टू प्रोवाइड द गुड फिल्ट्रेशन सिस्टम. इट मे बी लो कॉस्ट और इट मे बी ए गुड क्वालिटी, बट फिल्ट्रेशन जरूरी है. तभी आप पानी फिल्टर सिस्टम के द्वारा निकाल के बोरवेल या ट्यूबवेल में छोड़ सकते हैं. सो देयर आर गुड प्रैक्टिसेस आर देयर इन द रूरल एरिया आल्सो. वी हैव अडॉप्टेड फॉर द चीप सॉल्यूशंस. तो वहां पे हमने ऐसे फिल्टर बनाए, एंड विद दैट हम लोग ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं. बट विद द इन 2012 मेरे एक दोस्त है, उन्होंने इसके ऊपर प्रोडक्ट बनाने की सोची, और वी हैव नाउ स्विच ओवर फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द फिल्टर. तो रेडीमेड फिल्टर हमने लाए, ताकि कोई गड्ढा बनाना नहीं है, कोई टंकी बनाना नहीं है,
एंड ऑल्सो वी आर थिंकिंग अबाउट द लो कॉस्ट सोल्यूशन। टंकी भी लाना है तो 4-5 लीटर की टंकी या 2000 लीटर की टंकी, फिर उसके अंदर फिल्टर मीडिया, फिर उसके साफ सफाई का मेंटेनेंस, और एवरी ईयर उसको मेंटेनेंस लगेगा। एंड इन 2012 वी हैव स्विच ओवर द रेडीमेड फिल्टर्स। फिर ये फिल्टर्स के अंदर भी कई सारे प्रॉब्लम आने लगे। पहले हमने फिल्टर प्लास्टिक के बनाए तो वो प्लास्टिक धूप की वजह से खराब होने लगा तो फिल्टर टूट गया। फिर उसके अंदर का जो फिल्टर मीडिया था वो लोहे का था, फिर वो जंग खा गया तो उसको बदलना जरूरी पड़ गया। एंड विद दैट वी हैव ड्रॉन मेनी चेंजेस इनटू दैट। और 2014 में फिर ये ऐसा फिल्टर आया जो आपको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। इसके अंदर यहाँ से पानी आएगा और फिल्टर में से ऊपर में जाएगा और आउटलेट में से फिल्टर वाटर, आप रेन वाटर का जो फिल्टर वाटर है वो आप बोरवेल में या कुएं में छोड़ सकते हैं। सो देयर इज ए फ्लश वॉल अरेंजमेंट आल्सो। यदि ये फिल्टर में कचरा जमा हो जाता है तो फ्लश वॉल खोल के सारा कचरा आप ड्रेन ऑफ कर सकते हो। तो ऐसे भी फिल्टर मार्केट में अवेलेबल है। इसके अंदर ये जो मेश है ये लोहे की मेश है जाली की, और यहाँ से पानी फिल्टर होके जाएगा। नाउ दिस टाइप ऑफ अदर प्रोडक्ट्स आर आल्सो अवेलेबल। लेकिन फिर कुछ मेश में अंदर ऐसा है कि ये मेश लोहे की है तो 1 साल के बाद में वो रेनी सीजन जाने के बाद में उसके अंदर करोजन होता है और वो खराब हो जाती है। सो एवरी ईयर यू रिक्वायर मेंटेनेंस, तो वो जाली आपको बदलना है फिर, तो उसके लिए भी लोग तैयार नहीं होते। हमको क्या चाहिए, एक बार लगा दिए ना, सो वी आर थिंकिंग अबाउट दैट वन टाइम सोल्यूशन। तो ये ऐसे फिल्टर के उसके ऊपर भी हमने काम किया एंड वी हैव डन सम मॉडिफिकेशन टू दैट। ये जो प्लास्टिक वाली बॉडी थी इसको हमने अभी अच्छे क्वालिटी के प्लास्टिक से, सो वी स्विच ओवर टू द HDPE। सो HDPE मटेरियल हमने यूज करना शुरू किया उसके बॉडी के लिए। उसके अंदर में का जो फिल्टर मीडिया था उसके ऊपर हमने काम किया। एंड नाउ फिर मैंने एक उसका और थोड़ा सोल्यूशन देखा कि भाई हम लोग कैसे कर सकते हैं। सो रेडीमेड फिल्टर बनाएंगे, वो लार्ज स्केल पे बनेंगे, फिर हम लोग लोगों को देंगे। सो टिल देन आई हैव फॉर्मुलेटेड वन सिस्टम कि जहाँ पे हमने 2 टंकियां यूज करेंगे, एक छोटी टंकी एक बड़ी टंकी। इस टंकी में से ऊपर से जब बारिश का पानी आएगा तो टेरेस से आने वाला पानी है वो सीधा नीचे आएगा यहाँ से, और यहाँ पे हमने एक फ्लोट वॉल दे दिया है। तो शुरू में जब पानी आता है गच्ची से टेरेस में से वो गंदा होता है, क्योंकि ऊपर किसी बिल्ली ने बीट कर दी, किसी बंदर ने बीट कर दी, या कोई झाड़ के पत्ते पड़े हुए या कोई हमारा कचरा है। तो जब पहली बार बारिश आएगी तो टेरेस से आने वाला पानी पूरा गंदा होगा, वो हम लोग छोड़ नहीं सकते हैं। तो उसको भी आपको समझना है। तो उसके लिए फिर हमने ये जो गंदा पानी है वो यहाँ पे जमा करेंगे। जब ये टंकी भर जाएंगी, जब पानी का फ्लो थोड़ा अच्छा हो जाएगा और अच्छा पानी आने लग जाएगा तो ये फ्लोट वॉल अपने आप से बंद हो जाएगा। सो ये आप यहाँ से पानी बंद हो जाएगा और देन ये यहाँ से रीच होके इधर के टंकी में आना शुरू होगा। यहाँ पर फिर से हमने अलग से फिल्टर बना दिया है जहाँ से पानी फिल्टर होगा। तो और फिर ये टंकी में पानी आपको अवेलेबल मिलेगा रेनी सीजन में भी। और ये टंकी में से फिर से हमने फिर पानी का पाइप लेके उसको फिर से हमने यहाँ पर फाइन प्लास्टिक की मेश लगा दी ताकि फर्दर कॉन्टेमिनेशन भी यहाँ से ना जाए। और फिर ये पाइप हमने बोरवेल के या ट्यूबवेल के केसिंग को कनेक्ट कर दिया हमने। सो ये डायरेक्टली फिल्टर्ड वाटर आपके बोर से होके डायरेक्टली 150 या 200 फुट नीचे जाएगा और कभी बोरवेल आपकी नहीं भरेगी। रिमेंबर हियर, ये पानी जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको फिर से केयर करना है, जो मैं आपको मेरे एक्सपीरियंस से बताना चाहता हूँ कि जब हम लोग ये जो केसिंग है यहाँ पे, इस केसिंग को जब हम लोग ये पाइप कनेक्ट करेंगे तो हम लोग क्या करते हैं, उसको होल बना के पाइप छोड़ देते हैं। दैट इज अ बैड प्रैक्टिस। तो यू हैव टू सी दैट ये पाइप ज्यादा अंदर भी नहीं आना चाहिए। ये पाइप को जहां पर जॉइंट है वहां पे आपको एमसील लगाना जरूरी है, और उस एमसील के बाद में उसके ऊपर कंक्रीट डालना जरूरी है, तभी ये वाटर लीक टाइट बनेगा। यदि आपने वो केसिंग को यदि होल छोड़ा तो मैं आपको बताता हूँ आसपास के जमीन के जो झाड़ों के जड़ है वो जड़ वहां तक ढूंढते आएंगे और वो गैप में से बोरवेल के अंदर घुसेंगे। क्योंकि हमने ऐसा एक्सपीरियंस किया है। जब पहली बार हमने ऐसा किया तो हमको पता चला कि वो 1 ही साल के अंदर उसके अंदर झाड़ के जड़ दिखने लग गए, क्योंकि वहां पे हवा और पानी दोनों मिलने लग गया। तो गैप में से जड़ वहां पे आ जाती है। दे आर वेरी वो अपने आप से बराबर सर्च कर लेते हैं कि जमीन के अंदर मुझे पानी और हवा कहाँ मिलेगी करके। सो वाटर टाइट जॉइंट चाहिए जहां पे आप ये वाला पाइप बोरवेल के केसिंग को जोड़ रहे हो। कुएं के अंदर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओपन वेल हम लोग डायरेक्टली पानी छोड़ सकते हैं। सो दिस टाइप ऑफ डबल टैंक फिल्टर सिस्टम हमने डेवलप की 2016 में। एंड नाउ वी अगेन फाइंड आउट द सॉल्यूशन। कई जगह पे मैंने ऐसे इंस्टॉलेशन किए हैं, वहां पे हम लोग इंडस्ट्री के अंदर जो पानी लगता है वो लोग बारिश के दिनों में स्टोरेज करते हैं फिल्टर्ड वाटर। यहाँ पे फिल्टर लगाए और फिल्टर वाटर ये पैरेलल सीरीज में हमने टैंक बना के ज्वाइन कर सकते हैं। एंड यू कैन यूज इट फॉर द फूड प्रोडक्शन ऑल्सो। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री भी थोड़ा सा आरओ लगा के ये पानी को यूज कर सकती है।
और ऐसे कई बड़े टंके के इंस्टॉलेशन भी कई MIDCs में हमने की है। कई जगह पे लोगों ने ग्राउंड वाटर स्टोरेज टैंक भी बनाए हैं, RCC के जमीन के अंदर 1 लाख लीटर पानी का टंकी का टैंक बना दिया उन्होंने, और वो पानी पूरा साल भर यूज करते हैं। एंड दे आर यूजिंग ऑल्सो फॉर ड्रिंकिंग ऑल्सो बाय अप्लाइंग इट टू द RO प्यूरिफायर्स। सो इंडस्ट्री की नीड पूरी पानी की पूरी होती है। इस प्रकार से पॉली हाउस पे से भी हम लोग पानी को कलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से हमने ये प्रपोजल भी कई जगह पे मैंने दिया है कि रोड के साइड के जो ड्रेन है, ये तो कभी बड़ा प्रॉब्लम है। नाउ वी आर रीचिंग टू द नितिन जी गडकरी ऑल्सो टू सी दैट दिस विल हैपन इन द इंडिया। हमारे कई सारे कंक्रीट के रोड हमने बना दिए, लेकिन उसका पानी का क्या है वो हमने कहीं प्लान नहीं किया। एंड ह्यूज वाटर इज गोइंग इनटू द रन ऑफ एंड इट इज गोइंग टू द सरफेस रन ऑफ, और वो गंदा होके कहीं तो भी चला जाता है। एंड वी आर नॉट यूटिलाइजिंग द रेन वाटर, और उसको परकोलेट होने के सारे तरीके हमने तो शहर में तो बंद कर दिए। हमारे घर के बाहर में कंक्रीट का रोड है, हमारी कंपाउंड वॉल के अंदर में हमने पेविंग ब्लॉक लगा लिए, और शहर के बाहर में सब तरफ पेविंग हो गया है। तो पानी शहर के अंदर नीचे जाने का तरीका बंद कर दिया हमने, और फिर वो ड्रेन ऑफ होके गंदा होके घर शहरी सिटी के बाहर निकल जाएगा, और फिर वो जाएगा जमीन के अंदर। गंदा होने वाला पानी दैट इज ऑफ नो यूज, और वो परकोलेट नहीं हो सकता है। तो मैक्सिमम सरफेस रन ऑफ जो हमारे शहर में या गांव के बाहर या रूरल एरिया में गिरता है, वो आखिर में समुद्र में जाके खारा पानी बन जाता है, विच इज ऑफ नो यूज, विच इज रिक्वायर कॉस्ट टू यूटिलाइज इट, टू प्यूरिफाई इट। और यही हमको यदि नहीं होने देना है, तो हमारे पास में एक ही सोल्यूशन बनता है कि हमारे एरिया में गिरने वाली जो बारिश है, वो हमारे ही जमीन के नीचे हमने उसको स्टोर करके रखना चाहिए फॉर ग्रेट नियर फ्यूचर। जो आज हम लोग ग्राउंड वाटर से पानी निकालते हैं, ये हमारे पिछले 40 साल पहले जब जमीन के अंदर नीचे पहुंचा था, जो 200-300 फुट नीचे जो हमारे एक्वीफर में पानी अवेलेबल है, ये पिछले 40 सालों में नीचे गया वाला है। और पिछले 20 सालों में ऐसा नीचे जाने का पानी का तरीका हमने पूरा बंद कर दिया। क्यों? यदि हमारे घर के आसपास यदि हमारे ओपन वेल कुएं है, तो हमने क्या किया है कि कुएं के ऊपर उसको स्लैब डाल के बंद कर दिया है, या फिर उसके ऊपर उसके अंदर मटेरियल भर के बंद कर दिया है। एंड नेचुरल तरीके से जो बारिश का पानी जमीन के अंदर जाता था, ऐसे कुएं हमने बंद कर दिए। इसके अलावा जो हमारे पुराने जो आपने देखे होंगे कि शिवकालीन कुछ ऐसे हमारे टैंक्स बने वाले, जहाँ पे बावड़ी या उसके अंदर ऐसे स्टेयरकेस बना के नीचे तक का पानी बनाए जाते थे, वो एरिया इसी थे जहाँ पे ग्राउंड वाटर के एक्वीफर में पानी उसके जरिए जाता था। सो वो भी हमारा अभी संरक्षित नहीं है, एंड बिकॉज ऑफ दैट वी आर फेसिंग द स्कैरेसिटी ऑफ ग्राउंड वाटर। तो ये आखिरी स्लाइड टेक्निकल में बताऊंगा कि हम लोग सरफेस एरिया पे गिरने वाला जो पानी है उसको भी प्यूरिफाई करते हैं। उसके लिए हम लोग पहले एक स्प्लिट सील ट्रैप बनाते हैं। सील ट्रैप में सारी गंदगी दूर हो जाती है। सील ट्रैप से फिल्टर के जरिए हम लोग पानी लेते हैं हमारे फिल्ट्रेशन टैंक के अंदर। फिल्ट्रेशन टैंक में पानी पूरा फिल्टर होता है और ये सम्प वेल में जमा होता है। सम्प वेल में से फिर से एक फिल्टर लगा के हम लोग उसको बोरवेल के जरिए डीप ग्राउंड वाटर के एक्वीफर में छोड़ते हैं। तो आपके खेतों में गिरने वाला पानी भी इस टेक्नोलॉजी के जरिए हम लोग प्योर करके उसको हार्वेस्ट कर सकते हैं। यदि हम लोग शहर के एरिया में हमारे बिल्डिंग के लिए यदि सोचते हैं तो इसके लिए काफी कम कॉस्ट लगती है। यदि हम लोग इस प्रकार के 2 एकड़ के खेती में गिरने वाला पानी है उसको प्यूरिफाई करके हार्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसको करीब करीब 80,000 से 1 लाख रुपए खर्चा आता है। बट द गुड टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन इज अवेलेबल, बट देयर इज ए नॉन अवेयरनेस नहीं है इसके बारे में, एंड देयरफॉर वी आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ द स्कैरेसिटी ऑफ द ग्राउंड वाटर, एंड वी हैव टू टेक द इनिशिएटिव रिगार्डिंग सच इनिशिएटिव्स फॉर द एग्रीकल्चर आल्सो। मैंने कई सारे लोगों को खेतों में मैं जाता हूँ, मुझे वो बुलाते हैं और मैं उनको प्रेजेंटेशन देता हूँ, मैं उनको समझाता हूँ ये टेक्नोलॉजी कैसी काम करते हैं। उनको काफी अच्छा लगता है और फिर बाद में बोलते हैं कि 80,000 रुपए मैं क्यों खर्चा करूं, और फिर वहां पे डिस्कशन खत्म हो जाता है और कोई करता नहीं है। बट इन साउथर्न इंडिया वी हैव मोर देन 4,000 to 5,000 लोकेशंस वेयर फार्मर्स लोगों ने ये अडॉप्ट किया है। लेकिन हमारे महाराष्ट्र में लोग हमारी मान्यता तोड़ने को तैयार नहीं है, टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के लिए इजीली चेंज होने को तैयार नहीं है। और हम लोग देखेंगे कि हमारे वरुण मोर्शी एरिया है हमारे विदर्भ में, वरुण मोर्शी को कैलिफोर्निया बोला जाता है, वहां पे नागपुरी संतरा बनाया जाता है। वो लोग 1000 फुट की बोरवेल करेंगे, 1000 फुट के बोरवेल के लिए पैसा खर्चा करेंगे, लेकिन मैं उनको बोलता हूँ कि 200 फुट की बोरवेल बनाओ
और 80,000 या 1 लाख रुपए खर्चा करो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए, 200 फुट की बोरवेल आपको आगे के 20 साल तक पानी देंगी, लेकिन वो 1 लाख रुपए खर्चा नहीं करेंगे। ये हमारी मेंटेलिटी बन चुकी है हमारे लोगों की। सो देयर इज अ ह्यूज अवेयरनेस रिक्वायर्ड इन दिस एरिया। और इसके लिए फिर रेनी फिल्टर यहाँ पे 2018 में आ गया, जिसके अंदर का जो फिल्टर है वो स्टील का बनाया गया है, SS304 प्योर स्टेनलेस स्टील। उसकी बॉडी बनाई गई HDPE प्लास्टिक से। तो ये जो प्रोडक्ट है ये सेल्फ सस्टेनेबल है, नो इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर, नो कंज्यूमेबल रिक्वायर, सेल्फ ऑटो क्लीनिंग वाला आइटम है। एक बार इंस्टॉल करने के बाद में आपको इसका कोई मेंटेनेंस नहीं लगेगा। सो माय फ्रेंड इज देयर हु हैज डेवलप्ड वन रिसर्च लैब इन द बैंगलोर। एक्चुअली मैंगलोर में उनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट और रिसर्च सेंटर है, और बैंगलोर में कंपनी का हेड ऑफिस है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्राइवेट लिमिटेड, इसी प्रकार से उन्होंने फर्म बनाई है। एंड दे हैव डन ग्रेट वर्क। मेरे जैसे कई लोग जुड़े हैं जो प्रैक्टिकली प्रॉब्लम उनको बताते हैं, एंड दे आर डूइंग रिसर्च। और इस प्रकार के काफी सारे रेडीमेड फिल्टर्स अवेलेबल है, रेडीमेड टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। वी कैन इंस्टॉल दिस फिल्टर एट द होम, एट द फ्लैट स्कीम, एट द बिल्डिंग्स, एट द बंगलोज, एट द स्कूल्स। अमरावती में रेसिडेंशियल में मैंने 350 किया है, आसपास के कई स्कूलों में हमने ऐसे प्रोजेक्ट किए जहाँ पे हमने ये फिल्टर लगाया, टेरेस का पानी हमने कलेक्ट किया, फिल्टर सिस्टम लगाई, और हम लोगों ने वो बोरवेल को या ट्यूबवेल को रिचार्ज कर दिया। एंड दिस इज अ वेरी सिंपल सॉल्यूशन वेयर वी हैव टू टेक इनिशिएटिव। कई जगह फ्लैट स्कीम में भी हमने इसको इंस्टॉल किया है, कई जगह इंडस्ट्री के पूरे टेरेस के पानी का हमने कलेक्ट किया है। और हमारा यहीं पर एम है कि हर एक को मिलने वाली जो बारिश है वो यदि हमने हमारे एरिया में संभाल के रख ली, यदि हम लोग स्टोरेज नहीं कर सकते तो हमने उसको हार्वेस्ट कर दिया, तो हमारे ग्राउंड के नीचे ही हम लोग उसको अवेलेबल रख सकते हैं, एंड वी कैन सर्व द नीड ऑफ द फ्यूचर। और इसके लिए हमको ये जो सारी चीजें है ये करने के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग हमने करना चाहिए, उसके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए आपने बुलाना चाहिए। और इस विषय को लेके यहाँ पे आपने मुझे मेरी बात रखने का मौका दिया। कई सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पर स्किप कर दिए क्योंकि हमारा उतना समय भी नहीं हो सकता है, तो कुछ पॉइंट्स हम लोग क्वेश्चन आंसर के जरिए यहाँ पर कवर करेंगे। सो आई रिक्वेस्ट दैट इफ देयर आर सम क्वेश्चंस you can ask, and then we will stop for this. थैंक यू प्रवीण जी, बहुत बढ़िया। आपने जो कहा, आपने जो सच्ची बातें हमारे सामने रखी, इससे अभी हम चौंक गए हैं, खाली मालूम नहीं हो गए, चौंक गए हैं। और इसी को आगे लेके बढ़ाने के लिए हमारे जो टीम लीडर है, बिजनेस लीडर है हमारे शंतनु जी, वो हमारे थाने से जुड़े हैं, वो सवालों का सिलसिला आपके साथ आगे बढ़ाएंगे। तो मैं विनती करता हूँ शंतनु जी को कि सर प्लीज टेक ओवर क्वेश्चन एंड आंसर सेशन विद प्रवीण जी सर। ओवर टू यू शंतनु सर। या शंतनु जी प्लीज। अनम्यूट योरसेल्फ शंतनु। अनम्यूट करिए। So I think in the chat box there are so many questions. So yeah, Mr. Shantanu is going to control either that you can activity. read or you can ask. Please, Yeah, Shantanu sir is going to coordinate that, sir. He's Yes. there. please unmute. Yeah, unmute yourself. Unmute. He's not able to hear. Some problem with his. हाँ नहीं आता अनम्यूट झालं। सी मैं अनम्यूट करने के लिए जा रहा था लेकिन होस्ट इज नॉट, ऐसा एक मैसेज आ रहा था। आई एम नॉट Okay. Yes, sir. Question and answer, sir, please. Yes, Shantanu, fantastic. This is really fantastic. प्रवीण जी आपने बहुत बढ़िया तरह से प्रेजेंटेशन दिया है। सो जैसे मोहिते सर बोले, हम लिटरली हवॉक हो गए। मतलब इतना बड़ा प्रॉब्लम अभी अपने सामने आ रहा है पानी का, वी आर नॉट सीरियस रादर। So we have to be very serious. So I think let's start with the questions first. Okay, one question from Sri Hari, I think. Yeah, Sri Hari, yes. Yeah, the Sri Hari is asking like methods available for rainwater harvesting for agriculture. So maybe Yes, sir. the method for. So I will just share one slide. Shall I answer? Yes. Yeah. Yes. I will again share the presentation. Just let me load it again. So I have not discussed every slide, so I will just again switch to that slide, and I will just answer the question.
So all the technical solutions, they are very practical, and we have done it at very places. But only just if we have to understand the procedure, then you can also install in this. So for the agriculture rainwater, यहाँ पर एक आपको ये slide दिखाई दे रही है. So this is called as injection well to recharge the drinking water borewell through V-wire technology. So this is not drinking water, for also recharging the borewells in the agriculture farmland. We can do this technology. क्या है ये मैं बताऊंगा आपको. आपको क्या करना है कि सबसे पहले यहाँ पर एक हम लोग 4 फीट डेप्थ का या 5 फीट डेप्थ का एक टैंक बनाते हैं हम लोग. दिस इज सर्कुलर. इसके लिए हमने किया है कि ये प्रीकास्ट वाले जो कंक्रीट के रिंग होते हैं उसको ला लिए, तो वो उसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए इट शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द पानी जो है वो मिट्टी के कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए. सो वी हैव टू कंस्ट्रक्ट इट विद द कंक्रीट. तो नीचे बेस कंक्रीट रहेगा और उसके ऊपर कंक्रीट के रिंग बना के एक वाटर टाइट टैंक बनाएंगे हम लोग, विच इज हैविंग डायमीटर ऑफ 5 फीट एंड यू कैन टेक द डेप्थ अप टू 5 to 6 फीट. और ये कहलाएगा इट इज ए सील्ड ट्रैप. ये सील्ड ट्रैप में क्या करना है, तो सील्ड ट्रैप के ऊपर का जो रिंग रहेगा उसको थोड़े थोड़े होल्स रहेंगे, और ये होल्स में से आपके एरिया में जो पानी गिरता है उसको आपको थोड़ा सा चैनलाइज करना है. और वो चैनलाइज करने के बाद में ये जो सील्ड टैंक है यहाँ पर आप थोड़े से पत्थर का ऐसा एक डैम टाइप बना देंगे जहां पे आपको सिर्फ पत्थर डाल देने हैं. तो जो फार्मलैंड में से पानी आएगा वो पत्थरों में से थोड़ा सा मूव होके वो सील्ड चेम्बर के अंदर एंटर होगा. सील्ड चेम्बर में पानी आने के बाद में इसके अंदर हम लोग ये जो दूसरा पाइप दिख रहा है हॉरिजॉन्टल पाइप कनेक्टिंग टू द फिल्टर टैंक, इस पाइप के अंदर में यानी सील्ड टैप के अंदर में वहां पे हम लोग एक हॉरिजॉन्टल वी वायर गार्ड का मेश लगाते हैं. जो मेश पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी से पेटेंटेड प्रोडक्ट है, जो पानी को वहां से जब लेगा अंदर तो जो पार्टिकल्स है वो वहां से नहीं आएंगे. सो पार्टिकल्स विल रिसाइड इन द सील्ड ट्रैप ओनली. और सिर्फ पानी जो है वो पानी ऊपर के लेयर में से पानी आगे बढ़ेगा. तो जैसे ही बारिश का पानी गिरता है पानी फ्लो होगा, पत्थरों में से वो फिल्टर होगा और फिल्टर होके वो सील्ड ट्रैप में आएगा. सील्ड ट्रैप में पानी आने के बाद में जो सील्ट है वो नीचे ही रह जाएगी बिकॉज ऑफ इस डेड वेट, और जो बीच के लेयर में का जो पानी है वो पानी हॉरिजॉन्टल वी वायर गार्ड में से फिल्टर होके इस पाइप से आएगा और फिर उसको हम लोग लेंगे फिल्टर टैंक में. तो हमको ऐसे 2 टैंक बनाने पड़ेंगे. एक है सील्ड ट्रैप का टैंक जो छोटा है 5 फीट डायमीटर 6 फीट गहरा. दूसरा टैंक है जिसका डायमीटर 5 फीट रहेगा लेकिन वो 20 फुट गहरा रहेगा. रिमेंबर दिस इज 20 फीट डेप्थ. तो ये दूसरा टैंक है. दिस इज कॉल्ड एज सम्प वेल कम फिल्टर टैंक. इसके अंदर 2 पार्ट होंगे. ऊपर का जो 5 फीट का पार्ट है ये होगा आपका फिल्टर टैंक, और नीचे का पार्ट है ये होगा आपका सम्प वेल. तो ये कैसे काम करेगा, तो ये जो फिल्टर टैंक है इसके लिए हमको इसका क्रॉस सेक्शन समझना जरूरी है, जो मैंने आपको इसके पहले भी इसमें बताया. तो इस फिल्टर टैंक में हम लोग क्या कर रहे हैं, जो ये डायग्राम मैं आपको शेयर कर दूंगा बाद में लगे इसको. तो इसके अंदर सबसे नीचे वाले एरिया में 80 mm एग्रीगेट, उसके ऊपर 40 mm एग्रीगेट, उसके ऊपर 20 mm एग्रीगेट, 20 mm एग्रीगेट के ऊपर चारकोल हम लोग लगाएंगे, और चारकोल के ऊपर हम लोग सैंड का बेड देंगे, सैंड ग्रेवल बेड. तो जो भी बारिश का पानी ऑलरेडी वो सील्ड ट्रैप में से सील्ड सेपरेट होके आया है वो पानी इस रेत के ऊपर आएगा, और वो रेत के जरिए कोल जो चारकोल है चारकोल से होते हुए फिल्टर बेड से फिल्टर होगा. अब इसका कंस्ट्रक्शन करने के लिए ये टेक्निकल मैं प्रेजेंटेशन नहीं करना चाह रहा था, लेकिन फिर मैं ब्रीफ में बता देता हूँ. तो यहाँ पे बीच में हमने एक प्रीकास्ट स्लैब डाला है आरसीसी का, यानी ये 20 फुट के टैंक में ऊपर का 5 फुट का चेम्बर जो है उसके बीच में एक स्लैब है, जो स्लैब को होल्स बनाए हैं, और उसके नीचे सम टैंक है. तो जो फिल्टर होके पानी आएगा वो नीचे के सम वेल में जमा होगा. तो जब भी जोर से पानी आएगा तो ये पूरा सम वेल 20 फुट तक 15 फीट तक पानी से भर जाएगा. अब इस टैंक के अंदर में से सेंटर में से हमने बोरवेल की है. उस बोरवेल के दोनों एंड को भी हम लोग वर्टिकल वायर गार्ड बोलता है, वी वायर गार्ड मेश लगा सकते हैं. ये यहाँ पर भी आपको लगाना जरूरी है वी वायर स्क्रीन. ये वी वायर स्क्रीन जो है यहाँ से पानी एंटर होगा इस बोरवेल के अंदर, और ये बोरवेल का जो पाइप है ये एसडीपी का पाइप आपके बोरवेल के ग्राउंड वाटर को देखते, ग्राउंड वाटर के
एक्वीफर की लेयर को देखते हुए 100 फुट, 150 फुट, 200 फुट, 300 फुट तक गहरा आपको ले जाना है ये वाला पाइप। तो सम्प वेल में जो पानी आ गया वो ऑलरेडी फिल्टर्ड वाटर है, जो पहले सील चेंबर में से फिल्टर हो गया, फिर फिल्टर टैंक से फिल्टर हो गया, चारकोल से भी पास हो गया, सैंड बेड से भी पास हो गया, और फिर सम्प वेल में आया। सम्प वेल से फिर से फिल्टर होके वी वायर गार्ड में से फिल्टर होके फिर बोरवेल के केसिंग में वो एंटर हो गया, और फिर ये एंटर होके डायरेक्टली सीधा जाएगा ग्राउंड वाटर एक्वीफर में, जहां पे वो हॉरिजॉन्टली स्टोन के क्रैक्स में से नीचे में फैलेगा और एक्वीफर को रिचार्ज कर देगा। तो इस प्रकार से हम लोग पानी को फिल्टर करके ग्राउंड वाटर को भी हम लोग जमीन के अंदर छोड़ सकते हैं, प्रोवाइडेड ये जो सारा फिल्ट्रेशन है ये टेक्निकली बराबर होना चाहिए। यदि एक बार माइक्रोबायोलॉजिकली कंटेमिनेटेड वाटर यदि नीचे जाता है तो फिर ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन हो जाएगा आपका, तो उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ सकते हैं। बट इफ यू प्रोवाइड दिस टाइप ऑफ सिस्टमेटिक अरेंजमेंट, तो आप रेन वाटर जो बारिश का पानी है, जो जमीन पे गिरने वाला है, एग्रीकल्चर फार्म लैंड में गिरने वाला पानी है, उसको भी आप हार्वेस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। Shantanu, please. I have answered. Yeah, you answered. Shantanu will take other question. Yeah, Shantanu, please. Unmute yourself, Shantanu. Unmute yourself. No, you are not unmuted. I think he Your has voice a is- slow internet speed, so he is not getting activated early. No. नहीं, still mute, sir. He is Unmute करा, muted sir. actually. Correct. He is muted, sir. CDK, you are right. He is muted. Unmute करा, sir. Unmute. सर एक सवाल आया है, तब तक unmute अनिल करते जगताप हैं। जी ने क्वेश्चन पूछा है कि एग्रीकल्चर के लिए कितना एक्सपेंस होगा। जो Correct. मैंने अभी सील्ड चेंबर और सम्प वेल, फिल्टर टैंक, ये जो सिस्टम मैंने बताई है, इसको करीब महाराष्ट्र में तो भी अभी फिलहाल में हमारे अमरावती मेट्रो सिटी में 80,000 से लेके तो 90,000 तक का कॉस्ट आती है। इसके अंदर हमने सारे एलिमेंट्स को प्रीकास्ट कंक्रीट का यूज करने की कोशिश की है, ताकि हमारा ऑन साइट इंस्टॉलेशन का खर्चा हमारा कम हो चुके। यदि इन सीटू कास्टिंग करते हैं तो कास्टिंग थोड़ी सी बढ़ सकती है, बट आपको बोरवेल करना है, एक फिल्टर वी वायर गार्ड, एच वायर गार्ड आपको लगेगा, चारकोल, स्टोन एंड कंस्ट्रक्शन लेबर, ऑल दिस, सो 80,000 to 1 lakh रुपीज इसको खर्चा आता है, बट दिस इज ए वन टाइम सिस्टम। Sorry, actually क्या है, मुझे I have got the message that host is not allowing me to participate. Unmute them. नहीं, अभी आप मत बंद करो सर, ये रहने दो, आपका खुला रहने दो माइक। हाँ, क्योंकि that is why I am not able to unmute. Okay, go ahead sir. Okay. So anyway, thank you very much. So I think okay. So I think any another question? Okay, my question is like पानी फाउंडेशन और अलग अलग फाउंडेशन अभी इस पे अलग अलग जगह से काम कर रहे हैं। सो फॉर द सोसाइटी पर्पज any particular association or something like that, society or association is working on this together for this type of work socially I'm talking about. सर यहाँ पर पानी फाउंडेशन का मकसद सर अलग था, आई विल नॉट गो इनटू दैट, बट एज ए सोसाइटी मैं तो अभी ये काम कर रहा हूँ कि आई एम जस्ट स्प्रेडिंग द अवेयरनेस। अमरावती सिटी या फिर आज के आसपास के डिस्ट्रिक्ट में मुझे काफी कॉल्स आते हैं एंड आई प्रोवाइड द टेक्निकल सोल्यूशन और टेक्निकल गाइडेंस, और मैं प्रेजेंटेशन देके, लेकिन मेरा इंसिस्टेंस ये होता है कि मैं साइट को विजिट करके उनको एक प्रॉपर सोल्यूशन बता के उनको इंस्टॉलेशन करने के लिए इंसिस्ट करूँ। यहाँ पे हमने कुछ सोशल ऑर्गेनाइजेशन के साथ में काम किया है, सो दे आर डूइंग द CSR वर्क, सो इफ यू एट ऑल वर्क आउट फॉर दैट, तो लेकिन इसके अंदर CSR करने की कोई बात है नहीं। जो फार्मर है उसको यदि पानी चाहिए और उसके पास में यदि कोई अच्छा क्रॉप वो लेता है और उसको पानी की स्कैरेसिटी है, तो उसने 80,000 या 1 लाख रुपए खर्चा भी कर दिया, तो ही विल गेट द बेनिफिट ओवर द नेक्स्ट 10 या 20 ईयर्स। तो इसमें इन्वेस्टमेंट का कोई ज्यादा ह्यूज पार्ट है नहीं। यदि रेसिडेंशियल एरिया में हम करना चाहते हैं तो वहां पे जो रेडीमेड फिल्टर मैंने आपको बताया, तो 4,500 से लेके तो 10,000 तक का अलग अलग कंपनी के फिल्टर्स आते हैं। तो एवरेजली हम लोग पकड़ लिए कि 6,500 का फिल्टर और 3,500-4,000 रुपए के पाइप सिस्टम आपको लगेगी, तो 10-11 हजार में आपका रेसिडेंशियल बिल्डिंग जो है
हम लोग जो बंगलो या इसकी बात कर सकते हैं 1000 स्क्वायर फुट के लिए 2 BHK 3 BHK का बिल्डिंग, तो उसके लिए 10,000 रुपए में आपका रेन वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम इंस्टॉल हो जाता है, प्रोवाइडेड यू शुड हैव ए बोरवेल और ओपन वेल, दैट इज द कंडीशन। तो खर्चा कोई ज्यादा नहीं है, बट वी हैव टेकन सर दैट हर एक कॉर्पोरेशन के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट का एक रूल है कि यदि आप आपके घर को टेक्निकली फिजिबल एक अच्छी रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हो तो आपको आपके टैक्स के अंदर जो आपका MNC का टैक्स है, घर टैक्स के अंदर आपको 5% की छूट मिलती है। मैं चाहता हूं कि हम लोग, कई लोग लेटर लिख रहे हैं कि मैंने कहा है महाराष्ट्र गवर्नमेंट को कि 25% तक छूट को करना चाहिए आपने, क्योंकि मेरा टैक्स है 2000 रुपए, मुझे 5% में मुझे कितनी छूट मिल रही, 100 रुपए, मैं क्यों लोड लूंगा उसका। तो ये होना चाहिए 25% तक। कुछ लोगों ने 30% तक दिया है, कुछ स्टेट में ऐसी सिचुएशन है कि आपके घर के टैक्स में आपको 30% छूट देंगे यदि आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हो। सो वी हैव टू बिल्ड द कम्युनिटी मोटो, हमको बनाना पड़ेगा ये। दूसरा है कि अभी महानगर पालिका के लिए कई महानगर पालिका में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर दिया है व्हेन यू आर टेकिंग द बिल्डिंग परमिशन। तो इसके पहले ऐसा था कि बिल्डिंग परमिशन आपको कोई पुणे में हो, चाहे आप नागपुर में हो, चाहे आप बॉम्बे में हो, नगर परिषद के तरफ से या कॉर्पोरेशन के तरफ से बिल्डिंग परमिशन के टाइम पे आपको एक स्टैंप लगा दिया जाता है कि मैं मेरे घर को रेन वाटर हार्वेस्टिंग करने की कंडीशन के तहत ये बिल्डिंग परमिशन को स्वीकृत करता हूं। और नगर परिषद अपने हाथ ऊपर कर दी थी कि मैंने सिक्का लगा के दे दिया भाई, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज विद द ओनर। उसने किया नहीं किया मेरी जिम्मेदारी नहीं है, नगर परिषद ने, मैंने उसको सिक्का लगा के दे दिया कि अभी तुम्हारी जिम्मेदारी है, इस कंडीशन को अधीन रहते हुए मैंने आपको परमिशन दी है, आपने नहीं किया तो जो भी नफा नुकसान है, लॉस है, या जो भी रूल को आपने तोड़ा है वो ओनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब हमने नगर परिषद को लेटर लिखा, गवर्नमेंट को लेटर लिखा कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आप ये कहिए कि नगर परिषद के सारे इंजीनियर को पहले करने लगाइए अपने अपने घर पे। मैंने अमरावती में ये प्रयोग किया और चीफ ऑफिसर को पकड़ा, मैंने उनको बोला कि आपके भले घर पे मैं लगा देता हूँ रेन वाटर हार्वेस्टिंग, फिर आप सब इंजीनियर को बोलो कि उनके घर पे हम लोग लगाएंगे, और फिर इंजीनियर अपने अपने एरिया में जाके बोलेगा कि आपको भी अपने अपने एरिया में लगाना है। नहीं तो क्या हो रहा है कि मैं सिर्फ ऐसा बोलता हूँ, या मेरे ऐसे कई सारे लोग हो सकते हैं कि जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में बोलेंगे लेकिन खुद कुछ नहीं करेंगे, तो कोई आपकी सुनने वाला नहीं है। तो हमको प्रैक्टिकलिटी बढ़ाना पड़ेगा। मैं मेरे कॉलोनी में बोलने के पहले मेरे कॉलोनी पे, मेरे घर को भी इंस्टॉल करूंगा, तब मैं मेरे कॉलोनी के लोगों को बोल पाऊंगा ताकत से। और ये हमने अमरावती में तो मैंने कर लिया है। अब मैं हर जगह पहले मैं करता हूँ, फिर मैं बताता हूँ। और ऐसे मैंने कई लोगों को भी खड़ा किया है कि पहले तुम्हारे फ्लैट स्कीम में लगा, बाद में मेरे को तू कॉलोनी में बुला, लोगों को करने के लिए बताओ कि अवेयरनेस का प्रोग्राम मेरा बाद में रखो, पहले आपके कॉलोनी में करो, फ्लैट की स्कीम में करो, और फिर बताओ। और फिर ये इसके लिए फिर हमने नगर परिषद में उसके लिए हमने एक जरिया बताया कि यदि लोकल बॉडीज को, MNCs को हमारा इनकम यदि बढ़ाना है, तो हमने बोला कि बिल्डिंग परमिशन में आप 10 से 15,000 रुपए कंपल्सरी कर दो। तो हमारी अमरावती नगर परिषद में क्या प्रैक्टिस है, बिल्डिंग परमिशन चाहिए आपको कितना भी हो, मिनिमम 10,000 रुपए आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा, और आपने यदि रेन वाटर हार्वेस्टिंग नहीं किया तो आपके 10,000 रुपए नगर परिषद जब्त कर लेगी। यदि आपने रेन वाटर हार्वेस्टिंग किया तो 10,000 रुपए आप रिफंड मांग सकते हो। एंड पीपल आर डूइंग। तो अभी मेरे पास इंक्वायरी है कि नए आर्किटेक्ट जो इंजीनियर पहले हमको नहीं सुनते थे, वो क्या करते थे कि सिक्का लगा दिया कि गड्ढा बना दो, मिट्टी पत्थर डाल दो, पाइप छोड़ दो, और रेन वाटर हार्वेस्टिंग किया करके बोलो। और हम लोग हमारे ही साथ में धोखा कर रहे कि मुझे लग रहा है कि मैंने रेन वाटर हार्वेस्टिंग किया है, पानी परकोलेट हो रहा, हार्वेस्ट नहीं हो रहा, और ऐसा 10 सालों में हुआ है। तो अब हमने बोल दिया है कि आप टेक्निकली फिजिबल रेन वाटर हार्वेस्टिंग किया होगा तो ही 10,000 रुपए वापस मिलेंगे। आस्क फॉर द सर्टिफिकेट बाय द टेक्नीशियन, कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक्सपर्ट या जो एनवायरमेंट एक्सपर्ट है उनका सर्टिफिकेट लाओ कि इन्होंने रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निकली ढंग से सही किया है, तो इनको 10,000 रुपए रिफंड दिए जाए करके। एंड नाउ द पीपल आर डूइंग। तो मैं अमरावती में कई सारे हमारे बिल्डिंग जो नए बन रहे हैं, वहां पे लोग मुझे कॉल कर रहे हैं कि सर हमको सबसे पहले रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए बताओ, एंड वी आर इंसिस्टिंग देम टू डू द रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निकली in good way. So all the things are there also. Okay, thank you, sir. I think I can take a question from the chat box. 1 minute. बहुत सारे questions आए हैं. उसमें से जो भी अभी टाइम के हिसाब से हमें आगे बढ़ना चाहिए संतोष जी। ओके, ठीक है। तो जितने भी यानी कि क्या बोले, क्रिटिकल क्वेश्चन हो, चैलेंजिंग क्वेश्चन है, वो लेंगे तो अच्छा रहेगा। बाद में हम हमारे फिफ्थ के प्लेटफॉर्म से हम उनको जवाब देंगे। ओके, ठीक है। सर हमसे है ही जुड़े, तो फिर फिक्र ही नहीं है। ओके, या ठीक है। तो आई कैन टेक सम ऑफ द क्वेश्चंस।
I can take a Gajanan Mane. I have practical experience when I was in China that every Chinese usually uses 35 liters of water per person. Why this is not with Indians? Yes. So this is one of the again question that everybody we have to ask for myself. पहले मुझे खुद पे काम करना होगा एंड दिस कैन हैपन इन इंडिया ओनली. मैं मेरे घर की बात यदि बताता हूँ तो मुझे पानी का बिल काफी कम आता है बिकॉज हमारे फैमिली में हमने ऐसे लोगों को आदत लगाए कि हम लोग कम से कम पानी इस्तेमाल करके, लेकिन उसके लिए कई सारी चेंजेस हमारे यहाँ पे करने होंगे. इसके लिए सोल्यूशन भी अवेलेबल है. वो सारे सॉल्यूशंस के प्रेजेंटेशन मेरे पास अवेलेबल है. मैं अभी रेन वाटर हार्वेस्टिंग इस विषय को लेके 15 लेक्चर्स की सीरीज करने वाला हूँ. एक आवर का एक लेक्चर होगा एंड 15 प्रेजेंटेशंस आर रेडी विथ मी. सो इसमें मैं शॉर्टकट में बता देता हूँ कि पहले हम लोग हमारे घर के जो प्रैक्टिसेस है वहां पे हम यदि काम करते हैं तो हमारा वाटर कंजम्पशन हम लोग डेली का कम कर सकते हैं. तो एक तो हमारा जो घर में वेस्ट वाटर निकल रहा है वो वेस्ट वाटर को यदि हम लोग कलेक्ट करके रीयूज कर सकते हैं तो पानी रिसाइकल हो जाएगा, वाटर कंजम्पशन कम हो जाएगा. हमारे घर में की नंबर ऑफ टैप्स हमको कम करने चाहिए. सिंक में नल, हाथ धोने के लिए अलग से बेसिन, बाहर में नल, सामने नल, गार्डन में नल, टेरेस के ऊपर नल, ऐसे कई सारे टैप्स लगा के रखे तो पानी वेस्ट होने वाला है. उसको हमको बंद करना पड़ता है. लिमिटेड चाहिए हमको पहले. और वेस्ट वाटर, रिसाइकल्ड वाटर, ड्रिंकिंग वाटर, इसका सेपरेट यूज आप डिसाइड कर लो कि ड्रिंकिंग वाटर से मैं सिर्फ पीने के लिए ही पानी भरूंगा, बाकी का पानी नहीं भरूंगा. जब मैं फ्रेश वाटर को यदि यूज करता हूँ अदर पर्पस के लिए तो मैं उसको रिसाइकल करूंगा. उसके लिए तरीके आपको अपने घर में इंस्टॉल करने पड़ेंगे. वी आर ऑल्सो वर्किंग ऑन दैट. ये थोड़े छोटे पैमाने पे लिए रेसिडेंशियल के लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन फ्लैट स्कीम में ये पॉसिबल है. कई बिल्डिंग्स में हमने किया है कि फ्लैट स्कीम में 5 या 10,000 लीटर का टैंक, उसके अंदर सारा वेस्ट वाटर जमा करो, उसको प्यूरिफाई करो, फिल्टर करके रिसाइकल करो, फ्लशिंग के लिए यूज करो. इट इज पॉसिबल. गार्डनिंग के लिए वेस्ट वाटर आप यूज कर सकते हो, वॉशिंग के लिए आप वेस्ट वाटर को रिसाइकल करके यूज कर सकते हो. सो देयर बाय यू कैन रिड्यूस योर वाटर कंजम्पशन. इसके अलावा आपके घर में के जितने टैप्स है, अलग अलग पर्पस के लिए टैप जो है उसके लिए अलग अलग उसके नोजल्स आते हैं. आपको यदि डिश वॉशर के लिए चाहिए तो अलग नोजल, आपको कप धोने के लिए अलग नोजल, ग्लास धोने के लिए अलग नोजल, बर्तन धोने के लिए अलग, पीने का पानी भरने के लिए नोजल अलग. तो यदि आपने इस प्रकार के आइडेंटिफाई 2-3 टैप कर लिए, उसको अलग अलग प्रकार के नोजल लगा लिए, तो जहां पे 1 लीटर का पानी लगता है वो 250 ग्राम में भी, लीटर में भी पानी, मिलीलीटर में पानी हम लोग काम कर सकते हैं. तो एवरीवेयर वी हैव टू थिंक अबाउट दैट आवर कंजम्पशन ऑफ वाटर शुड रिड्यूस. मैं जब पानी इस्तेमाल करता हूँ तो मुझे क्वेश्चन पूछना चाहिए कि ये सही में ये करना जरूरी है क्या. कितने बार मैं कार धोने के लिए मैं सिर्फ 2 लीटर में मेरी कार एकदम क्लीन एंड क्लियर वॉश कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए मैंने कुछ टूल्स और कुछ प्रैक्टिस मैंने अडॉप्ट कर ली तो मुझे कार धोने के लिए पाइप की जरूरत नहीं है. तो ये क्वेश्चन मुझे पूछना है कि साल भर में मैं कितने बार पाइप का पानी यूज करूंगा, या 2 लीटर में पानी कार को धोऊंगा, या 1 लीटर में मेरी बाइक को धोऊंगा. एंड बाय अडॉप्टिंग दिस टाइप ऑफ प्रैक्टिसेस, मेनी प्रैक्टिसेस आर देयर विच आर प्रैक्टिकली पॉसिबल. लेकिन अवेयरनेस करके 1-to-1 स्प्रेड करके हमको खुद में अडॉप्ट करना यदि चाहेंगे, so we can reduce the stress of availability of the water. Thank you very much. So I think can we take questions or we can no, those questions are critical, then we can take, because time is concerned. People yeah, should I not understand. feel. So, about the cost and that questions, I think they can. So Please, I can take that. Okay. One questions from Anil Jagtap that agriculture के लिए कितना expense होगा sir, agriculture? That मैंने बताया कि सर 80,000 से लेके 90,000 तक का हो सकता है, जो सिस्टम मैंने बताई. Okay, and another is from Sri Hari. What is the cost and is it require electricity? That is no electricity require. Okay. Auto flush system, one time installation. हर साल कोई मेंटेनेंस नहीं लगेगा. एक बार लगाने के बाद में आपका ये जो फिल्टर है, ये फिल्टर कम से कम 8 से 10 साल चलने वाले भी फिल्टर है. 10 क्या 15 साल चलेंगे. एसडीपी लॉन्ग लाइफ. सूरज में, ठंडी में टेम्परेचर चेंजेस की वजह से एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, बॉडी खराब नहीं होगी. ऐसा मटेरियल हमने यूज करके भी फिल्टर बनाए हैं. SS304 का फिल्टर यूज किया है, करोजन नहीं होगा, फिल्टर बदलने की जरूरत नहीं है. काफी सिर्फ आपको इतना करना है, हर बारिश के पहले एक बार फिल्टर को खोलो, उसके अंदर का फिल्टर एलिमेंट निकालो, उसको अच्छे से नल के नीचे वॉश कर लो, फिर से लगा दो, ढक्कन लगा दो, एंड फॉरगेट इट, इट विल ऑटोमेटिकली सेल्फ क्लीनिंग वाज देयर. कोई आपको कॉक ऑपरेट नहीं करना है और कोई आपको ध्यान नहीं देना है, एंड इट विल नो रिक्वायर एनी कॉस्ट, रिकरिंग कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट, कुछ नहीं लगेगा. दिस टाइप ऑफ फिल्टर्स आर अवेलेबल. थैंक यू सर. आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इंडिया में एटलीस्ट ये अभी अवेयरनेस है,
क्योंकि केप टाउन जैसा नहीं होना चाहिए। केप टाउन यस, केप टाउन जैसा नहीं होना में चाहिए, चेन्नई जैसा नहीं होना हाँ चाहिए। वाटर क्राइसिस हुआ, सीवियर वाटर शॉर्टेज हुआ, और वैसा होना नहीं चाहिए। टचवुड वो सिचुएशन अपने यहाँ नहीं आए। और दूसरा ऐसा होता है कि दुबई में अभी बहुत सारी चीजें हो रही है। दुबई में वाटर सी को लेके, सी वाटर को लेके दे आर डूइंग वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स, एंड दे कन्वर्टेड सी वाटर इनटू the water we can drink maybe. Potable water, yes. Yes. So that is also one addition all over the world is going on. So I think we can stop and we can stop, and really it is really important that everybody should aware of. One question I just want to take, एक important है जो हमने करना चाहिए। अनिल जगताप जी ने क्वेश्चन पूछा है, सोसाइटी के लिए कितना एक्सपेंस होगा। अच्छा, यहाँ पे यदि सोसाइटी होती है तो 3000 से 5000 स्क्वायर फुट का टेरेस होता है आपका, तो आपको थोड़ा बड़ा फिल्टर लगाना पड़ेगा। बड़ा फिल्टर जो है वो करीब करीब 16000 से 20000 रुपए का होगा, जहां से 3000 से 5000 स्क्वायर फुट एरिया का जो पानी है बारिश का, उसको हम लोग फिल्टर कर सकेंगे रियल टाइम में, और उसको हम लोग बोरवेल के जरिए फिल्टर कर सकेंगे। लेकिन बड़े फिल्टर स्कीम, बड़े फ्लैट स्कीम में आपके जो रेन वाटर के पाइप है उसको ऊपर के लेवल पे ही आपको हॉरिजॉन्टली कनेक्ट करना पड़ेगा। तो वहां पे आपको एक अच्छे क्वालिटी की प्लम्बिंग की पाइप, पीवीसी पाइप की जो फिटिंग है, SWR पाइप की फिटिंग है वो लगेगी। तो उसके लिए भी आपको कम से कम 20-25 हजार रुपए खर्चा आ सकता है। और यदि आपने इंस्टॉलेशन शुरू में यदि कर लिया बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के टाइम में, तो आपका ये सारा खर्चा 40 से 45 हजार हो जाता है, जो एक फ्लैट स्कीम के लिए कुछ भी नहीं है। एंड यू गेट गुड क्वालिटी ऑफ वाटर। दूसरा मैं आपको बताना शॉर्टकट में भूल गया, उसको मैं बता देता हूँ अभी, कि रेन वाटर को हार्वेस्ट करने के बाद में ग्राउंड वाटर की क्वालिटी इंप्रूव होती है। हार्डनेस, जो सॉल्टी पना है पानी का, वो भी कम हो जाता है। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द गुड थिंग व्हाई हार्वेस्टिंग द रेन वाटर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सो सर, मैं अपने कातराबाद साहब के पास जाता हूँ। कातराबाद साहब ने हैंड ऊपर किया है। कातराबाद सर, प्लीज। थैंक यू सर। लास्ट क्वेश्चन है, जैसा सोसाइटी में अगर हम ये करेंगे, मान लीजिए हमने 200-250 फीट का बोरवेल हमने खोदा है, और ये बारिश का सीजन में ही हार्वेस्टिंग करेंगे हम, मोस्टली जब भी बारिश आता है, बट उसमें 100 फीट के लेवल पे पानी लगा हुआ है और नीचे 100 फीट है, तो जब ये हम हार्वेस्टिंग करते तो क्या ओवरफ्लो होने का चांसेस रहता है? मेरा एक्सपीरियंस है सर, अभी मैंने जितने जगह पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग कराया है बोरवेल में, ओनली 2 to 5% बोरवेल सिचुएशंस आर देयर कि जहाँ पे बोरवेल ओवरफ्लो होती है, ओनली 2%। यानी 100 में से समझ लो 95 जगह पे ओवरफ्लो होने का चांस ही नहीं है। देयर आर सम एरियाज इन द सम सिटीज कि जहाँ पे नीचे में काला वाला पत्थर होता है, जो उसके अंदर कोई क्रैक नहीं है, एक्विफर नहीं है, वो पानी अडॉप्ट रख नहीं सकता है। और ऐसे इसमें ऊपर के लेयर पे जो भी पानी के झरे है, वहां से पानी आपके बोरवेल में आ रहा है, तो वहां पे हार्वेस्ट होने की चांसेस कम होते हैं। लेकिन जहाँ पे आपका 200 से डेप्थ 300 तक बारिश यदि गई और उसके अंदर यदि फ्रैक्चर्स है, तो अभी तो ये भी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है कि आपके एग्जिस्टिंग बोरवेल में भी आप हॉरिजॉन्टल फ्रैक्चर्स कर सकते हो, ताकि वहां पे पत्थर के अंदर कुछ झरने बन जाए, कुछ क्रैक्स बन जाए, जिससे पानी हॉरिजॉन्टली यदि स्प्रेड चालू होना शुरू हो गया, तो कितने भी अमाउंट का पानी आप नीचे हार्वेस्ट कर सकते हो। देयर इज नो लिमिटेशन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सो प्रवीण जी, बहुत बढ़िया। देखो, आपको तो सुनना हमें पसंद है और भी सुनना है, तो हम एक सीरीज को बरकरार रखेंगे आगे टीम की ओर से, और ये हम सारे लोगों को अवेयर करेंगे सर। हम बहुत आपके शुक्रगुजार हैं। अभी ये वक्त है, ये 2 सेशन में सर, आपके सेशन में और प्रदीप जी के सेशन में जो भी कुछ हमें थोड़ा बहुत मिला है, उसके बारे में हमारे कातराबाद साहब जो हमारे डायरेक्टर है पीप के, उनको मैं विनती करता हूं कि सर प्लीज शेयर योर व्यूज ऑन व्हाट वी हैव टू टेक अवे सर, एंड आल्सो प्रपोज वोट ऑफ थैंक्स, and after that we'll go for our Vande Mataram, and then the program will close. Over to you, Katrabad sir. Thank you sir, thank you so much. So really I appreciate कि such a wonderful sessions, both the sessions were so wonderful. तो बहुत सारी चीजें हमें आज यहाँ पे पता चले हैं और हमें सीखने के लिए मिला है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने पहला टॉपिक की बात करूं तो रूरल डेवलपमेंट इन न्यू इंडिया, उन्होंने कुछ अच्छी चीजें ऐसे कुछ बताए कि जैसे कि हमें कुछ मालूम नहीं थे, या कुछ मालूम थे बट हम नजरअंदाज करते थे, बट उसका सिग्निफिकेंस आज हमें पता चला। जैसे कि
आज रूरल एरिया जो है वो डेवलप होते जा रहा है। ऑफ कोर्स हमें ये पता है कि काफी कुछ गवर्नमेंट एजेंसीज काम कर रहे हैं रोड्स के बारे में, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, बट हमें एग्जैक्टली पता नहीं कि अभी कहीं हम कहीं जाते हैं तो अभी भी कुछ रोड्स कच्चे मिलते हैं हमें, राइट? क्या ऐसे कुछ फिगर्स है 80% ऑफ विलेज हैव बीन हैव अ गुड रोड्स नाउ बाय दिस टाइम। ऑफ कोर्स रूरल इंडिया इज डेवलपिंग, बट 87% जो पॉपुलेशन है नाउ दे आर इनटू इलेक्ट्रॉनिक यूसेज। ये एक बड़ा फिगर है, राइट? अपार्ट फ्रॉम मोबाइल छोड़ के हमें ज्यादा पता नहीं है, बट घर घर में आज टीवी है, घर घर में आज मोबाइल है, हर बंदे के पास मोबाइल है। रूरल पीपल हैव बीन चीटेड सिंस इयर्स, ये ट्रू है। यानी जो रूरल एरिया के जो लोग है, ये तथ्य सत्य है कि जो अपने लोखंडे सर ने बताया कि रूरल एरिया पीपल आर चीटेड, इट इज वेरी ट्रू। वहां पे कुछ काम करना है, फ्लिप के लिए बहुत ही अच्छा एक मौका है, कितना हम एजुकेट कर सकते हैं। क्योंकि जितने गवर्नमेंट के स्कीम्स होते हैं, कुछ ये आते हैं तो वो डाउन द लेवल जो यूजर होता है वहां तक पहुंचते नहीं है। तो इसमें एग्रीकल्चर में तो बहुत ही बड़ा चीटिंग होता है, राइट? एक अच्छा काम उन्होंने शुरू किया है कि ओपनिंग ऑफ लाइब्रेरीज, रूरल लाइब्रेरीज थ्रू इंडिया। कितना हजार उन्होंने ऑलरेडी 46,000 कुछ जगह पे उन्होंने किया है, बट उसका सही इस्तेमाल कितना हो रहा है? I appreciate one of our participant. He has extended his intention. He has shown कि how corporate company can help. ये बहुत ही अच्छा आइडिया है, बट FIP also can do something in that. ये मेरा मानना है कि हमने लाइब्रेरी तो लगाया है, बट उसका अच्छा इस्तेमाल होना चाहिए। Around 48,000 villages are doing weekly बाजार। वीकली बाजार लो लगता है तो बहुत ही कम है एक्चुअली। कितने थाउजेंड्स ऑफ विलेजेस है, उसमें से सिर्फ 47,000 विलेजेस दे आर ऑर्गेनाइजिंग वीकली बाजार। वो वीकली बाजार को अगर कुछ ऑर्गेनाइज्ड वे में करेंगे, आजकल डिजिटल का जमाना है, पेमेंट का इशू नहीं है। मे बी सम, जैसे कि हम बात करते हैं ऑर्गेनाइज्ड मल्टी ब्रांड टू व्हीलर वर्कशॉप्स, इन सच ए वे वी कैन डू गुड थिंग्स देयर। एंड सह्याद्री फार्म्स का एक अच्छा एग्जांपल उन्होंने कोट किया यहाँ पे नासिक में। जो सह्याद्री फार्म्स है वो अगर कोविड में इतना बेहतरीन कर सकते हैं कि तो फिर बाकी लोग क्यों नहीं है? तो देयर आर सर्टेन मतलब एरियाज टू इम्प्रूव, उसके ऊपर भी हम काम कर सकते हैं। तो अभी दूसरा जो अच्छा चीज बताया उन्होंने कि ओनियन या टोमेटो, ये इसका जब भी प्राइस बढ़ता है तो काफी हंगामा हो जाता है। बट वो किसान तो फ्रस्ट्रेट, जब वो लास्ट मोमेंट उसका बिकता ही नहीं है, जब वो बाजार तक लेके जाके उसको 2 रुपए में बेचने का लायक नहीं रहता है, क्योंकि उसका ट्रांसपोर्टेशन जो एक्सपेंडिचर है, तब जाके आप अपना फ्रस्ट्रेशन निकालता है। बट वी हैव सीन मेनी क्वालिफाइड पीपल, दे इमीडिएटली स्टार्ट रेजिंग सो मेनी, व्हाट्सएप में जोक्स आते हैं, इमीडिएटली वो ओनियन का हार बनता है, राइट? बट कितना हम खा रहे हैं, साल में 17-18 केजी खा रहे हैं। बहुत ही अच्छा एक फिगर उन्होंने बताया सर ने। पर्सन एट एन एवरेज इज कंज्यूमिंग 17 to 18 kg ऑनियन इन अ ईयर, राइट? सिमिलरली टमाटर होगा, सिमिलरली लाइक अदर थिंग्स होंगे। बट जहाँ भी मतलब लोगों को कॉन्शियसनेस या अवेयरनेस का बहुत ही जरूरी है। और रूरल डेवलपमेंट में अगर हमें कोई स्कोप करना है तो यस वेरी वेल एक्सप्लेन कि फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई ज्योग्राफिकल एरिया, देन सी द डेमोग्राफी। ये दोनों अगर सुटेबल लग रहे तो वहां पे लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप का एक पैशन है क्या, ये तीनों चीजें अगर आप सिलेक्ट करेंगे तो आप डेफिनेटली उस पर्टिकुलर एरिया को रूरल डेवलपमेंट के हिसाब से आप हाथ डाल सकते हैं। इट इज अ गुड इनपुट फॉर अस। And a few other points they have told that machineries, when I was putting a question of high-tech farming, so hardly 45% of forget other equipments, ट्रैक्टर एक जो कॉमन नीड है आज वो सिर्फ 45% लेवल पे यूज होता है, तो बाकी मशीनरी तो होते ही नहीं होंगे ज्यादा। एंड उन्होंने एक अच्छा चीज उन्होंने इंडिकेट किया, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एंड कॉर्पोरेट फार्मिंग विल बी द फ्यूचर। दिस इज व्हाट ही वाज टॉकिंग अबाउट। सिमिलरली एरोमेटिक एंड मेडिसिनल प्लांट्स farming will have a great future. That is also a good input from first speaker, Mr. Lokhande, Pradeep Lokhande.
that was on rural development in New India. And अभी जो अपने खांडवे सर ने जो लिया है, प्रवीण खांडवे सर, I really appreciate the way you are dedicated your life, your learnings, your education. वो तो मैं आपका प्रोफाइल बना रहा था तो जस्ट आई वाज टॉकिंग विद माय कलीग, ये तो मैराथन है जो एजुकेशन का, यू आर इनटू ऑल द मतलब फील्ड्स ऑफ आईटी छोड़ा नहीं है, सॉफ्टवेयर छोड़ा नहीं है, हार्डवेयर छोड़ा नहीं है. आई रियली सैल्यूट योर लर्निंग एटीट्यूड सर, राइट. सो इट इज अ ग्रेट इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस रियली. आदमी को मतलब लाइफ इज लर्निंग जो बोलते हैं ना, तो आपने तो हकीकत में उसको सर्टिफाई कर लिया. थैंक यू सर, थैंक यू. वेरी गुड दिस थिंग, इंस्पायरिंग पर्सनालिटी. और रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये सब लोग जैसे है ना वो बोलने वाली चीजें है, बट आपने आज हमारे आंखें खोल दी. आई कैन रियली से दैट यू रियली ओपन अवर आईज कि बाय जस्ट टॉकिंग की एवरेज आज एक पर्सन कितना कंज्यूम करता है. इनडायरेक्ट और डायरेक्ट जो कंजम्पशन है, दैट इज अराउंड 3000 liters considering all our requirements, right? But 97% is saline. जो available water है, so 97% is saline. We hardly got 3% fresh water. Within that 3%, there are so many complications again, right? There is a pond, there is a well, there is a tube well, and to get exactly your मतलब आपने तो जो अवेलेबल वाटर है उसका 1% सिर्फ हमें अवेलेबल है, और वी आर स्पेंडिंग 3000 times, right? We are wasting really. This is an eye-opening session, I can say that. And जो आपने अच्छा एक फिगर बताया कि 27,600 लीटर पर स्क्वायर मीटर बिल्टअप, ये आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया था कि हम कहाँ कहाँ वेस्ट करते हैं वाटर यूसेज. ये तकरीबन 27% we are wasting in toilet, right? And we are very happy, proudly we waste rather. मेरा bathroom clean है, मेरा flush clean है, but there are ways, right? Definitely there are ways you can go much cleaner than that without wasting this much water. That's what you told us. It's very this thing. And 40% of people on this earth have got inadequate water. 40% लोगों के पास adequate पानी नहीं मिल रहा है. देखिए, it's almost half of the global population. तो उसमें से 16% तो इंडिया में रहते हैं. ये भी आपने हमें मतलब आंखें खोल दी. Overall, it was a very good this thing. What I can say is rain water harvesting is a very critical and crucial for all of us. So this is a great single liner takeaway. I can say सभी का आंखें खुल चुके हैं. हर एक बंदा आज सवाल भी कर रहा है, सर मेरा सोसाइटी में करने से कितना खर्चा होगा, मेरा लैंड में करने से कितना खर्चा होगा. That itself is triggering us कि we have to definitely work on this. And I really appreciate audience, आपने इसको मतलब पॉजिटिव सेंस में लेके डेफिनेटली आप इम्प्लीमेंट करेंगे. एंड सर मैं आपको ये करता हूँ फिट की तरफ से, अगर कुछ भी हमें मदद लगे तो डेफिनेटली वी विल नॉक योर डोर एनी टाइम, राइट? So overall, there are some programs are possible where in the rural area we can also initiate this rainwater harvesting for the some of the rural schools. हमने कई एरिया में ऐसा काम किया है जहाँ पे हमारी जो रूरल स्कूल है उनको किसी कंपनी ने CSR में RO के फिल्टर दे दिए. तो गुड क्वालिटी RO फिल्टर having good cost and good company and good output and all these things, they are available with the school. But school की जो बोरवेल है उसको पानी नहीं है. So the RO water is not available for the students. And so many number of CSR activities are done like this where RO purifier were given. So I insist and I have said that कि आप उसके लिए बजाय आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग करने के लिए आपको उससे भी कम पैसे लगेंगे. So you give that amount and we insisted the school that आप पहले हार्वेस्टिंग कीजिए. Then you will use the RO and all other things. So that type of rural programs are also possible and that we will lead somewhere with the help of FIB. आपने बिल्कुल सही बोला. When you were talking all these things, मेरा mind ऐसे ही was, I was just going back to my own village कि वहाँ पे क्या problems है. And because I मतलब after my 7th standard education, I left my native place and education, job. So I'm always in urban area.
तो आफ्टर माय रिटायरमेंट लास्ट ईयर के आई वेंट बैक टू माय विलेज एंड आई स्टार्टेड डेवलपिंग माय फार्मिंग आल्सो। बट इस कोविड ने एक हमके मौका दे दिया कि यार साल भर तुम घर में लॉकडाउन में लॉकअप में बैठने से ज्यादा है वहाँ खुली हवा में अपना गांव पे जाओ, कुछ अपना डेवलपमेंट कर लो। सो विद दैट इंटेंशन आई वेंट बैक टू माय नेटिव लास्ट ईयर। तो एक साल में मैंने देखा वहां पे कि आपने जब ये हम इतना खोद नहीं जा रहे हैं, इतने बोरवेल्स बना रहे हैं, आज हमारा गांव में वाटर सप्लाई के लिए मतलब जो अरेंजमेंट पहले से बनाया था ग्राम पंचायत के तरफ से, वो तो अभी मतलब ड्राई हो चुके हैं या पानी कम पड़ रहा है। तो अभी एक 3-4 हजार पॉपुलेशन वाला एक छोटा सा गांव है, आई थिंक इट्स हार्डली 4000 पॉपुलेशन रहेगा, 4-4.5 आज जब उन्होंने 5 जगह पे बोरवेल मार के अब पानी सप्लाई कर रहे हैं। तो मेरा दिमाग में ये आ रहा है कि सर मेरा मतलब 50 साल की उम्र में, ऑफ कोर्स टुडे आई एम 59, बट अगर 50 साल का भी मैं बात करूं तो हमारे गांव में एक वेल है, पूरा जो 72 में जो ड्राफ्ट होगा था उस समय भी उस कुएं का पानी कम नहीं हुआ था। तो आज उसमें पानी नहीं है बोल के हम बाहर से वो जो क्रीक गया है, वो क्या बोरी नदी गया है, वहां से पानी लाके हम सप्लाई कर रहे हैं। बट आपका जो बात सुन के मेरा दिमाग में एक इंस्पिरेशन आ गया कि हाउ कैन आई गाइड माय ग्राम पंचायत कि जो हार्वेस्टिंग करके उसी कुएं में मैं गांव में मैं डाल दूं और वहां से लिफ्ट करूं। यस सर, इट इज वेरी मच पॉसिबल। हमारा मकसद ही यही है कि ईश्वर या नेचर आपको हर एक के लिए पानी पूरा दे रहा है। करेक्ट। हम लोग उसके तरफ ध्यान नहीं दे रहे और वो बह के चले जा रहा है। वी हैव टू सी दैट इट विल बी अवेलेबल बिलो आवर ग्राउंड ओनली। हर एक ग्राम को हम लोग सस्टेनेबल बना सकते हैं इस तरीके से। इट इज वेरी इजी नाउ। I'm very happy, Katrabad ji, the way you put the takeaways and way you basically express the gratitude on behalf of PEEP. One thing I will tell you, everyone here, I know that audience who are here, a good event never ends. A good event never ends in the world. They take only a pause and keep us waiting for the next. That is the fifth journey, friend. This is the little pause for a further journey. And you will connect with us. So again, I will repeat, a good event never ends in the world. They take only a pause and keep us awaiting for the next. So we are looking forward with the people to connect forever. With this, we will start for our Vande Mataram and then the program will get over. So we'll start for the Vande Mataram. To all our audience and guests here, okay? Yeah, please stand up. भारत माता की जय। वंदे मातरम। तो दोस्तों, इसी के साथ आपने हमारे साथ 4 बजे से अब तक 7:45 बजे तक का बहुत ही कीमती समय हमारे साथ आपने निभाया है। मैं शुक्रगुजार हूँ प्रवीण जी आपका कि जो आप अमरावती से हमसे जुड़ गए हैं। और मुझे विश्वास है कि ये सिलसिला आगे बढ़ेगा दोस्तों। और इसी के साथ ये कार्यक्रम की जो एंडिंग की ओर जा रहे हैं, तो हम विश्वास रखते हैं कि आने वाले दिनों में फिर से ऐसे अलग अलग हम जो कार्यक्रम है करेंगे। थैंक यू एवरीवन। सो द प्रोग्राम गेट्स ओवर हियर। थैंक यू। Thank you everyone. Thank you. Thank you. Thank you all. Thank you, sir. थैंक यू सर।
Thank you so much, audience and guests. Recording can be stopped. Recording can be stopped. Thank you. Thank you, team FIIP. Welcome, welcome, sir. Welcome. Please stop the recording. Thank you, Vikas, for joining. Thank you, Vikas Koile. Thank you. Thank you, Anil Jagtap, for joining. Thank you.